आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करते हैं। उसे पूरा करने का वास्तव में क्या मतलब है? आपने ये वाक्यांश पहले भी सुने होंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? मेरे लिए उनका मतलब आपके इरादों को हकीकत बनाना है। अक्सर हम कहेंगे कि हम कुछ करेंगे और हम इसे एक भाग्यशाली वीकेंड में शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन कठिनाई, थकान, ऊब या व्यस्तता के पहले संकेत पर हम इसे बहुत आसानी से छोड़ देते हैं और ये अनंत काल तक हमारे गैरेज में बैठा रहता है। आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करना और उस पर अमल करना, उस सामान्य पाश को तोड़ना और अपने जीवन पर कब्जा करना है। मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करने का मेरा व्यक्तिगत अनुभव जांच पड़ताल वाला रहा है। एक गर्मियों में मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक लकड़ी की बोट बनाऊंगा जो लगभग 12 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी होगी। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन लकड़ी का काम करने का अनुभव ना रखने वाले आदमी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। पहले हफ्ते में मैंने अपने लकड़ी के ब्लॉक में काफ़ी सेंध लगाई। दूसरे हफ्ते मेरे हाथ दुखने लगे और नई स्टार वॉर्स फिल्म आ गई। तीसरे हफ्ते मैं फिर से स्टार वॉर्स देखने में व्यस्त था और काम टाल रहा था। मेरी लकड़ी की बोट बनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब भी मैं अपने गैराज से होकर अपनी कार तक जाता था तो बोट मेरे आलस्य और आगे चलने में असमर्थता की याद दिलाती थी। ये मुझ पर तब तक हावी रहा जब तक कि मैंने कुछ गर्मियों के बाद इसे पूरा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं कर लिया। आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। पहला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा, दूसरा हफ्ता मध्यम रहा और तीसरे हफ्ते में मैं पहले से ही धुएं में चल रहा था। मैं भाग्यशाली था कि मुझे इसके तुरंत बाद प्रलोभन बंडलिंग के बारे में जानने का मौका मिला, जिससे मुझे अपनी बोट खत्म करने का प्रोत्साहन मिला। संक्षेप में, चूंकि प्रलोभन बंडलिंग बाद में पुस्तक में एक प्रमुख विषय होगा। प्रलोभन बंडलिंग तब होता है जब आप एक अनिवार्य काम को तत्कालिक इनाम के साथ जोड़ते हैं, जब आप अपने आप को कड़ी मेहनत करने के लिए रिश्वत दे सकते हैं। तो जो कुछ आपने शुरू किया था उसे अचानक पूरा करना इच्छा शक्ति का एक बड़ा अभ्यास नहीं है। ये किसी आनंददायक चीज की खोज है, भले ही केवल सहयोग से। बोट नक्काशी के साथ मुझे जो इनाम मिला वो था मेरे पसंदीदा एल्बम सुनना, कुछ ऐसा जिसके लिए हमारे पास इन दिनों शायद ही समय हो। आखिरी बार आपने अपना पसंदीदा एल्बम शुरू से एंड तक बिना किसी रुकावट के कब सुना था? अचानक मेरे लिए एक नई दुनिया खुल गई। यदि मैं किसी भी अप्रिय कार्य को उस चीज़ के साथ जोड़कर काफ़ी सुखद बना सकता हूँ जो मुझे पसंद है, तो मैं लगभग किसी भी चीज़ के माध्यम से अपना रास्ता बना सकता हूँ। ये इस तरह का एक छोटा सा एहसास था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मानव मस्तिष्क के सहज प्रतिरोध के बावजूद अनुसरण करने और क्रियान्वित करने के विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। हम अपनी सबसे बुरी प्रवृत्ति से कैसे बच सकते हैं और जब चाहे तब काम पूरा कर सकते हैं, बिना किसी समय सीमा के डर के। हम अपने ध्यान पर कैसे ध्यान दे सकते हैं और वो काम कैसे कर सकते हैं जो सबसे कठिन है, सर्वोच्च असुविधा के साथ जीना। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए बेहतरीन प्रणालियाँ लेकर आया हूँ जिन्हें किसी भी संदर्भ में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। इस किताब में कई युक्तियाँ हैं। मैं हर समय उन सभी का उपयोग नहीं करता, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अधिकांश लोगों के लिए काम करेंगी। हमेशा की तरह मैंने ये किताब अपने लिए लिखी है और अपने निष्कर्षों को साझा करने में सक्षम होने पर मुझे खुशी और गर्व है। मुझे आशा है कि वे मददगार होंगे और आपको
वही पूरा करने में मदद करेंगे जो आप चाहते हैं। चैप्टर 1, सोचना बंद करो, बस अमल करो। एस्तेर ने इसके बारे में लाखों बार सोचा है। पिछले 6 सालों से डेस्क जॉब में फंसी हुई उसने कल्पना की कि उसे कागजी काम की एक सार्थक से नहीं जूझना पड़ेगा। उसे किसी मांगलिक बॉस को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और उसे अपने 2 साल के बेटे को घर पर नहीं छोड़ना पड़ेगा। डे केयर सेंटर हर दिन। और वास्तव में ऐसी कल्पनाएं कैसे साकार होंगी जब उसे अपने परिवार के लिए जीविका भी चलानी हो। उसके पास जवाब था। उसने सोचा कि वो घर पर ही अपना खुद का बेकिंग बिजनेस शुरू करेगी। ये सब सिर्फ एक कल्पना थी, एक विचार जो उसे काम के कठिन दिनों से निकालने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन एक दिन कुछ अलग सा महसूस हुआ। किसी कारण से उसने अंततः निर्णय लिया वो ये करने जा रही है। आखिरकार बेकिंग उसका सच्चा जुनून था। सालों से वो अपने दोस्तों के लिए केक और कुकीज़ बनाती रही, जिन्होंने कहा कि उसे इसे बिजनेस में बदलने के बारे में सोचना चाहिए, तो शायद ये इतना बुरा विचार नहीं था, है ना? इस प्रकार एस्तर की अपना बेकिंग बिजनेस खोलने की खोज शुरू हुई। उसने अभी तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन हालात का परीक्षण शुरू करने के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए आवेदन दिया। सबसे पहले उसने सोचा रिसर्च करें। उसने सोचा कि कोई भी आगे कदम बढ़ाने से पहले उसे इस व्यावसायिक चीज़ को पहले अपने दिमाग में रखना होगा। वो जितनी अधिक तैयार और योजनाबद्ध होगी उतना बेहतर होगा। उनका इरादा इस तरह के उद्यम को शुरू करने के बारे में जानने के लिए व्यंजनों से लेकर वित्त प्रबंधन तक हर चीज पर रिसर्च करने का था। उसके दोस्तों और पूरे पड़ोस को बाजार की ज़रूरतों का एहसास कराने के लिए ये सब उसके दिमाग में आकार लेने लगा था। दुर्भाग्य से एस्तर के दिमाग में जो कुछ भी आकार ले रहा था वो वहीं रह गया और उसे कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। बेकिंग बिजनेस को शुरू करने और चलाने के बारे में सब कुछ सीखने के विचार ने एस्तर को इतना अभिभूत कर दिया कि वो उस दिशा में कोई भी कदम उठाने से हिचकिचा रही थी। कर, व्यवसाय फाइलिंग, पट्टे, वो बस बेक करना चाहती थी। जब उसकी छुट्टियां शुरू हुई तो उसे हमेशा अपनी योजना के अलावा अन्य काम करने को मिले। उसने अपने दिन सोते हुए, अपने बेटे पर ध्यान देते हुए, खुद को घरेलू परियोजनाओं में व्यस्त रखने और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलने जुलने में बिताया और उनसे मार्केटिंग इनपुट के बारे में कभी नहीं पूछा। वो इस बात से बहुत चिंतित थी कि अगर उसने लोगों को बिजनेस शुरू करने की इच्छा के बारे में बताना शुरू किया तो वे सोच सकते हैं कि वो अपनी प्रतिभा के स्तर के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है। उससे असफल होने की उम्मीद कर सकते हैं या इससे भी बदतर उससे सफल होने की उम्मीद कर सकते हैं। वो अपने सिर पर मंडराती अपेक्षाओं के विचार से निपट नहीं सकी। इस प्रकार 2 हफ्ते चले गए और एस्तर जो कुछ करने में कामयाब रही वो छुट्टियों को काटना था। जैसे ही वो काम पर वापस लौटी, अपना खुद का बेकिंग बिजनेस चलाने का विचार उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा, जो अभी भी एक योजना से अधिक एक कल्पना थी। उसे लग रहा था कि वो इसके बारे में कई लाख गुना अधिक सोचना जारी रखेगी। आपके अनुसार एस्तर की स्थिति में क्या गलत हुआ? क्या उसमें फोकस की कमी थी? आत्मानुशासन, कार्यवाही, अटलता? यदि आप कहते हैं कि उसमें उपरोक्त सभी का अभाव है तो आप वास्तव में केवल एक अवधारणा की ओर इशारा कर रहे हैं, उसका पालन करना, अनुसरण करना। फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता से संबंधित है, लेकिन ये उनमें से किसी का पर्याय नहीं है।
बल्कि ये एक है। उन सभी का सम्मिश्रण, कुछ कुछ वैसा ही जैसे कि कैसे वे बड़े जापानी एनिमे रोबोट छोटे व्यक्तिगत रोबोट भागों के संयोजन से बनते हैं। पावर रेंजर्स या वोल्ट्रॉन विशिष्ट होने के लिए, और जिस तरह बड़े रोबोट में प्रत्येक छोटा रोबोट एक अलग शरीर का हिस्सा बनता है, उसी तरह इन 4 तत्वों में से प्रत्येक फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता शरीर के एक हिस्से से मेल खाता है, जो दूसरों के साथ जुड़ने पर निम्नलिखित के माध्यम से संपूर्ण रूप बनाता है। सिर फोकस, अनुसरण करने में ध्यान केंद्रित करना शामिल है। ये सिर के समान है क्योंकि ये फोकस है जो आपके सिर को खेल में रखता है और आपकी निगाहें पुरस्कार पर। फोकस आपके विचारों को ये पता लगाने में मार्गदर्शन करता है कि उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए और आपको कार्यों को आपके दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करता है। देखिए, अनुसरण करना केवल प्रयास करने के बारे में नहीं है, ये प्रयास करने के बारे में है जो एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है। फोकस के साथ कोई भी प्रयास बर्बाद नहीं होता है। जिसका अनुसरण किया जाता है वो दृष्टि की एक ही रेखा है, इसलिए जिसका अनुसरण किया जाता है वो लक्ष्य की ओर जाने वाला सबसे सीधा रास्ता है। एस्तर की स्थिति पर वापस जाएं, तो यदि वो बिजनेस शुरू करने के अपने सपने पर ध्यान केंद्रित कर रही होती, तो वो उस सपने को साकार करने के मद्देनजर गतिविधियों को स्केड्यूल करके अपने खाली समय को बेहतर ढंग से संचालित करती। रीड आत्म अनुशासन का पालन करने की रीढ़ है। आपको अपना सिर झुकाने और ज़रूरत पड़ने पर काम करने में सक्षम बनाती है, भले ही आप नहीं चाहते हो। ये स्वयं को कंट्रोल करने की क्षमता है ताकि आप प्रलोभनों और विकर्षणों के बावजूद जो करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित रखें। इस तत्व का पालन करना आवश्यक है क्योंकि ये वो है जो आपको अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उन उद्देश्यों के लिए कंट्रोल करने की शक्ति देता है जो आपके लिए सार्थक है। आत्म अनुशासन के बिना आप किसी चीज़ पर तब तक लगातार प्रयास नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना। जैसे सिर रीढ़ की हड्डी के साथ निरंतर है, वैसे ही ध्यान आत्म अनुशासन के साथ निरंतर है। यदि आप इस बात पर केंद्रित हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, तो आत्म अनुशासन स्वाभाविक रूप से आएगा। इसी तरह यदि आप आत्म अनुशासित हैं, तो आपके लिए जो करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान भटकने से बचना आसान होगा। खुद अनुशासन रीढ़ की हड्डी की तरह आपको सीधा रखता है ताकि आप नीचे ना गिरें। यदि एस्तर में पर्याप्त आत्म अनुशासन होता तो वो अपने सभी खाली समय को केवल मनोरंजन के लिए उपयोग करने से रोकने में सक्षम होती। थोड़ी नींद लेने या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका सारा दिन केवल वही करने में व्यतीत हो जाता है और कोई भी प्रोडक्टिव कार्य नहीं होता है, तो संतुलन खो जाता है। आराम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर ये अत्यधिक हो और उचित प्रोडक्टिविटी की जगह ले ले तो ये एक बुराई बन जाती है। हाथ और पैर क्रिया, कार्यवाही अनुसरण करने के हाथ और पैर का अर्थ है निष्पादन और सरल गति को प्राथमिकता देना। ये वो चीज़ है जो केवल फोकस और आत्म अनुशासन से कहीं अधिक अनुसरण कराती है। अनुसरण करना एक इरादा है जिसे क्रियान्वित किया गया है। ये वो क्रिया है जो वास्तविक दुनिया में चीज़ों को स्थानांतरित करेगी और आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाएगी, यानी जहां आप अभी हैं वहां से जहां आपके लक्ष्यों की पूर्ति निहित है। ये अनुसरण करने का
दृश्यमान पहलू है जिसे वास्तव में आपके लक्ष्यों के विरुद्ध देखा, मापा और मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यवाही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना योजनाएं अमूर्त बनी रहती हैं और लक्ष्य सपने बने रहते हैं। यदि एस्थर ने अपनी योजना शोध के केवल पहले भाग पर ही काम किया होता तो वो कम से कम अपने मन में रखे सपनों के बिजनेस को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी होती। दिल, दृढ़ता। अंततः अनुसरण करने के मूल में दृढ़ता है। दृढ़ता का अर्थ है किसी चीज पर लंबे समय तक मजबूती से टिके रहना, भले ही आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जो आपको बंधन से हटाने की कोशिश करती है। बाधाओं के बावजूद भी कार्य के मार्ग पर बने रहना ही दृढ़ता है। केवल शुरुआत करना ही काफी नहीं है। जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक आपको इसके साथ बने रहना होगा। अनुसरण करने का अर्थ है बाधाओं, विकर्षणों और असफलताओं के बावजूद भी आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त साहस रखना। जीवन में लक्ष्य बनाने लायक कई लक्ष्यों के लिए सिर्फ तेज दौड़ नहीं बल्कि मैराथन की आवश्यकता होती है। यदि आपका हृदय पूरी लंबाई तक दौड़ने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं है तो आप पाएंगे कि आप आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे और अंतिम रेखा तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेंगे। क्या एस्थर में अपने सपने को पूरा करने की दृढ़ता थी? ऐसा लगता है कि ये प्रश्न एस्थर के मामले में पूछने के लिए भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दृढ़ता का प्रश्न केवल तभी उठ सकता है जब किसी ने वास्तव में लंबे समय तक कई बाधाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की हो। क्योंकि एस्थर शुरू होने से पहले ही रुक गई, इसलिए उसके लिए दृढ़ता का सवाल ही नहीं था। तो आपके पास ये है, अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करना, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता सभी मिलकर एक सुपर रोबोट बनते हैं जिसे आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करना कहा जाता है। अपने भीतर फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता को एक साथ लाने में सक्षम होना, इसके परिणाम स्वरूप हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलते हुए देखना संतुष्टिदायक है। लेकिन अगर इसका पालन करना इतना अद्भुत है तो हम सब इसे हर समय क्यों नहीं करते? संक्षिप्त उत्तर ये है कि ये कठिन है। लंबा उत्तर जो ये भी बताता है कि ये कठिन क्यों है, नीचे विस्तृत में दिया गया है। हम इसका पालन क्यों नहीं करते? जब ये सोचने की बात आती है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है या अन्य लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, तो हम आमतौर पर विशेषज्ञ होते हैं। हमारे विचार अनियंत्रित रूप से चलते हैं। हमारे दिमाग में मौजूद ब्लूप्रिंट बहुत अधिक प्रयास के बिना जादुई रूप से लिखे जाते हैं और हमारे सपनों को जीने की मानसिक तस्वीर चीज़ कहने की तुलना में तेजी से ध्यान में आती है। लेकिन जब वास्तव में अपनी कमर कसने और कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात आती है तो हम आमतौर पर न केवल नौसिखिया होते हैं बल्कि अनिच्छुक भागीदार भी होते हैं। जब बात आती है तो हम अक्सर काम पूरा करने के लिए आवश्यक फोकस, आत्म अनुशासन, कार्यवाही और दृढ़ता नहीं पा पाते हैं। कभी कभी हम अपने सिर या रीढ़ के बिना ही युद्ध में उतर जाते हैं। अन्य समय में हमारे पास हाथ, पैर या हृदय नहीं होते। हम सोचते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम इन हिस्सों को एक साथ आने के लिए बुला सकते हैं, लेकिन हम युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं और पाते हैं कि ये उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। जिस उत्साह के साथ हमने अपने सभी सपने और योजनाएं सोची थी, जैसे ही हमें एहसास होता है कि उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए, उन योजनाओं को जीवन में लाने के लिए हमें कितनी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, वो
धूमिल हो जाती है। हम इसका पालन नहीं करते हैं और ये क्षमता या बुद्धिमत्ता की कमी के कारण नहीं है। हम दो मुख्य कारणों से इसका पालन नहीं करते हैं। एक अवरोध युक्तियां, दूसरा मनोवैज्ञानिक बाधाओं का एक पूरा चयन है जो हमें जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने में बाधा डालते हैं। हम उनमें से प्रत्येक को नीचे बारी बारी से कवर करेंगे। निरोधात्मक रणनीति। अवरोध युक्तियां समय और प्रयास का दुरुपयोग करने की हमारी योजनाओं को संदर्भित करती है, जिसके अंतिम परिणाम के रूप में हमें आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी जानबूझकर। ये युक्तियां जिनमें एक बुरे लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा टाल मटोल करना, तीसरा प्रलोभनों और ध्यान भटकाना और चौथा खराब समय प्रबंधन शामिल है। हमें उत्पादक उद्देश्यों के लिए हमारे पास मौजूद समय और ऊर्जा को अधिकतम करने से रोकती है। बुरे लक्ष्य निर्धारित करना, जिस तरह से हम अपने आप को अनुसरण करने से रोकते हैं, वो है बुरे लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे कि वे जो बहुत अमूर्त या बिल्कुल असंभव है। बुरे लक्ष्य निर्धारित करना सड़क यात्रा के लिए गलत नक्शा खरीदने जैसा है। ये हमें अनुसरण करने से रोकता है क्योंकि दिशाएं विषम और भ्रमित करने वाली हैं। ये अंततः हमें अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और इच्छा शक्ति खोने का कारण बनता है, जिसे हम अक्सर आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। जब हमारे लक्ष्य बहुत अधिक अमूर्त होते हैं तो हम खुद को खोया हुआ पाते हैं कि उन तक पहुंचने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कह सकते हैं कि हमारा लक्ष्य स्वस्थ रहना है और फिर भी ये निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि स्वस्थ से हमारा क्या मतलब है, तो इसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाने की संभावना कम है। हम इसका पालन करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कैसे। जब हमारे लक्ष्य इतने ऊंचे और अवास्तविक होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता, तो हम स्वयं को बिना पायदान की असंभव रूप से ऊंची सीढ़ी की ओर देखते हुए पाते हैं। इसकी खूबसूरती ये है कि कोई भी हम पर कठिन प्रयास ना करने का आरोप नहीं लगा पाएगा। चढ़ने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पहले स्थान पर कोई सीढ़ियां नहीं है। हम पालन ना करने के अपराध से मुक्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए, एक प्लांट मैनेजर को लीजिए जो वास्तविक लॉजिस्टिक सीमाओं के बावजूद विनिर्माण उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। चूंकि लक्ष्य को किसी तरह से भी हासिल करना असंभव है, इसलिए चाहे वो उस पर अमल करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए वो उसे पूरा करने की परेशानी और ऐसा ना करने के अपराध दोनों से बच जाता है। ये किताब में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली युक्तियों में से एक है। हम किसी तरह काम को तब तक टालने में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं जब तक कि हमें उसे करने की बिल्कुल ज़रूरत ना हो, आखिरी मिनट तक। वास्तव में हम काम में देरी करने में इतने प्रतिभाशाली हैं कि हम दूसरों को और यहाँ तक कि खुद को भी ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम पहले से ही काम कर रहे हैं, भले ही हम काम नहीं कर रहे हों। हमारे द्वारा विलंब करने का एक तरीका अंतहीन योजना बनाना है। हम अपने कार्य के सभी विवरणों की योजना बनाते हैं, और एक बार जब हम योजना बना लेते हैं तो हम निर्णय लेते हैं कि या तो योजना को संशोधित करने की आवश्यकता है या कार्य को ही समाप्त कर देना चाहिए। फिर हम एक नए कार्य की योजना बनाते हैं, वगैरह वगैरह। इस तथ्य से अनभिज्ञ रहते हुए कि हम जो भी योजना बना रहे हैं वो भी एक प्रकार का विलंब है। अंततः इसे उत्पादक विलंब के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में बस अपनी जगह पर आगे बढ़ रहे हैं।
यदि हम किसी कार्य को फिलहाल टालने से बच सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये आसान, आरामदायक और तनाव मुक्त है। इस तरह से बहुत सी सफल कहानियां वैसे ही बन जाती हैं जो होती बाद वालों की जीवन भर की कड़ी कभी नहीं के फंदे में बुनी जाती। प्रलोभन और ध्यान भटकाना। यदि ये दोनों ओर खाली दीवारों वाला एक दालान जैसा होता तो अनुसरण करने की सड़क बिना किसी देरी के काफ़ी आसान होती। यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप अपना सिर झुकाकर काम कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं। ये सड़क सभी प्रकार की चमकदार वस्तुओं, चमचमाते मार्ग चिन्हों और आकर्षक विश्राम स्थलों से सुसज्जित है। प्रलोभन और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आजकल बहुत आती हैं। कुछ इस तरह, हमारे फ़ोन स्क्रीन पर एक लाल अधिसूचना अलर्ट के रूप में सरल, हमारे दिमाग में अच्छा महसूस कराने वाले रसायनों को भर देता है, जो बदले में हमें और भी लंबे समय तक अपने फ़ोन से चिपकाए रखता है। उदाहरण के लिए एक मार्केटिंग ऑफिसर को लीजिए, जिसे एक नए प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान विकसित करने का काम सौंपा गया है। वो अच्छी तरह से जानती है कि उसे किस शोध की आवश्यकता है, उसे कौन सी रिपोर्ट लिखनी है, किन प्रस्तुतियों की तैयारी शुरू करनी है, लेकिन कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अनुसरण करने और फोकस बनाए रखने के बजाय उसके घंटे स्नैपचैट वार्तालापों, यूट्यूब बिंग्स और अंतहीन इंस्टाग्राम स्क्रॉल से भरे हुए हैं। अंततः अनुसंधान पूरा हो सकता है, रिपोर्टें लिखी जा सकती हैं और प्रस्तुतियां तैयार की जा सकती हैं, लेकिन इससे उसकी वास्तविक क्षमता प्रतिबिंबित होने की संभावना नहीं है। लेकिन निसंदेह हम प्रलोभनों और विकर्षणों की दुनिया से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आखिरकार वे मुख्य समस्या नहीं है। मुख्य समस्या ये है कि हमारे पास उनसे ठीक से निपटने की जानकारी का अभाव है। हालांकि वे सड़क के दोनों ओर बहुतायत में आ सकते हैं, फिर भी हम दो तरीकों से स्थिति का प्रबंधन कर सकते हैं। एक, रणनीतिक बचाव और दो, स्वस्थ मध्यम उपयोग। सबसे पहले हम प्रलोभनों और विकर्षणों से बचने के लिए रणनीतियां लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सोशल मीडिया से बार बार आने वाली सूचनाओं से विचलित हो जाते हैं तो हम समय के ब्लॉक निर्धारित कर सकते हैं, जिसके दौरान हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सोशल मीडिया खातों से लॉग आउट हो जाते हैं। दूसरा, हम प्रलोभनों और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से स्वस्थ और उत्पादक तरीके से निपट सकते हैं। हमें अपने शेष जीवन के लिए आकर्षक और आनंददायक अवकाश गतिविधियों से खुद को वंचित करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि हम अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़ सकें। वास्तव में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन गतिविधियों में हमें आनंद आता है, उनमें शामिल होकर खुद को एक अच्छा ब्रेक देने से हमें रिचार्ज करने में मदद मिलेगी, ताकि हम बेहतर काम कर सकें। उन गतिविधियों को स्वस्थ तरीके से करने के लिए पर्याप्त अनुशासन रखना ही कुंजी है। उदाहरण के लिए, हम समय समय पर खुद को 10 मिनट के ब्रेक के साथ पुरस्कृत कर सकते हैं, जिसके दौरान हम एक निर्धारित मात्रा में काम पूरा करने के बाद वापस लॉगिन करते हैं और अपने सोशल मीडिया खातों की जांच करते हैं। खराब समय प्रबंधन करने के लिए बहुत कुछ है और इसे करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। आपने कितनी बार ये शब्द किसी सहकर्मी, परिवार के सदस्य या दर्पण में आपकी ओर देख रहे व्यक्ति द्वारा बोले गए सुने हैं? और आप कितनी बार देख पाए हैं कि उनके पास समय की कमी नहीं थी, बल्कि अपने समय का उत्पादक ढंग से उपयोग करने की क्षमता थी। हम सभी के पास दिन में समान समय होता है। समय प्रबंधन समय का इस तरह से उपयोग करने का अभ्यास है जिससे उत्पादकता और दक्षता अधिकतम हो।
अच्छे समय प्रबंधन में न केवल कार्यों को शेड्यूल करने की क्षमता शामिल होती है, बल्कि ये पहचानने की अंतर्दृष्टि और अच्छा निर्णय भी शामिल होता है कि कौन सा कार्य कब करना सबसे अच्छा है। इसके अलावा आरंभ में नियोजित कार्यों को करने के लिए आत्म अनुशासन और तदनुसार संसाधनों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अच्छे समय प्रबंधन के साथ एक शेड्यूल को चतुराई से व्यवस्थित किया जाता है और फिर तुरंत उसका पालन किया जाता है। इसलिए कार्य योजना के अनुसार पूरे हो जाते हैं। दूसरी ओर खराब समय प्रबंधन में योजना, संगठन, फोकस और आत्म अनुशासन की कमी शामिल है। हम कार्यों को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं या गलत अनुमान लगाते हैं कि उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा, जिससे एक डोमिनोज प्रभाव पैदा होता है जो हमारी बाकी योजनाओं को गड़बड़ा देता है। हमने जिन गतिविधियों की योजना बनाई है उनके लिए आवश्यक संसाधनों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें उपलब्ध कराने में हम विफल रहते हैं, जिसके कारण देरी और रद्दीकरण होता है। हम अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता देने में असफल हो जाते हैं। इसके बजाय अपना समय गैर जरूरी कार्यों में व्यतीत करना चुनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप असफल प्रयास होते हैं। 21वीं सदी में जीवन संतुलन बनाए रखने की हमारी क्षमता को चुनौती दे रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रौद्योगिकी के कारण पहले से कहीं अधिक काम के घंटों के साथ साथ अधिक मनोरंजन के विकल्प भी उपलब्ध हो गए हैं। अब हमें वो 24 घंटे पर्याप्त नहीं लगते हैं जो हमें एक दिन में चाहिए, और जो हम करना चाहते हैं वो सब पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी मांगों और जीवन शैली के साथ खराब समय प्रबंधन आदर्श बन गया है। और सबसे अच्छा समय प्रबंधन एक ऐसी महान शक्ति है जिसमें केवल प्रबुद्ध लोग ही महारत हासिल कर पाए हैं। और यदि हम अपने दैनिक कार्यों के लिए भी समय का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो हम अपने बड़े कार्यों के लिए समय निकालने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जीवन योजनाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमारे मानस में आंतरिक, अक्सर अचेतन तंत्र को संदर्भित करती है, जो आगे बढ़ने में बाधाओं के रूप में कार्य करती है। इन तंत्रों में से है 1. आलस्य और अनुशासन की कमी। 2. निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर। 3. असुरक्षा के कारण पूर्णतावाद। और 4. आत्म जागरूकता की कमी। ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं बाहरी कार्यवाही को रोकने के लिए आंतरिक रूप से काम करती है। इस प्रकार हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आलस्य और अनुशासन की कमी कभी कभी हमारे द्वारा अनुसरण ना करने का कारण इतना सरल हो सकता है कि जितना कि बहुत आलसी होना और ऐसा करने के लिए अनुशासन का अभाव। हमारा आलस्य हमें सोफे से उठकर उन महत्वपूर्ण कार्यों पर काम करने से रोकता है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाएंगे। अनुशासन की कमी के कारण हम अपना समय ध्यान भटकाने वाली बातों और प्रलोभनों में बर्बाद कर देते हैं। हम अपने कैलेंडरों की योजना बना सकते हैं, अपने कार्यों की सूचियां तैयार कर सकते हैं और बाकी सब कुछ जो हमें चाहिए तैयार कर लेते हैं, लेकिन किसी तरह हमारे अंदर बस शुरू करने, बस करने और बस प्रयास करते रहने की इच्छा शक्ति और अनुशासन की कमी होती है। हम देखते हैं कि बलिदान चाहे हमें कितना भी छोटा क्यों ना करना पड़े, और हम निर्णय लेते हैं कि ये इसके लायक नहीं है। इच्छा शक्ति वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर को सक्रिय करती है, जबकि अनुशासन वो फोकस है जो उस ऊर्जा को निर्देशित करता है ताकि हम लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति और अनुशासन को चालू करने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हमारे शरीर बस अपनी निष्क्रिय अवस्था में बने रहेंगे, कभी भी इसका पालन नहीं करेंगे।
निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर। कल्पना कीजिए, लारा एक स्थानीय संगठन की स्वयंसेवक है जो कम भाग्यशील बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में मदद करती है। उसके पास एक धन उगाहने वाले अभियान का विचार है जो अधिक प्रायोजकों को लाएगा। वो योजना बनाती है कि उसे क्या करना है और शोध करती है कि चीज़ों को पूरा करने के लिए उसे किससे बात करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो गेंद को घुमाने के लिए पहली कॉल करती, उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो झिझकती है और सोचती है, क्या होगा यदि मैं इस अभियान का आयोजन करूं लेकिन कोई भी इसके लिए साइन अप ना करे? क्या होगा यदि हमारे समुदाय के नेता मेरे विचार का समर्थन करते हैं लेकिन वो असफल हो जाता है? क्या होगा यदि हम वास्तव में प्राप्त होने वाले धन से अधिक धन खर्च कर दें? इसलिए वो इस विचार को पूरी तरह से छोड़ देती है और तुरंत आसानी से सांस लेना शुरू कर देती है। जिस चीज़ ने लारा को आगे बढ़ने से रोका वो था उसका निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर। उसके लिए पालन ना करना आत्मसंरक्षण का कार्य था। विफलता के दर्द से खुद को बचाने का एक तरीका था। क्योंकि उसने कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए उसे कभी अस्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि वो कभी किसी लक्ष्य के पीछे नहीं गई, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता था कि वो इसमें असफल रही। इस प्रकार निर्णय, अस्वीकृति और असफलता का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमारा मानना है कि कार्यवाही से दूर रहने से हम किसी भी आउटपुट के उत्पादन की संभावना को रद्द कर देते हैं जो मूल्यांकन या निर्णय के अधीन हो सकता है। और यदि हमारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तो हमें अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। यदि हम उन चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करते हैं, विशेष रूप से वे चीज़ें जो हमें चुनौती देती हैं, तो हम असफल नहीं हो सकते। हालांकि ये तर्क में विनाशकारी विकृतियां हैं। कार्य ना करने और अनुसरण ना करने से हमने शुरुआत करने से पहले ही स्वयं को परख लिया है और अस्वीकार कर दिया है। हम पहले ही उस क्षण असफल हो चुके हैं जब हमने प्रयास ना करने का निर्णय लिया। असुरक्षा से बाहर पूर्णतावाद। पॉल कई सालों से प्रमोशन के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है। वो अपने पेशेवर ज्ञान और कौशल को उन्नत करने, सेमिनारों में भाग लेने, प्रमाणन परीक्षा देने और ग्रेजुएशन कक्षाओं में दाखिला लेने का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि उसका बायोडेटा एकदम सही हो ताकि जब वो प्रमोशन के लिए आवेदन करे तो उसे ये यकीन हो कि उसे ये मिलेगी। पॉल के लिए ये या तो पूर्णता थी या कुछ भी नहीं। कई साल बीत गए और उसने अब तक कभी भी उच्च पद के लिए आवेदन नहीं किया। उसकी साख उसे पर्याप्त अच्छी नहीं लगी और ऐसा कभी नहीं लगा। उसका पूर्णतावाद उसके डर और असुरक्षा से पैदा हुआ था कि वो पर्याप्त अच्छा नहीं था, जिसने पॉल को आगे बढ़ने से रोका। ऐसी कार्यवाही करने के बजाय जो उसे आगे बढ़ाएगी, उसने अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। अत्यधिक योजना बनाना और पूर्णता के लिए प्रयास करना अंततः ठहराव की ओर ले जाता है। बाहरी दुनिया के लिए ऐसा लग सकता है कि पॉल अपने लक्ष्यों की ओर काम करने में व्यस्त था, लेकिन वास्तव में वो अपने पूर्णतावाद के कारण वास्तव में लक्ष्य का पालन करने से आंतरिक रूप से बाधित था। आत्म जागरूकता का अभाव। अंत में आत्म जागरूकता की कमी भी आगे बढ़ने में एक मनोवैज्ञानिक बाधा हो सकती है। क्योंकि हम अक्सर गलतियां करने और अपने आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने से डरते हैं, इसलिए हम कभी भी ये नहीं सीख पाते कि हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी कई रुचियां, जुनून और प्रतिभाएं हमेशा के लिए हमसे छिपी रहती हैं और अपनी वास्तविक क्षमताओं को ना जानते हुए हम आश्वस्त रहते हैं कि हम कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे।
भले ही हमने कोशिश की हो। इसलिए हम अपनी योजनाओं पर अमल नहीं करते हैं और ऐसा करते हुए खुद को जीवन भर ठहराव में फंसा लेते हैं। इससे भी अधिक हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम ठहराव के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि हमारे पास आत्म जागरूकता का भी अभाव है जिसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम अपना व्यस्त जीवन जीना जारी रखते हैं, इस विचार से संतुष्ट होकर कि हम संभवतः पहले से अधिक मेहनत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को उन छोटी छोटी बातों से दूर कर देते हैं जिनमें हम खुद को व्यस्त रखते हैं और बड़ी तस्वीर पर एक लंबी नज़र डालते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम उन चीज़ों पर अमल करने से बच रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। तो आपके पास ये है उन कारणों की सूची जिनके कारण हम इसका अनुसरण नहीं करते हैं। हम उत्साह और जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत में बहाने और स्पष्टीकरण देते हैं। हम प्रत्याशा से शुरू करते हैं, लेकिन अंत में बहानेबाजी पर उतरते हैं। और अक्सर जो हमारे सामने है हम उससे परे देखने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि जो हमारे सामने है वो आसान और सुविधाजनक है। हम में से एक हिस्सा ये नहीं जानना चाहता कि इससे आगे क्या संभव है, क्योंकि हम इसे चाहने से डरते हैं और कड़ी मेहनत करने से डरते हैं जो हमें वहां ले जाएगी। लेकिन एक पल के लिए साहस रखें और अपने व्यक्तिगत विकास और खुशी के लिए विचार करें कि यदि आप एक आदत का पालन करते हैं तो आपका जीवन कैसे अलग होगा। अगर हम इसका पालन करें तो क्या होगा। इस पर चलना अधिक कठिन रास्ता है, लेकिन इससे मिलने वाले लाभ यात्रा को संघर्ष के लायक बनाते हैं। यदि आप अनुसरण करने की आदत विकसित करते हैं तो आप अपनी उत्पादकता बढ़ाने, हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम होंगे। आपके शैक्षणिक और करियर लक्ष्य आपके जीवन में वास्तविक मार्गदर्शन होंगे, बजाय इसके कि ये केवल दिवास्वप्न बनकर निराशा में बदल जाएं। अनुसरण करने वाला व्यक्ति होने से आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप लगातार अपने वादे निभाते हैं, आप अपने पर्यवेक्षकों, अपने सहकर्मियों और अपने कर्मचारियों का विश्वास हासिल करेंगे और बनाए रखेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। वे जानते हैं कि वे आपकी बात पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी योजनाओं पर काम करते और अपने वादों को पूरा करते हुए देखा है। इसके अलावा इसका पालन करने से आपको अपने साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। अनुसरण करना आपको अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, क्षमताओं और भय के साथ अधिक निकटता से संपर्क करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आपको अपने अचेतन भय और आप पर पड़ने वाले समाज के दबावों का गुलाम बनने के बजाय अपने जीवन का प्रभार लेने का मौका मिलता है। संक्षेप में, अनुसरण करना फोकस, कार्रवाई और दृढ़ता का शक्तिशाली संयोजन है। ये वो शक्ति है जो आपको उच्च व्यावसायिक उपलब्धियों, बेहतर रिश्तों और अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि की ओर ले जाती है। हालांकि रणनीति आधारित और मनोवैज्ञानिक आधारित दोनों ही बाधाएं अक्सर आपको अपने सपनों और लक्ष्यों पर लगातार आगे बढ़ने से रोकती हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपके अंदर कुछ करने का जुनून और प्रेरणा हो, लेकिन रास्ते में आपके भीतर की आग कहीं न कहीं बुझने की संभावना है। इसे दोबारा शुरू करने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ आपको रोक रही है। फिर अपने को सही रणनीति और मनोवैज्ञानिक उपकरणों से लैस करें, ताकि आप जो चीज़ें शुरू कर रहे हैं उस पर अमल कर सकें। इस अध्याय की शुरुआत में बताई गई एस्थर की कहानी को याद करें। उसने
अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की उम्मीद में छुट्टी ली, लेकिन वो असफल रही। अनुसरण करें क्योंकि वो आनंददायक विकर्षणों में लिप्त होने के लिए प्रलोभित थी और उसे अस्वीकृति और विफलता के डर ने घेर लिया था। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और अपने सपनों का जीवन बनाने में लगने वाले समय का उपयोग करने के बजाय वो एक ऐसे जीवन में लौट आई जिसमें उसे जीने में आनंद नहीं आया। कल्पना कीजिए अगर एस्तर को उन बाधाओं के बारे में पता होता जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। मान लीजिए कि उसने ऐसे बाधाओं का मुकाबला करने के लिए सही रणनीति और मनोवैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके जवाब दिया या अंततः घर आधारित बेकरी व्यवसाय चलाने में सफल रही। हर दिन वो उस चीज के साथ काम करने के लिए उत्साहित होकर उठती है जिसके बारे में वो भावुक है। उसे हर दिन अपने बेटे के पास बिताने और उसे बढ़ते हुए देखने का मौका मिलेगा। वो जीवन जी रही होगी जिसका उसने केवल सपना देखा था। अपने जीवन की कहानी पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। क्या आप वास्तव में अपने जीवन में जो चाहते हैं उस पर अमल कर रहे हैं? क्या आप लगातार उन युक्तियों और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का शिकार हो रहे हैं जो आपको ऐसा करने से रोकती है? यदि आपने बाद वाले का उत्तर दिया है तो आगे बढ़ें। निम्नलिखित प्रश्न आपको आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित करेंगे और आपको अपने अंदर अनुसरण करने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति विकसित करने का रास्ता दिखाएंगे। चैप्टर 2 भूखे रहना। आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको क्या प्रेरित करता है? आप कैसे प्रेरित रह सकते हैं? आइए सैली नाम की एक महिला पर विचार करें। सैली एक आदर्शवादी है, इसलिए उन्होंने गरीब लोगों के लाभ के लिए एक चैरिटी शुरू की। जिस चीज की उसे आशा नहीं थी वो थी उसके प्रयास के साथ आने वाली चुनौतियां। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि गैर लाभकारी संस्था में काम करना अभी भी व्यवसाय के रूप में गिना जाता है और उसके काम में लोगों की मदद करने से कहीं अधिक बिजनेस शामिल होगा। जब भी उसे धन जुटाने, दान और अनुदान के लिए अन्य दान के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपने उद्देश्य में रुचि जगाने के लिए मार्केटिंग बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ा तो वो अभिभूत महसूस करती थी। लोगों को दूसरे लोगों की परवाह करना इतना कठिन क्यों है? उसने खुद से पूछा। बहुत जल्द सैली अपने काम के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गई। ये अपने साथ बहुत सी नकारात्मक भावनाओं और जुड़ावों को लेकर आया। उसे अनुदान पत्र लिखने और दान कार्यक्रमों में भाग लेने से नफरत थी, जिस उद्देश्य से वो गहराई से परवाह करती थी। उसे छोड़ने में उन्हें केवल कुछ ही महीने लगे। अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि उसने उस चीज के लिए काम करना क्यों बंद कर दिया जो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी। सैली की विफलता की एक कुंजी उसकी नींव के नकारात्मक पहलुओं का अनुमान लगाने और योजना बनाने में असमर्थता थी। उसने लोगों की मदद करने के लिए अधिक प्रयास करने और धन जुटाने के लिए काम करने की कल्पना की, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्भर थी। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देने के लिए उसने वास्तव में अपनी नींव के व्यावसायिक पक्ष के नकारात्मक पहलुओं को हराने में मदद करने के लिए खुद को कुछ भी नहीं दिया। हालांकि सैली की असली समस्या प्रेरणा का सच्चा स्रोत खोजने में असफल होना था। उसे नकारात्मकताओं के हतोत्साहित करने वाले प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए प्रेरणा का एक सच्चा स्रोत खोजने की आवश्यकता थी। उसके सपने सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच संतुलन बनाने से नकारात्मकताएं उसके भव्य लक्ष्य की प्राप्ति में स्वीकार्य बाधाएं बनती। वो खुद को ये याद दिलाकर भी
अपनी प्रेरणा को जीवित रख सकती थी कि उसने सबसे पहले ये परियोजना क्यों शुरू की और कैसे उसने जो भी काम किया, यहाँ तक कि जिन कार्यों से उसे नफरत थी, उससे उसका आदर्शवादी सपना पूरा हुआ। सैली इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आप किसी चीज को पूरा करने के लिए अपने जुनून पर भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं और इस तरह हम उस काम पर अमल नहीं करते। अरुचि के कारण हम धैर्य खो देते हैं। लेकिन किसी चीज की परवाह करना भी हमेशा उस पर अमल करने की कुंजी नहीं है। कभी कभी जिन चीजों की हम परवाह करते हैं, हम फिर भी उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा नहीं होती। ड्राइव की ये कमी 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के बीच बड़े पैमाने पर अलगाव के कारण होती है। एक, जिन चीजों की हम परवाह करते हैं वे क्या दर्शाती हैं। 2, हमारे कार्यों से हमें मिलने वाले सकारात्मक लाभ। और 3, नकारात्मक परिणाम जिनसे हम बच सकते हैं। हमारे कारण जब हम ऊर्जा खो देते हैं तो हम उन पहलुओं में से किसी के साथ पर्याप्त रूप से बंधे नहीं होते हैं जो प्रेरणा पैदा करने के लिए एक साथ आते हैं। प्रेरणा क्या है? वे चीजें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं और आपके दिल के करीब और प्रिय हैं। ऐसी चीजें जो आपको वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी चीजें जो न केवल आपको प्रेरित करती हैं बल्कि आपको हार मानने से हतोत्साहित भी करती हैं। इसके अलावा आपको अपने काम से जुड़े नकारात्मक परिणामों को कम करना होगा और साथ ही आपको मिलने वाले सकारात्मक लाभों को अधिकतम करना होगा। प्रेरणा की अवधारणा को परिभाषित करने के कई तरीके हैं, लेकिन उन्हें देखने का एक प्रभावी ढांचा बाहरी और आंतरिक प्रेरणा है। बाहरी प्रेरक। बाहरी प्रेरकों में कुछ करने के लिए प्रेरणा के रूप में अपने अलावा अन्य स्रोतों का उपयोग करना शामिल होता है। वे अन्य लोग या परिस्थितियां हैं जो आपको कार्यवाही के लिए प्रेरित करती हैं। आप किसी नकारात्मक परिस्थिति से बचने या अपने से बाहर के लोगों और चीजों से सकारात्मक परिस्थिति अर्जित करने के लिए कुछ कर रहे हैं। आमतौर पर बाहरी प्रेरक नकारात्मक परिणामों से बचने के बारे में होते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप असफल होकर अपने परिवार को निराश करने से बचने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप सफल होने के लिए दृढ़ हैं। आपको नौकरी से निकाले जाने का डर हो सकता है, इसलिए आप संयम से काम लें। इनमें से अधिकांश प्रेरक सजाएं या नकारात्मक परिणाम है जिनसे आप बचने के लिए बेताब हैं। एकमात्र सकारात्मक बाहरी प्रेरणा आत्मरिश्वत है। फिर भी यदि आप बाहरी प्रेरकों को अपने लाभ के लिए काम में लाते हैं तो आप उनसे काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए खुद को प्रेरित करना कुछ करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रेरणा के रूप में काम कर सकता है। कोई भी कष्ट नहीं उठाना चाहता। यदि आप जानते हैं कि इसका पालन न करने पर किसी प्रकार की पीड़ा होगी तो आप उस नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जवाबदेही भागीदारी। जवाबदेही भागीदार वे लोग होते हैं जो आपको जवाबदेह ठहराते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ आप कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये व्यक्ति आपको बताता है कि आपको कब काम करने की जरूरत है और जब आप हार मानना चाहते हैं तो वो आपको डांटता है। फिर वो पालन ना करने के लिए आपके मामले में फंस जाता है। क्योंकि आप इस व्यक्ति को
निराश करने से बचना चाहते हैं, इसलिए आपके कार्य करने की अधिक संभावना है। आप शर्म से बचने के लिए बाहरी प्रेरणा देने के लिए इस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, ताकि आप उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचने के लिए अपने कार्यों और अपने लक्ष्य के लिए जवाबदेह बन सकें। इसके लिए आप भी जवाबदेह बन सकते हैं। इस व्यक्ति को निराश करने से बचें, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप पर भरोसा करता है। जवाबदेही समूह। एक जवाबदेही समूह एकल भागीदार की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। कई लोगों द्वारा आपको जवाबदेह ठहराने से आपको अत्यधिक शर्मिंदगी की संभावना का सामना करना पड़ता है। कई लोगों द्वारा एक दूसरे के ऊपर हावी होने की शर्म और निराशा एक भयानक एहसास है, जिससे आप बचना चाहेंगे। साथ ही यदि एक व्यक्ति दौड़ से बाहर हो जाता है, तो भी आपके पास आपको जवाबदेह ठहराने के लिए लोग होंगे। पैसे नीचे रखना। पैसे खोने का जोखिम एक और प्रेरक है, जिसका उपयोग आप अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण एक एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप है, जिसके कारण आप बार बार जिम जाना चाहते हैं। आप पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप जिम जाते हैं ताकि आपके द्वारा चुकाई गई फीस को सार्थक बनाया जा सके। एक अन्य उदाहरण एक कोर्स के लिए बहुत अधिक धनराशि का भुगतान करना है। आप पाठ्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि आपने इसके लिए बहुत अधिक भुगतान किया है और आप उस शुल्क को बर्बाद करना शर्म की बात मानते हैं। किसी चीज में अग्रिम रूप से और यहां तक कि आपके तैयार होने से थोड़ा पहले निवेश करने से आपको पैसे बर्बाद करने और खोने से बचने के लिए इसका पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यहाँ प्राथमिक ऑपरेटर उस चीज पर पैसा खर्च करने के लिए दोषी है जिसका आपने कभी उपयोग नहीं किया। आप किसी प्रकार के ट्रेनर को नियुक्त करके मौद्रिक निवेश प्रेरकों को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। ये अगला स्तर है, क्योंकि आपको जवाबदेह बनाए रखने के लिए किसी को पैसे देना मौद्रिक निवेश और जवाबदेही साझेदार दोनों को जोड़ता है। अब आपके पास अपनी प्रतिबद्धता ना छोड़ने या उससे पीछे हटने के दो कारण हैं। आप पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते या किसी निराश जवाबदेही भागीदार से ये सुनना नहीं चाहते कि आप कैसे असफल हुए। अंत में आप किसी को पैसे दे सकते हैं और फिर उनसे कह सकते हैं कि जब तक आप कुछ पूरा नहीं कर लेते तब तक वे आपको पैसे ना दें। जब आप किसी मित्र को $500 और देते हैं, उन्हें निर्देश दें कि जब तक आप अपना काम पूरा ना कर लें वे इसे आपको वापस ना करें। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी कार्यनीति आपके लिए कितनी मूल्यवान है। यदि $500 पर्याप्त नहीं है तो अगली बार इसे सचमुच कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रयास करें जिसके लिए आप काम करेंगे। स्व रिश्वतखोरी। अंतिम बाहरी प्रेरक स्वयं को रिश्वत देना है। ये वो जगह है जहां आप अपने से वादा करते हैं कि यदि आप इसका पालन करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। इसलिए आप उस इनाम को खुद पर हावी होने दें और अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करें। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि यदि आप समझदारी से अपना पैसा बचाते हैं और अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाते हैं तो आप अपने सपनों की समुद्र तट की छुट्टियां ले सकते हैं। समुद्र तट की छुट्टियों की भावनाओं को बनाए रखना हर बार जब आप बिताना चाहते हैं तो शक्तिशाली अनुस्मारक हो सकता है। बाहरी प्रेरणाएं अधिकतर दर्द से बचने के बारे में होती हैं, इसलिए पता लगाएं कि आप किन दर्दों से बच रहे हैं या अपने लिए क्या पैदा कर सकते हैं, तो फिर उन दर्दों से बचने की अपनी इच्छा को आप पर हावी होने दें।
नकारात्मक सामाजिक भावनाओं से बचना अच्छा काम करता है, क्योंकि कोई भी शर्म, अपराध बोध या अस्वीकृति महसूस नहीं करना चाहता। किसी प्रोजेक्ट या प्रतिबद्धता को अंत तक ले जाने के लिए नकारात्मक सामाजिक भावनाओं के अपने डर का उपयोग करें। आंतरिक प्रेरक। नकारात्मक परिणाम या सजा से बचने के विपरीत आंतरिक प्रेरक इस बारे में है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप किसी नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए प्रेरित हैं, लेकिन किसी बिंदु पर आपको एहसास होता है कि शायद नकारात्मक परिणाम वास्तव में आपको नहीं मारेंगे, इसलिए आप इससे निपट सकते हैं, तो आपकी प्रेरणा चली जाती है। आप कभी कभी परिणामों से निपट लेंगे। कुछ मामलों में बाहरी प्रेरकों और डर पर भरोसा करना उन चीजों के पीछे जाने से उतना अच्छा काम नहीं करता है जिन्हें आप पसंद करते हैं और चाहते हैं। इसलिए आंतरिक प्रेरक अक्सर बाहरी प्रेरकों की तुलना में प्रेरणा के बेहतर स्रोत होते हैं। कार्रवाई करने और प्रयास करने के लिए आंतरिक प्रेरक आपके क्यों हैं। एक गधे के बारे में सोचें जो गाजर तक पहुंचने के लिए आगे चल रहा है। आंतरिक प्रेरक गाजर है, जबकि बाहरी प्रेरक छड़ी है। बाहरी प्रेरक आपको किसी अप्रिय बात के डर से आगे बढ़ाते हैं, जबकि आंतरिक प्रेरक आपको ये महसूस कराते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने से आपको एक बड़ा इनाम और बहुत सारे सुखद लाभ मिलने वाले हैं। आप जितनी अधिक आंतरिक प्रेरणाओं को व्यक्त कर सकेंगे, आप अनुसरण करने और समाप्त करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित होंगे। आपको कैसे लाभ होगा ये निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछें। फिर उन लाभों के लिए अपनी इच्छा को आपको आगे बढ़ने दें। आंतरिक प्रेरणाएं अधिक समान होती हैं, क्योंकि वे लोगों की सार्वभौमिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से बात करती हैं। आपको इससे क्या मिल रहा है? हो सकता है कि आपको पैसा मिल रहा हो या जीवन में खुशी और संतुष्टि का एहसास हो रहा हो। आप एक लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, जो लाभ के लिहाज से बहुत मायने रख सकता है। आपका जीवन कैसे बदलेगा या लाभ होगा? यदि आप अधिक पैसा कमाते हैं तो आप बेहतर घर या अच्छी कार पाने में सक्षम हो सकते हैं, या आप तृप्ति की उच्च भावना प्राप्त करके अवसाद और परम दुख से उभरने में सक्षम हो सकते हैं। आपके परिवार को क्या लाभ होगा? आपका परिवार आपके लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए उन्हें आपको प्रेरित करने दें। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की कल्पना करें जब आप उन्हें बेहतर जीवन देते हैं और उन्हें गौरवान्वित करते हैं। कल्पना करें कि आपके बच्चों को बेहतर स्कूल के कपड़े मिल रहे हैं, वे सुरक्षित पड़ोस में रह रहे हैं और निजी स्कूल और कॉलेज का खर्च उठाने में सक्षम हो रहे हैं। आपका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शायद आप कुछ लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएंगे, जिससे बदले में आप अपने बारे में महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करेंगे। शायद आप दान दे सकते हैं या सर्दियों में जरूरतमंद लोगों को कपड़े और जूते उपहार में दे सकते हैं। शायद आप अपने समुदाय में नई संरचनाएं बनाने के लिए अधिक धन दान कर सकते हैं, जिनका नाम आपके नाम पर रखा जाएगा। आपको कौन सी सकारात्मक भावनाएं मिलेंगी? उस खुशी, गर्व और आत्मसम्मान पर विचार करें जो आपको अपने लक्ष्य की अंतिम पूर्ति से प्राप्त होगी। आखिरकार यही सभी परोपकारी प्रयासों का मूल हो सकता है। आपके कार्य आपके दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों तक कैसे पहुंचेंगे? क्या आप अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको किसी उपन्यास को खत्म करने के लिए करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे रिसर्च और वास्तविक शब्द गणना। फिर उन लक्ष्यों की ओर प्रतिदिन उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सोचें। अपने दैनिक जीवन में आंतरिक प्रेरकों का उपयोग वास्तव में आपको हर
उस कार्य को पूरा करने में मदद कर सकता है जिसे आपको पूरा करना है। यहाँ तक कि जब चीजें कठिन हो जाती हैं और आप हार मानने के बारे में सोचते हैं, तो जो भी आपने शुरू किया है उसे खत्म करना बहुत आसान है। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपकी दुनिया को कैसे फायदा होगा, इसलिए जब भी आपको कुछ ऐसा करना पड़े जिससे आपको नफरत हो, तो सोचें कि ये आपको आपके लक्ष्यों के करीब कैसे लाएगा। या जब भी आप अपने लक्ष्यों पर काम करते हुए खुद को ऊबा हुआ या थका हुआ पाए, तो विचार करें कि जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और आप उन्हें क्यों पूरा करना चाहते हैं। फिर उसे आपको प्रोजेक्ट पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा से भरने दें। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर दें और उन्हें कहीं लिखने पर विचार करें। अपने याद को याद दिलाने के लिए समय समय पर उत्तरों की समीक्षा करें कि आप अपनी यथास्थिति क्यों बदलना या सुधारना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझें। आप जो शुरू करते हैं उसका पालन करना और उसे पूरा करना हमेशा बलिदान की मांग करेगा। आपको पैसा खर्च करना होगा, प्रयास खर्च करना होगा और समय छोड़ना होगा, जिसका उपयोग आप उन चीजों को करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि परिभाषा के अनुसार किसी को भी बलिदान पसंद नहीं है। कभी कभी बलिदान की मंडराती छाया आपके लक्ष्यों पर हावी हो जाएगी, जब तक कि आप प्रेरकों को इतना शक्तिशाली नहीं बनाते कि वे आपके बलिदान की भावना पर काबू पा सके और प्रत्येक बलिदान को सार्थक बना सके। जीवन में हर चीज एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसका अर्थ है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो आपसे कुछ न कुछ मांगेगा। प्रत्येक कार्य में वो समय या प्रयास लगता है जिसे किसी और चीज के लिए समर्पित किया जा सकता है। गिटार बजाना सीखने का मतलब है अकेले घंटों तक स्केल कॉर्ड को ड्रिल करना, अपनी उंगलियों पर दर्दनाक कॉल्स से निपटना। कॉलेज जाने में जल्दी उठना और एक उबाऊ लेक्चर लेना और होमवर्क करने में घंटों बिताना शामिल है। क्या आप समझौता करने के लिए तैयार हैं? अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी महंगी है कि आप इसका भुगतान नहीं करना चाहेंगे, तो आप इसका पालन नहीं करेंगे। इसलिए आपको एक ऐसा प्रेरक ढूंढना होगा जो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। यदि आप उस लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित महसूस नहीं करते हैं, तो आपको धैर्य खोने और हार मानने की गारंटी है। इसलिए इस समस्या को हल करने के दो तरीके हैं। पहला यह है कि आपकी प्रेरणा और भी मजबूत और अधिक प्रमुख होनी चाहिए, ताकि आप इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और उन चीजों को नजरअंदाज कर सकें जिन्हें आप खो रहे हैं। आपके लिए प्रेरणा का मतलब उन चीजों से अधिक होना चाहिए जिनका आप त्याग करते हैं, ताकि आपको ये महसूस हो कि ये सब इसके लायक है। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने बलिदानों को छोटा करें। इसका मतलब यह है कि काम पूरा करने में दर्द कम होता है। दोनों मामलों में लागत लाभ विश्लेषण को लाभ के पक्ष में महत्वपूर्ण रूप से तोला जाना चाहिए, लेकिन पहली विधि लाभ में हेरफेर करती है, जबकि दूसरी विधि लागत में हेरफेर करती है। इसका एक उदाहरण देर रात की इतिहास कक्षा में जाने के लिए दोस्तों के साथ साप्ताहिक शुक्रवार की रात को छोड़ना है। अपने सपनों के करियर में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक डिग्री प्राप्त करने के लिए ये कक्षा आवश्यक है, लेकिन आप निश्चित रूप से दोस्तों के साथ अपनी रात बिताना पसंद करते हैं। पहले समाधान का उपयोग करने के लिए इस करियर में आने और अपने जीवन को बेहतर बनाने और खुद पर गर्व महसूस करने की आपकी इच्छा इस बात से अधिक होनी चाहिए कि आप शुक्रवार की रात को कितना पसंद करते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप फ्राइडे की कुछ रातों का विरोध कर सकें, तो आपका जीवन बेहतरी के लिए
काफी हद तक बदल जाएगा। अन्यथा आपको संघर्ष इतना बड़ा लगेगा कि उससे उबरना संभव ही नहीं होगा और आप अपने दोस्तों के पक्ष में कक्षा को छोड़ देंगे। आइए उन्हीं परिणामों के लिए दूसरा समाधान लागू करें। अपनी शुक्रवार की रात को बाहर जाने से इनकार करने के बजाय एक अलग रात का कार्यक्रम बनाएं या क्लास के बाद बाहर जाने के लिए ऊर्जा जुटाएं और हर शुक्रवार की रात को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा कम समय बिताएं। आप पूर्ण बलिदान को समझौता बलिदान में बदल रहे हैं। अंतिम परिणाम एक समझौता है जो अपने लक्ष्यों पर काम करते हुए आप जो चाहते हैं उसे करते रहना संभव बनाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संभावित बलिदान का सामना करते समय ध्यान रखें कि आपका जीवन 100% जारी नहीं रह सकता जैसा आप चाहते हैं, लेकिन यदि आप लाभ बढ़ाने या बलिदान को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप प्रेरित रहते हुए अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति जारी रख सकते हैं। अपनी प्रेरणा को अपने दिमाग में रखें। आंतरिक और बाहरी प्रेरक उत्पादकता और अनुसरण के लिए आवश्यक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन अगर वे नजरों से दूर और दिमाग से बाहर हैं तो वे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। मनोवैज्ञानिक विज्ञान के अनुसार यदि लोग ऐसे उत्तेजनाओं के संपर्क में आते हैं जो उन्हें उनके प्रेरकों की याद दिलाती है तो वे अनुसरण करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। अपने प्रेरकों को देखना या सुनना उन्हें प्रेरणा बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में कभी कभी सबसे सरल समाधान सबसे अच्छा काम करते हैं। निरंतर अनुस्मारक आपको ट्रैक पर रखेंगे क्योंकि हमारा दिमाग केवल कुछ चीजों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के कैथरीन मिल्कमैन ने परिकल्पना विकसित की कि संगति के माध्यम से अनुस्मारक लोगों को लक्ष्यों को याद रखने और उनका पालन करने में सहायता कर सकते हैं। इस परिकल्पना की पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक अध्ययन किया जिसके प्रतिभागियों को 1 घंटे का कंप्यूटर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया। उन्हें मुआवजे के साथ साथ स्थानीय खाद्य बैंक को $1 दान देने का वादा किया गया था। उनसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि जब उन्हें मुआवजा मिले तो पेपर क्लिप उठाकर उनका दान किया जाए। नियंत्रण समूह को यह बताया गया और फिर उनके समय के लिए धन्यवाद दिया गया। परीक्षण समूह को बताया गया कि पेपर क्लिप एक हाथी की मूर्ति के पास इंतजार कर रहे होंगे। ये पता चला कि समूह के 74% लोगों ने अध्ययन के अंत में अपने पेपर क्लिप प्राप्त करने के लिए याद की गई हाथी की मूर्ति के बारे में बताया। दूसरे समूह के केवल 42% सदस्यों को ही ऐसा करना याद था। हाथी की मूर्ति का दृश्य संकेत होने से वास्तव में छात्रों के लिए सरल कार्य को पूरा करना, याद रखना आसान हो गया। जब छात्रों ने असामान्य मूर्ति देखी तो इसने सामान्य दिखने वाले नोटों की तुलना में उनकी यादों को कहीं अधिक चमका दिया। इसके अलावा रोजर्स और मिल्कमैन ने पाया कि बहुत ध्यान देने योग्य संकेत उन संकेतों की तुलना में बेहतर काम कर सकते हैं जो स्पष्ट नहीं थे। उदाहरण के लिए एक लिखित अनुस्मारक ने अध्ययन प्रतिभागियों के साथ साथ टॉय स्टोरी के एलियंस में से एक जैसे दृश्य संकेत को याद नहीं दिलाया। इसलिए प्रेरकों को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं को अक्सर उनके सामने उजागर करें। आप अपनी प्रेरणा को ध्यान में रखने और इस प्रकार अनुसरण करने के लिए संकेत देने में मदद के लिए संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये संकेत भी आपके सामने आने चाहिए। उदाहरण के लिए तेज ज्वलंत छवियों का उपयोग करें जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते, या अन्य इंद्रियों का उपयोग करें और ध्वनि, बनावट और सुगंध शामिल करें। आपको अपने परिवार के
बेहतर वित्तीय भविष्य के लिए, अपने सपने की दिशा में काम करते रहने की याद दिलाने के लिए अपने डेस्क पर अपने बच्चे की एक तस्वीर शामिल करें। लेकिन तस्वीर के फ्रेम में अपने बच्चे के शैम्पू या अपने पति या पत्नी के इत्र या कोलोन की महक रखें। जोर देने के लिए हम हर जगह पोस्ट इट्स डालने की दृश्य सहायता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जिन संकेतों का हम उपयोग कर सकते हैं उन्हें कल्पनाशील और रचनात्मक तरीकों से हमारी 5 इंद्रियों में फैलाया जा सकता है। हालांकि इन संकेतों को कुछ दिन में बदलना सुनिश्चित करें ताकि आप उनके बहुत अधिक आदी ना हो जाएं और उन्हें अपने जीवन के पृष्ठभूमि शोर के हिस्से के रूप में अनदेखा करना शुरू न कर दें। अंत में आप अपने प्रेरकों को हर कुछ दिनों में अलग अलग वाक्यांशों के साथ देख सकते हैं। फिर उनकी आदत से बचने के लिए उन्हें बदलना सुनिश्चित करें। प्रत्येक बार बार संकेत बनाने का कार्य आपके दिमाग में प्रेरणा को दृढ़ और ताजा रखने में मदद करता है। चैप्टर 3, एक घोषणा पत्र बनाएं। आपको रास्ते में कांटे का सामना करना पड़ेगा, जहां आपको आगे बढ़ने या हार मानने के बीच विचार विमर्श करना होगा। कठोर निर्णय लेने और हर बार अपनी इच्छा शक्ति टूल बैग में गहराई तक पहुंचने के बजाय अपने लिए नियम रखने से आपको ये तय करने में मदद मिल सकती है कि जब भी आप दो राहें पर पहुंचे तो कौन सी दिशा लेनी है। हमें बचपन से ही बताया गया है कि हमें नियमों का पालन करना होगा। खैर, इस बार हम अपने स्वयं के नियम चुन सकते हैं जो अंततः हमें वही हासिल करने में मदद करेंगे जो हम चाहते हैं। नियमों को आमतौर पर मानसिक मॉडल कहा जा सकता है जिनका पालन करना महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक निर्धारित तरीका बनाते हैं जिससे आपको हर निर्णय लेना होता है, कोई अपवाद नहीं। चूंकि आपके निर्णय पहले से ही आपके नियमों द्वारा आपके लिए लिए गए हैं, इस प्रकार आप स्वचालित रूप से निर्णय लेते हैं और अब आपके पास घटती इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन के आधार पर गलत निर्णय लेने की गुंजाइश नहीं है, जिसका अर्थ है हार मान लेना। नियम आपको जवाबदेह बनाते हैं ताकि आप इसे हर दिन खत्म ना करें बल्कि निर्देशित हों। अपने विश्व दृष्टिकोण और अपने दैनिक कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने नियमों का उपयोग करें। उन्हें आपके लिए हर निर्णय लेने दें। एक नियम का एक अच्छा उदाहरण ये है कि हर दिन अपने लक्ष्य के लिए अपनी कार्यसूची में से 2 कार्यों को हमेशा पूरा करें। ऐसा ना करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। चाहे कुछ भी हो, आपको चरण पूरे करने होंगे। परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें, तब भी जब आप नहीं चाहते। चुनाव आपके हाथ से बाहर था। प्रत्येक दिन काम करने का निर्णय लेना आपका निर्णय नहीं है। ये आपके नियम द्वारा पहले ही आपके लिए बनाया जा चुका है और इस प्रकार आपके पास इसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक उदाहरण पर विचार करें। जब जॉन, एक लेखक, अपनी कार्यसूची में हमेशा 2 चरण पूरे करने के नियम का उपयोग नहीं करता है। सुबह वो उत्साहित होता है और सोचता है, काम के बाद मैं घर जाऊंगा और अपना उपन्यास लिखना शुरू करूंगा। मैं 2 अध्याय लिखूंगा। फिर वो काम पर जाता है और थक जाता है और पूरे दिन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी प्रेरणा खो देता है। जब तक वो घर पहुंचता है वो केवल गॉसिप गर्ल देखना चाहता है। इसलिए चूंकि उसके पास ये नियम लागू नहीं है, इसलिए वो लिखने में विफल रहता है। उसने शून्य प्रगति की है और अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। अपराध बोध की भावना जो उसे परेशान करती है वो भयानक है। जैसे ही वो बिस्तर पर जाता है वो खुद से प्रतिज्ञा करता है
कि वो कल 4 अध्याय लिखकर खोई हुई प्रगति की भरपाई करेगा। आपको क्या लगता है तब क्या होगा? वो फिर थका हारा घर आता है। वो इस तथ्य को अपने लेखन ना करने का बहाना बना देता है कि काम उसे थका देता है। इसके अलावा चूंकि आज उसके सामने 4 अध्याय लिखने का महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए उसे शुरू करना असंभव लगता है। यदि पिछली रात उसके पास 2 अध्यायों के लिए ऊर्जा नहीं थी, तो निश्चित रूप से उसके पास आज रात के 4 अध्यायों के लिए ऊर्जा नहीं होगी। वो अभिभूत हो जाता है और कुछ भी नहीं लिखता। ऐसा लगता है जैसे वो इस उपन्यास को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा खुद को वास्तव में लिखने से दूर रखने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। उसने स्वयं को बहुत अधिक विकल्प और छूट दे दी और इस प्रकार बहुत आसानी से आत्मविनाश की अनुमति दे दी। अब आइए विचार करें कि क्या जॉन ने हर दिन नियम लागू किया जो काला और सफ़ेद है और थकान की परवाह नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना थका हुआ और प्रेरणाहीन महसूस करता है। वो जानता है कि उसे काम के बाद एक रात में 2 चैप्टर लिखने होंगे। कोई अपवाद नहीं और कोई बहाना नहीं। इसलिए जब वो घर जाता है तो वो अपने कंप्यूटर को देखता है और उसे बस टीवी देखने और आलसी होकर अपनी ऊर्जा बचाने का प्रलोभन महसूस होता है। लेकिन क्योंकि वो अपने जीवन में एक नियम का पालन करता है, वो उसे तोड़ नहीं सकता और इसलिए उसे लिखना पड़ता है। वास्तव में वो पूरे दिन इसकी योजना बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आ रहा है। वो बैठ जाता है और 2 चैप्टर निपटाता है और थककर बिस्तर पर चला जाता है, लेकिन संतुष्ट और खुद पर गर्व करता है। उन्होंने अपने उपन्यास पर उल्लेखनीय प्रगति की है। बहुत जल्द उसका उपन्यास खत्म हो गया और उपलब्धि की भावना उस ऊर्जा के लायक है जो उसने उपन्यास पर खर्च की थी जब वो काम के बाद थक गया था। नियम आपको पालन करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे आपकी दृष्टि को सीमित करते हैं। जब आपसे आपके निर्णय लेने की शक्ति छीन ली जाती है, वही शक्ति जो आपको महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए सोशल मीडिया के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रेरित करती है, तब आपके हाथ बंधे होते हैं और आपके पास केवल यही विकल्प होता है। ये अध्याय नियमों का एक सेट सामूहिक रूप से एक घोषणा पत्र बनाने के बारे में है, जिसका आपको हर बार सड़क पर किसी मोड़ पर आने पर पालन करना होगा। वे आपको धक्का देकर सही दिशा में ले जाते हैं और आपकी इच्छा शक्ति को खत्म होने से बचाते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ विचार हैं। नियम 1, अपना मूल्यांकन करें। नियम 1, अपने आप से पूछना है, यदि आलस्य या भय के लिए नहीं होता तो क्या मैं हार मान लेता? इससे आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि आप क्षमता या प्रतिभा की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप केवल आसान रास्ता अपना रहे हैं। क्या आप स्वयं यही स्वीकार करना चाहते हैं? जब आप इस तथ्य का सामना करते हैं कि आप आलसी या डरपोक हो रहे हैं, तो ये आपको अब वैसा नहीं रहना चाहता। ये बट में लात है जो आपको खुद को आलसी या डरपोक कहने के लिए मजबूर करती है और फिर आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। ये एहसास कि केवल डर या आलस्य ही आपके रास्ते में खड़ा है, आपको ये एहसास करने में मदद करता है कि ये कितना मूर्खतापूर्ण है, इसलिए आप इससे उबर जाएं। इसलिए हार मानने से पहले ये नियम बना लें कि आप हमेशा अपने आप से पूछें कि क्या ये आलस्य या डर है जो आपको कार्य करने से रोक रहा है। मान लीजिए
कि आपका लक्ष्य 1 महीने में अपने ग्राहकों को इतने सारे प्रोजेक्ट वितरित करके एक निश्चित राशि कमाने का है, लेकिन काम कठिन है और आप खुद को प्रेरणा खोते हुए पाते हैं। आप काम करना बंद करना चाहते हैं और कई दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं सिर्फ आलसी हो रहा हूं? आप अपना काम करते हैं और ये जानकर अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। नियम 2, अधिकतम 3 कार्य। नियम 2, एक दिन में अधिकतम 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। केवल सबसे ऊपर अभिभूत या अव्यवस्थित होने से काम पूरा करने की आपकी क्षमता खत्म हो सकती है। कभी कभी हम जो चाहते हैं उस पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि हम समझदारी से योजना नहीं बनाते। हम अपने आप को बहुत कुछ करने को देते हैं और हम अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन इस नियम का उपयोग आपको एक दिन में अधिकतम 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देकर उस समस्या के खिलाफ योजना बनाने में सक्षम बनाता है। योजना बनाएं कि रात से पहले ये तय करके कि आप अपना ध्यान केवल 3 चीजों पर कैसे कम करेंगे। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी करें ताकि आप तार्किक रूप से योजना बना सकें और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया ना करें। जब आप अपने आप को एक दिन में 3 मुख्य कार्यों तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं तो आपको एक झटका लगेगा। वो है भेदभाव। विशेष रूप से आपको महत्वपूर्ण चीजों और अत्यावश्यक चीजों के बीच में अंतर करना सीखना होगा। महत्वपूर्ण चीजें अवश्य की जानी चाहिए और इसे आपके शीर्ष 3 में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि अत्यावश्यक चीजें आवश्यक नहीं है। अत्यावश्यक चीजें महत्वपूर्ण लगेंगी और आपके तनाव का कारण बनेंगी, लेकिन हो सकता है कि वे वास्तव में महत्वपूर्ण ना हो या प्राथमिकता ना लें। हो सकता है कि किसी जरूरी काम के लिए किसी परेशान ग्राहक के लिए समय निकालना हो जो आपको परेशान कर रहा हो। इस बीच किसी ग्राहक को समय सीमा से पहले प्रोजेक्ट पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य का एक उदाहरण है। आपके एजेंडे में सब कुछ महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रतीत होगा, इसलिए आपको ये निर्धारित करना होगा कि कौन सा क्या है और उसके अनुसार योजना बनाएं। इसी तरह बेकार गति के बीच अंतर करें जो व्यस्त दिखती है लेकिन कुछ नहीं करती है, और वास्तविक कार्यवाही जो कि आप जो चाहते हैं उसकी ओर गति है। बेकार गति आपके डेस्क के चारों ओर कागजात को स्थानांतरित करना है, जबकि वास्तविक कार्यवाही उन कागजात का उपयोग काम पूरा करने और किसी परियोजना पर प्रगति करने के लिए कर रही है। जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें। आप अपने लिए एक एजेंडा निर्धारित करने के लिए इस नियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने बिजनेस के लिए 5 कार्य करने हैं। 2 कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं और केवल इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि वे अत्यावश्यक हैं। इसलिए आप बाद में उन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं। आप ध्यान केंद्रित करने के लिए 3 कार्य चुनते हैं और आप मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है ताकि आप पहले उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक रात पहले अपनी कार्य सूची में उन 3 वस्तुओं को देखें और निर्धारित करें कि सबसे महत्वपूर्ण से शुरू करते हुए उन वस्तुओं को पूरा करने के लिए आप वास्तविक कार्यवाही में कौन से कदम उठाएंगे। अगले दिन अपने पहले कार्य के लिए एक वास्तविक कार्यवाही करें, फिर अपने दूसरे, फिर अपने तीसरे कार्य के लिए एक समय में केवल एक ही कार्य पूरा करें और एक से अधिक कार्य ना करें। कार्य दिवस के खत्म होने तक
आपने यथार्थवादी गति से 3 प्रमुख कार्य पूरे कर लिए हैं। नियम 3, अपने लिए वास्तविक नियम बनाना है। अधिक अनुशासित होने और अधिक से अधिक अनुसरण करने के संदर्भ में आपके लिए एक वास्तविक आचार संहिता बनाएं। अपना कोड विस्तार से लिखें और फिर उसे दृश्य क्षेत्र में पोस्ट करें। हालांकि आप हर दिन उन सभी का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में अपनी आचार संहिता के बारे में सोचने और उन्हें लिखने के लिए समय निकालते हैं, तो कम से कम आपके पास अनुसरण करने का बेहतर मौका होता है। नियमों को आप प्रतिदिन जो करते हैं उसके लिए सीमाएं या आवश्यकताएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि आप वास्तव में पहल करें और कार्य पूरा कर सकें। ये नियम आपको ये निर्धारित करने के लिए मजबूर करता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए, और ये विश्लेषण करें कि आप क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। मूलतः आप स्वयं की जांच करने और ये मूल्यांकन करने के लिए रुक रहे हैं कि आप अपने अंतिम लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ रही हैं। ये आपको अपने इरादों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है, जिससे वे आपकी कार्यनीति का अभिन्न अंग बन जाते हैं। इसलिए जब आप कुछ हासिल करने के लिए निकलते हैं तो आपके पास खुद को प्रोजेक्ट पर अमल करने के लिए एक नियम होता है। अपने आप को 5 दैनिक सीमाएं और 5 दैनिक आवश्यकताएं दें। आप क्या नहीं कर सकते और आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट बयान दें। सीमाओं को समझना अपेक्षाकृत आसान है। वे व्याकुलता और प्रलोभन को सीमित करते हैं। जहां तक आवश्यकताओं की बात है तो समझे कि आप सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं हैं, इसलिए आप अपने आप पर बोझ नहीं डाल सकते। इसके बजाय होशियारी से काम करें और 5 आवश्यकताएं रखें जिन्हें आप यथोचित रूप से पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप हमेशा इस नियम का पालन ना करें, लेकिन कम से कम आपके पास अपने लिए कुछ मार्गदर्शन तो होगा। इसके अलावा आपको इस बारे में कुछ स्पष्टता मिलती है कि आपने प्रत्येक दिन अपने लिए क्या योजना बनाई है। एक एग्जाम्पल ये है कि एक सीमा तय की जाए कि आप एक दिन में 1 घंटे से अधिक टीवी नहीं देखेंगे, आप फेसबुक पर 1 घंटे से अधिक नहीं बिताएंगे और आप 1 घंटे से अधिक लंच ब्रेक नहीं लेंगे। इस बीच आपकी आवश्यकताएं ये हैं कि आपको प्रतिदिन कम से कम 30 पेज अवश्य पढ़ने चाहिए। आपको दोपहर के भोजन से पहले कम से कम 4 घंटे का पूरा काम करना होगा, और जब आप साइन आउट करेंगे या काम से बाहर निकलेंगे तब तक आपको कुल मिलाकर 8 घंटे का काम पूरा करना होगा। नियम 4, आपके इरादों की पुष्टि करें। नियम 4 काफ़ी हद तक नियम 1 के समान है। ये नियम तब लागू होता है जब आपको इसका पालन करने या ना करने का निर्णय लेने के बीच में एक कांटे का सामना करना पड़ता है। ये नियम स्वयं को याद दिलाकर आपके इरादों की पुष्टि करना चाहता है कि वे क्या हैं और आप उन्हें क्यों हासिल करना चाहते हैं। जब आप खुद को छोड़ने और आगे बढ़ने के बीच विचार विमर्श करते हुए पाएं, तो अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछें। इससे भी बेहतर उत्तर कहीं लिख लें ताकि आप दोबारा देख सकें। मैं चाहता हूँ ये वो जगह है जहाँ आप अपना अंतिम लक्ष्य बताते हैं और आप इससे कैसे लाभान्वित होंगे। आपका कारण और प्रेरणा क्या है। अपने आप को उन बाहरी या आंतरिक प्रेरकों की याद दिलाते रहें जो आपके पक्ष में हैं। अपने आप को कुछ इस तरह याद दिलाएं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं करूँगा। ये वो जगह है जहाँ आप बताते हैं कि आपको उस अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुँचना चाहिए और वहाँ पहुँचने के लिए
आपको क्या क्या काम करने चाहिए। ये कथन आपका ध्यान इस ओर वापस लाता है कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसे पूरा करना कितना आवश्यक है और ये कार्य अंतिम लक्ष्य से कैसे जुड़ते हैं। यात्रा लक्ष्य का आवश्यक हिस्सा है। इस कथन में बहुत विशिष्ट होने से आपको ये देखने में मदद मिलती है कि आपको वास्तव में क्या कार्यवाही करनी है। उदाहरण के लिए अपने आप से कहें, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे इस परियोजना को पूरा करना होगा और अन्य परियोजनाओं पर कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं नहीं करूंगा, ये वो जगह है जहां आप बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्योंकि वो कार्यवाही आपके अंतिम लक्ष्य की ओर आपकी प्रगति में बाधा बनेगी। आपकी प्रगति के लिए हानिकारक कई चीजें हैं, जिनमें ध्यान भटकना, प्रलोभन, अनुशासन की कमी, विलंब और अन्य विनाशकारी या व्यर्थ कार्य शामिल है। अपने आप से कुछ इस तरह कहें, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मैं सोशल मीडिया से अपना ध्यान नहीं भटकाऊंगा और मैं अपने कार्य परियोजनाओं पर सोशल मीडिया को प्राथमिकता नहीं दूंगा। आइए इस अवधारणा को संभावित वास्तविक जीवन की पहेली पर लागू करें, जिसका आप सामना कर सकते हैं। जब आप काम पर वेतन वृद्धि पाने के लिए आवश्यक प्रमाणन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो आपके काम की मात्रा अत्यधिक लगती है और आप अपने हाथों में इतना कम खाली समय होने से घृणा करते हैं। आप प्रमाणन को छोड़ देने और कुछ भी कहने पर विचार करते हैं। आखिरकार आपके पास नौकरी है, तो क्या आपको सचमुच अब खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है? जैसे ही आप इस पर विचार करते हैं, महसूस करें कि यही वो समय है जब आपको इस नियम को लागू करना चाहिए, क्योंकि आप फॉलो थ्रू की राह में एक कांटा मार चुके हैं। आप नियम लागू करना चुनते हैं और आप अपने आप से 3 बातें कहते हैं। मैं काम पर अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ और अपने और भावी परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीदने में सक्षम होना चाहता हूँ। अगर मैं काम पर अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ और एक बेहतर जगह पर जाना चाहता हूँ तो मैं खुद को हतोत्साहित नहीं होने दूंगा और इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए काम करना बंद नहीं करूंगा या साधारण प्रलोभन या आलस्य के कारण रास्ते से नहीं हटूंगा। आपने आरंभ से अंत तक केवल अपने इरादे बता दिए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इस पुस्तक में एक प्रचलित विषय ये है कि दोहराव आगे बढ़ने में मदद करता है और दिमाग की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि हमारे इरादे सबसे अच्छे हों, लेकिन अगर हम उनके बारे में भूल जाते हैं तो वे कितने अच्छे हैं। जब आप लगातार इन सवालों का सामना करते हैं, आपका अंतिम लक्ष्य और उस तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, साथ ही उस तक पहुंचने के लिए आपको कौन से कदम नहीं उठाने चाहिए, तो ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। नियम 5, 10-10-10 के संदर्भ में सोचें। अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी आग्रह या प्रलोभन के आगे झुकने वाले हैं तो रुकें और अपने आप से पूछें कि अब से 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिन बाद आप कैसा महसूस करेंगे। ये नियम इतना शक्तिशाली नहीं लग सकता है, लेकिन ये प्रभावी है, क्योंकि ये आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने और ये देखने के लिए मजबूर करता है कि भविष्य में आपके कार्यों का खुद पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बेहतर या बदतर के लिए। कई बार हम जान सकते हैं कि हम इच्छा शक्ति खो रहे हैं या इस समय कुछ हानिकारक कर रहे हैं, लेकिन ये हमें ऐसा करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारा अपने भविष्य से कोई संबंध नहीं है जिससे हमें निपटना होगा। ये नियम शीघ्रता से
वो संबंध बनाता है और ये अनुशासन की सफलता या विफलता के बीच अंतर पैदा कर सकता है। 10 मिनट, घंटे और दिन का समय अंतराल क्यों? क्योंकि इससे आपको ये महसूस करने में मदद मिलती है कि किसी अनुशासन का आनंद या आराम उसके दीर्घकालिक परिणामों के सापेक्ष कितना अल्पकालिक है। 10 मिनट में आप शायद अच्छा महसूस कर रहे होंगे, शायद शुरुआती थोड़ी शर्म के साथ। 10 घंटों के बाद आप ज़्यादातर शर्म और पछतावा महसूस करेंगे। 10 दिनों के बाद आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके निर्णय या कार्यवाही के कुछ नकारात्मक परिणामों का एहसास होने पर पछतावा हो सकता है। दूसरी ओर आप इस नियम को लागू कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि अभी पालन करने में चूक से भविष्य में 10 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा मामला है तो आप अपराध बोध या शर्म के बिना थोड़ा आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि सहकर्मियों के साथ डिनर पर जाने के लिए वर्कआउट छोड़ना है या नहीं। ये तय करते समय आप इस नियम को लागू करते हैं। यदि आपने व्यायाम करने की अभी शुरुआत की है और अभी तक इसे लगातार आदत में शामिल नहीं करना है, तो एक भी वर्कआउट छोड़ने का आपका निर्णय भविष्य के वर्कआउट को छोड़ने या पूरी तरह से वर्कआउट बंद करने की संभावना को बढ़ा सकता है। आप 10 मिनट, घंटे और दिनों में कैसा महसूस करेंगे? 10 मिनट अच्छा, अफसोस की थोड़ी सी झलक के साथ, क्योंकि आप अभी भी लसगना या आइसक्रीम का स्वाद ले सकते हैं। आनंद अभी भी मूर्त है। 10 घंटे लगभग पूरी तरह से पछतावा, क्योंकि आनंद चला गया है और क्षण भंगुर है और आपका आहार बुरी तरह से टूट गया है। 10 दिन 100% अफसोस, क्योंकि टूटा हुआ अनुशासन अब पूरी तरह से अर्थहीन और एक धुंधली याद बनकर रह गया है। लसगना का कोई स्थायी लाभ नहीं है, क्योंकि इसकी स्थायी लागत है। दूसरी ओर यदि एक्सरसाइज पहले से ही आपके लिए एक सुसंगत और आनंददायक आदत है, तो कल्पना करें कि अब से 10 दिन बाद आप कैसा महसूस करेंगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक छोड़ा हुआ वर्कआउट आपके दीर्घकालिक अनुशासन या लक्ष्यों के लिए हानिकारक नहीं है। और जब आप इस नियम से प्रभावित नहीं होते हैं या आपकी इच्छा शक्ति की दुविधा अतिरिक्त कठिन होती है, तो आप अपने लिए एक अंतिम प्रश्न जोड़ सकते हैं, यानी अब 10 सप्ताह या उससे भी लंबी अवधि में इच्छा शक्ति टूटने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अधिकतर दीर्घकालिक निर्णयों और कार्यों में लगे रहते हैं, तो आप मापदंडों को 10 हफ्तों में बदलना चाह सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्वयं के प्रति ईमानदार रहना और तर्कसंगत बनाने तथा बहाने बनाने की अपनी क्षमताओं से सावधान रहना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आपने अतीत में कई बार नशे की आदत छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन असफल रहे और अंततः हानिकारक व्यवहार को बढ़ावा दिया। यदि आपका अनुशासन में एक चूक के बाद बुरी आदतों में पड़ने का इतिहास है, तो 10 दिनों या 10 हफ्ते के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? इसका एक ईमानदार मूल्यांकन आपको बताएगा कि अब आप अनुशासन में चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने जा रहे हैं। उस एक परिस्थिति में ये कोई अपवाद या उचित नहीं था। ये बेहतर या बदतर के लिए आपके चरित्र का प्रतिबिंब है। उस ईमानदारी और अपने स्वयं के तर्क और बहाने देखने की क्षमता के बिना इस नियम को लागू करना एक निरर्थक अभ्यास हो सकता है। नियम 6, सिर्फ 10 मिनट। अंतिम नियम सरल, आसान और शक्तिशाली है। यदि आप कुछ नकारात्मक, हानिकारक या अपने अनुसरण के लिए हानिकारक चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने से पहले कम से कम 10 मिनट वेट करें।
ये सरल है और इसमें बहस या बहाने के लिए कोई जगह नहीं है। जब आपको कोई इच्छा महसूस हो तो किसी भी इच्छा के आगे झुकने से पहले अपने आप को 10 मिनट तक वेट करने के लिए बाध्य करें। यदि आप 10 मिनट के बाद भी इसे खाने की इच्छा कर रहे हैं तो इसे खा लें या 10 मिनट और प्रतीक्षा करें, क्योंकि आप पहले ही ये कर चुके हैं और ठीक ठाक बच गए हैं। केवल प्रतीक्षा करने का चयन करके आप तत्काल संतुष्टि से तत्काल को हटा देते हैं। अनुशासन का निर्माण और निर्णय लेने में सुधार। इसी तरह अगर आप कोई फायदेमंद चीज छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 10 मिनट और रुकें। ये वही विचार प्रक्रिया है जिसे अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है। 10 मिनट कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इतनी देर तक आसानी से प्रतीक्षा कर सकते हैं या जारी रख सकते हैं। फिर यदि आप इसे एक बार करते हैं तो इसे दोहराना आसान है ना? दूसरे शब्दों में, हर बार जब आप सड़क के किसी मोड़ पर पहुंचे तो अपने आप से कहें, केवल 10 मिनट की इच्छा शक्ति। और इस नियम का एक अन्य लाभ अच्छी आदतों का उद्देश्यपूर्ण विकास है। यदि आपने स्वयं को 10 मिनट के लिए कोई उत्पादक कार्य करने के लिए बाध्य किया है तो हो सकता है कि आप उसे 15 या 20 मिनट अधिक समय तक करते रहें। अगली बार आपकी सहनशीलता इस तरह बढ़ जाएगी कि आप प्रलोभन और व्याकुलता के प्रति अधिक प्रतिरक्षित हो जाएंगे। अगली बार आप अतिरिक्त 6 या 7 मिनट तक जारी रख सकते हैं। हर बार जब आप विचलित महसूस करते हैं तो बस कुछ मिनटों के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और आप प्रत्येक वृद्धि के साथ लगातार बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 10 मिनट और के कुछ पुनरावृत्ति पर आप गति के एक बिंदु तक पहुंच जाएंगे और ये अक्सर आपको घंटों तक ले जाने के लिए पर्याप्त होता है। इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष, एक घोषणा पत्र हर दिन पालन किए जाने वाले नियमों के एक सेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम नियमों से नफरत कर सकते हैं, लेकिन नियम हमारे अनुमान को खत्म कर देते हैं और हमें पालन करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। वे मामले को काला और सफ़ेद कर देते हैं, जो आगे बढ़ने में सहायक होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। नियम 1, क्या आप आलस्य के कारण कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या ये वो चरित्र चित्रण है जो आप अपने बारे में चाहते हैं? नियम 2, एक दिन में अधिकतम 3 प्रमुख कार्य, महत्वपूर्ण कार्यों, अत्यावश्यक कार्यों और साधारण व्यर्थ गति के बीच में अंतर करें। नियम 3, अपने लिए दैनिक सीमाएं और आवश्यकताएं बनाएं। ये आपको उस सीमा के भीतर रखते हैं जो आप जानते हैं कि आपको करने की ज़रूरत है। ये अच्छी आदतों के निर्माण खंड भी हैं। नियम 4, कभी कभी हम जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार मैं चाहता हूँ, मैं करूँगा और मैं नहीं करूँगा कथन कहकर अपने इरादों की पुष्टि करें। नियम 5, एक बार में 10 मिनट, घंटे और दिनों के आधार पर भविष्य को देखने का प्रयास करें। जब आप अनुसरण ना करने पर विचार करते हैं तो क्या आप जो देखते हैं वो आपको पसंद आता है? क्या भविष्य की कीमत पर वर्तमान स्वयं को लाभ पहुंचाना उचित है? शायद नहीं। नियम 6, ये सिर्फ 10 मिनट है ना? इसलिए यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो ये सिर्फ 10 मिनट है, और यदि आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है तो ये केवल 10 मिनट है। चैप्टर 4, अनुवर्ती मानसिकता। फॉलो थ्रू 100% मानसिक है। किसी चीज़ पर
आगे बढ़ने के लिए एक संज्ञानात्मक प्रयास की आवश्यकता होती है, खासकर जब आप हतोत्साहित करने वाली बाधाओं से टकराते हैं। मानसिकता इसमें मदद करती है। मानसिकता क्या है? मानसिकता स्थितियों और समस्याओं की कल्पना करने और उनसे निपटने का एक निर्धारित तरीका है। किसी चीज पर अमल करने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति और प्रेरणा पाने के लिए कुछ निश्चित मानसिकताओं की ही आवश्यकता होती है। जेराल्ड एक ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का उदाहरण है जिसने उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। जेराल्ड की अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की कई आकांक्षाएं थी। वो आत्मा में दृढ़ थे और एक दिन स्टीव जॉब्स की तरह एक प्रसिद्ध और अमीर उद्यमी बनने के विचार को पसंद करते थे, जबकि वो जानता था कि सफलता कोई आसान चीज नहीं है जिसे कोई भी हासिल कर सके। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कभी कभी सफलता के लिए असहज परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जब उन्होंने वास्तव में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का प्रयास किया तो उन्हें कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें डर लगा। उदाहरण के लिए उसे एक मौद्रिक निवेश करना था और ये सोचकर वो भयभीत हो गया कि वो अपना पैसा खो सकता है और उसे ये कभी वापस नहीं मिलेगा। इस डर ने जेराल्ड को असहज कर दिया। एक और चीज जिसे वो नफरत करते थे वो थी अपने पैसे बचाना और खर्चों और विलासिता में कटौती करना, जिसके लिए उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। विलासिता की सुविधाओं के बिना रहने से वो काफी असहज हो गया था, इतना कि वो इसे संभाल नहीं पा रहा था। असहज परिस्थितियों को अपनाने और कई चीजों को अपनाने के बजाय जिससे उसे डर लगता था, जेराल्ड घबरा गया। उन्होंने निर्णय लिया कि एक उद्यमी की जीवन शैली इसके लायक नहीं है। उन्हें ये विचार पसंद आया, लेकिन वो वास्तविकता के लिए तैयार नहीं थे। ये पता चलने पर कि एक नया बिजनेस शुरू करना पूरी तरह से सफल नहीं था और इंद्रधनुष ने उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपनी सपनों की कंपनी शुरू करने और अगले स्टीव जॉब्स बनने का प्रयास करने के बजाय जेराल्ड उस नौकरी में वापस आ गए जिससे उन्हें नफरत थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनके लिए आरामदायक थी। परिणाम स्वरूप वो कभी भी बहुत अधिक नहीं जुटा पाया और अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच सका। कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि जेराल्ड की मानसिकता नकारात्मक थी। उन्होंने असुविधा से निपटने या ऐसा बलिदान देने से इनकार कर दिया जो उनके सपनों के करियर के लिए थोड़ा अप्रिय था। वो जो जानता था उसे अज्ञात से अधिक प्राथमिकता देता था, भले ही वो जानता था वो उसे उतना संतुष्ट नहीं करता था जितना उसका सपना उसे संतुष्ट करता। उस मानसिकता ने उन्हें स्थिति को इस सुविधाजनक दृष्टिकोण से देखने के लिए चुना कि ये सब बुरा था और इसके लायक नहीं था। उन्होंने नकारात्मकता और असुविधा पर ध्यान केंद्रित किया और उन्होंने इसके आसपास काम करने से इनकार कर दिया। जेराल्ड अपने लक्ष्य में सफल हो सकता था यदि उसकी मानसिकता अलग होती, लेकिन उनकी खराब और अनम्य मानसिक आदतों के कारण वो समस्याओं को गलत तरीके से देखने लगे, जिससे उन्हें सफलता की कोई उम्मीद नहीं रह गई। उसने समस्याओं का गलत तरीके से सामना करके और अंततः हार मानकर खुद को असफल होने दिया। अगर उन्होंने असुविधा के साथ सहज होने का फैसला किया होता तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी होती, क्योंकि एक बिंदु पर हालात कठिन हो गए थे। वो बलिदान देने और अज्ञात डरावनी स्थितियों को अपनाने की असुविधा के साथ तालमेल बिठा सकता था, जिससे वो अपना बिजनेस स्थापित करने और एक उद्यमी बनने में बेहतर सक्षम होता। मानसिकता एक, ये सार्थक है। इस बात पर विचार करें कि शिकागो
कंजोर्टियम ऑन स्कूल रिफॉर्म क्या कहता है, जो छात्रों को तब भी दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है जब स्कूल में चीज़ें कठिन हो जाती हैं। 3 अवधारणाएं छात्रों की सफलता में योगदान देती हैं, जो हमारे वयस्क जीवन में आसानी से स्थानांतरित हो सकती हैं। पहली अवधारणा ये विश्वास रखती है कि कड़ी मेहनत से सुधार हो सकता है और होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये आपके प्रयास ही हैं जो आपको वांछित परिणाम देंगे और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ भाग्य का बाई प्रोडक्ट है। कड़ी मेहनत स्वयं एक शर्त है। बेशक कड़ी मेहनत हर चीज पर काबू नहीं पा सकती, लेकिन ये एक आवश्यक घटक है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी अवधारणा ये आत्मविश्वास है कि आप और आपके जैसे लोग स्कूल में हैं और वो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इसे स्कूल के बाहर की सेटिंग पर लागू कर सकते हैं। इस अवधारणा का मूल ये है कि आप खुद पर विश्वास करते हैं और आप भी किसी अन्य की तरह ही अच्छे हैं। मूलतः आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने अवसरों पर भरोसा करने की आवश्यकता है। आत्मसीमित विश्वास ना बनाएं जो आपको पीछे खींचता है, जैसे ये सोचना कि आप अन्य सभी की तरह अच्छे नहीं हैं। इस विश्वास को इस भावना से दर्शाया जाता है कि किसी व्यावसायिक बैठक में आपके पास भी मूल्यवान इनपुट है या आपके पास ग्राहक को संभालने की उतनी ही क्षमता है जितनी कार्यालय में बाकी सभी लोगों के पास है। अंतिम अवधारणा ये विश्वास रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लक्ष्यों के लिए मूल्यवान और प्रासंगिक है। यदि आप ये नहीं देखते कि इससे आपको क्या लाभ होता है या आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कैसे मदद मिलती है, तो आप कुछ करने से क्यों चिपके रहेंगे। इससे इस पुस्तक के संपूर्ण अध्याय कमजोर हो जाएंगे। ये समझना कि आप कुछ क्यों करते हैं और आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बड़ी तस्वीर में ये कैसे फिट बैठता है, इसे और अधिक सार्थक बनाता है। यदि आपको लगता है कि ये आपको कहीं ले जा रहा है तो आप कोई प्रयास नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये जानने के लिए कि आप सही रास्ते पर हैं, आपको तत्काल संतुष्टि और लक्ष्य पूरा होने की ज़रूरत नहीं है। मूल्य निर्दिष्ट करना और ये याद रखना कि आप जो भी काम करते हैं वो आपके मुख्य लक्ष्य से कैसे जुड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको ये महसूस करने में मदद मिलती है कि आप केवल काम करके अच्छा कर रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है, इसलिए आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मूल्यवान होता है। कार्यस्थल पर इस अवधारणा का एक उदाहरण तब होगा जब आपको लगे कि आप अपनी डिग्री के लिए जो कक्षाएं ले रहे हैं वे व्यर्थ हैं। याद रखें कि वे निरर्थक नहीं हैं, क्योंकि वे आपको ग्रेजुएट होने की ओर ले जा रहे हैं, जो बदले में आपकी रुचि के क्षेत्र में आपके सपनों की नौकरी की ओर ले जाएगा। ये अवधारणाएं आपकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि वे आपके काम को मूल्य और अर्थ प्रदान करती हैं और वे आपको ऐसा महसूस करा सकती हैं जैसे आप केवल अनुसरण करने और क्रियान्वित करने से फर्क ला रहे हैं। केवल अनुसरण करने और क्रियान्वित करने से फर्क ला रहे हैं। मानसिकता 2, असुविधा के साथ आराम। एक और महत्वपूर्ण मानसिकता ये मानना है कि आपकी सफलता की यात्रा कभी कभी अत्यधिक असुविधाजनक हो जाएगी, इसलिए आपको असुविधा के साथ सहज होने की आवश्यकता है। अनुसरण करना कभी भी आरामदायक नहीं होता, क्योंकि ये आपको ऐसे काम करने के लिए कहता है जो अपरिचित और नए हैं। सफल होने और कभी हार न मानने के लिए आपको असुविधा की भावना से प्रतिरक्षित होकर असुविधाजनक स्थितियों के नकारात्मक परिणामों को कम करना होगा। कभी कभी
आपको किसी ऐसी चीज से बचने की जरूरत महसूस होती है जो असुविधा के कारण सफलता की ओर ले जाती है। शायद आप अतिरिक्त काम करने से बच रहे हैं क्योंकि आप थके हुए हैं, या आप नए लोगों से बात करने से बच रहे हैं क्योंकि इससे आपको घबराहट होती है। आप सक्रिय रूप से सफलता को रोक रहे हैं क्योंकि आप कुछ समय के लिए असहज होने से बचना चाहते हैं। इसलिए चीज़ों से सिर्फ इसलिए बचने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू पाना ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत में वे आपके लिए असुविधाजनक है। परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है, लेकिन सफलता के जादुई सूत्र को खोजने के लिए चीज़ों को अलग तरीके से करना महत्वपूर्ण है। अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नई चीज़ें करने का प्रयास करें, कुछ नया करें, नए कौशल सीखने का प्रयास करें, नए लोगों से बात करें और नए कार्यों का अभ्यास करें जिनमें आप तब तक बुरे हैं जब तक आप उनमें अच्छे ना हो जाएं। अपने आप को नई स्थितियों और चीज़ों के सामने उजागर करें। अपरिचितता बहुत असहज महसूस करेगी, लेकिन आप अपने क्षितिज का विस्तार नहीं कर पाएंगे और किसी अन्य तरीके से सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितना अधिक आप ऐसे काम करते हैं जो आपको असहज करते हैं, आप असुविधा के साथ उतने ही अधिक सहज हो जाते हैं। आप पाएंगे कि असुविधा एक अस्थायी भावना है जो स्थिति के संपर्क में आने के साथ दूर हो जाती है। असुविधाजनक होने के लाभ संवेदना की हल्की और क्षणभंगुर अप्रियता से कहीं अधिक है। आपका मन असुविधा से इतना डरना बंद कर देगा जब उसे एहसास होगा कि असुविधा वास्तव में आपको चोट नहीं पहुंचाती है। इस बीच केवल वही करके सहज बने रहना जो आप जानते हैं एक बुरा विचार है। ये आत्मसंतोष और स्थिर बने रहने का नुस्खा है। यदि आप वही करेंगे जो आप हमेशा करते हैं तो आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। कभी भी चीजों को सिर्फ इसलिए मत छोड़ें क्योंकि उनमें कुछ बदलाव और असुविधा की आवश्यकता होती है। बेचैनी महज आपकी भय वृत्ति है और वास्तव में ये आपको चोट नहीं पहुंचाती है, इसलिए इसके साथ सहज होना एक अच्छा विचार है। आप घर पर रहना और नए लोगों से ना मिलना चुन सकते हैं, या आप बाहर जाकर मूल्यवान संबंध बनाना चुन सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। आप कभी भी कोई नई भाषा नहीं सीखने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप इसे सीखना चुन सकते हैं और नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि विदेश में मज़ेदार नौकरियां या अनुवाद में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां। बार बार भाषा कक्षाओं में जाने और नए लोगों से बात करने से आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाने की अनुभूति के प्रति अनुकूलित हो जाएंगे। इस प्रकार आप असहज होने के साथ सहज हो जाएंगे। तब आप असुविधा से डरना बंद कर देंगे और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलावों के लिए खुद को खोल देंगे। बस हर दिन अपने आप को लगातार आगे बढ़ाएं और अपने आराम क्षेत्र का विकास करने के लिए नई चीजें आजमाएं और अपने जीवन को वैसा बनाएं जैसा आप सपने देखते हैं। मानसिकता 3, सीखने की अनुमति दें। मानसिकता में दृष्टिकोण विकसित करना शामिल है कि अनुसरण करना और समाप्त करना सीखने और स्वयं का मूल्यांकन करने के बराबर है। आप अनिवार्य रूप से अपनी प्रगति के आधार पर स्वयं का परीक्षण और मूल्यांकन कर रहे हैं। हार मान लेना एक स्वचालित विफलता है। दूसरी ओर जब आप कुछ पूरा कर लेते हैं तो आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं। आपको ये देखने को मिलता है कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं और आपको अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने को मिलता है। आप बहुत सारे मूल्यवान कौशल और जानकारी भी प्राप्त करते हैं जो आपकी सफलता को आकार देने में मदद कर सकते हैं और आपको किसी चीज़ में असफल होने पर बेहतर सफलता के साथ फिर से प्रयास करने में सक्षम बना सकते हैं। आप
कुछ चीज़ें तभी सीखते हैं जब आप उन्हें अंत तक देखते हैं। आप निरंतर जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति में रहते हैं, जिसे आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पूरा कर लें। अन्यथा आप इसकी पूरी झलक नहीं देख पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपको ये सीखने को मिलता है कि किसी चीज़ को पूरा करने में क्या लगता है, और यदि आप उसका पालन करते हैं तो आप किस चीज़ से बने हैं। यदि आप अनुसरण नहीं करते हैं तो आप वो सब नहीं सीख पाते हैं जो आपको करना है, और आप अपने बारे में कुछ भी नहीं सीखते हैं सिवाय इसके कि आप आलसी हैं, डरते हैं या असफल हैं। आप स्वयं को ये भी सिखा सकते हैं कि क्या काम नहीं करता। यदि आप अंत तक प्रयास करते हैं और फिर भी सफल नहीं होते हैं तो आप अपने काम का मूल्यांकन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई। तभी आप भविष्य में उस समस्या से बच सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप भविष्य में और अधिक सफल हो सकते हैं। जीवन को पाठों की एक श्रृंखला के रूप में देखें, जिसका उपयोग आप भविष्य की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। अपने प्रयासों को ज्ञान की खोज के रूप में देखने से चुनौतियां कम कठिन लग सकती हैं। ये असफल होने के डर को दूर करता है, क्योंकि आप अभी भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी चुनौती का सामना होने पर हार मानने की आपकी प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि आप इसके बजाय ये सीखना चाहेंगे कि चुनौती से कैसे निपटा जाए। आप देखना चाहते हैं कि जब आप चुनौती पर काबू पाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो क्या होता है। यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको चुनौतियों पर अधिक निडर होकर छलांग लगाने की मानसिकता रखनी होगी। इस मानसिकता को अपनाने का एक तरीका ये है कि आप अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। इससे ज्ञान की प्यास पैदा होती है, जो किसी भी अन्य मानसिकता से कहीं अधिक प्रेरक हो सकती है। आप उत्सुक हो जाते हैं और देखना चाहते हैं कि अंतिम रेखा कैसे दिखती है। आप वो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जो आपका प्रयास आपको दे सकता है। इसलिए आप उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए फॉलो थ्रू का पालन करें। मानसिकता 4, तनाव दूर करें। तनाव इस बात पर असर डालता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण है। हो सकता है कि आप सचेत रूप से जागरूक ना हो, लेकिन सोचें कि यदि आप तनावग्रस्त या चिंतित हैं तो आप कितना कम काम कर पाएंगे। इससे भी अधिक यदि आप बस थके हुए हैं। आपकी कामकाजी भावना आपकी कल्पना से कहीं अधिक नाजुक है। यही कारण है कि इसे सुरक्षित रखना और तनाव दूर करना महत्वपूर्ण है। एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन से पता चला है कि जो छात्र अपनी परीक्षाओं के कारण तनावग्रस्त थे, उन्होंने उचित आहार, पर्याप्त नींद और व्यायाम जैसी अच्छी आदतों की उपेक्षा की। वे अधिक धूम्रपान करते थे, अधिक कैफीन का सेवन करते थे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में संघर्ष करते थे और घरेलू कामों, आत्म देखभाल की आदतों, प्रतिबद्धताओं और खर्च पर कम ध्यान देते थे। निम्नलिखित निष्कर्ष निकालना आसान है। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने में विफल रहते हैं तो आपका अनुशासन और इच्छा शक्ति जल्दी ही खराब हो जाती है। अपने जीवन में तनाव कम करने वाली आदतें अपनाकर इस स्थिति को रोकें। प्रत्येक दिन आरामदेह गतिविधियां करने में कम से कम 30 मिनट बिताएं। दोस्तों से मिलना, एक किताब पढ़ना, संगीत सुनना, ध्यान करना और व्यायाम करना, गले लगाना, जंगल में टहलना, जो भी आपके लिए काम करता है वो आपके दिमाग को आराम देता है और उसे बंद कर देता है। जब आप आराम कर सकें तो आराम करना महत्वपूर्ण है और कुल मिलाकर अपने प्रभाव के बारे में जागरूक रहें। जो भावनाएं आप महसूस कर रहे हैं
वो समग्र स्वभाव के लिए मनोवैज्ञानिक शब्द है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक प्रभाव आत्मनियंत्रण विफलता के सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में से एक है। उदाहरण के लिए, अवसादग्रस्त लोग विशिष्ट चीजों की इच्छा रखते हैं जो तत्काल संतुष्टि प्रदान करती है और ऐसी किसी भी गतिविधि को टाल देते हैं जिसमें प्रयास शामिल है। भावनात्मक संकट के कारण मनोदशा में तत्काल सुधार की दिशा में व्यावहारिक बदलाव होता है और इसलिए लोग गलत निर्णय लेते हैं। ये तब और भी बदतर हो जाता है जब आपको पता चलता है कि प्रक्षेपण पूर्वाग्रह हमारे सचेत ज्ञान के बिना हर दिन होता है। प्रोजेक्शन पूर्वाग्रह तब होता है जब लोग अपनी वर्तमान भावनाओं को अपनी भविष्य की भावनाओं पर गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। यदि आप उदास, तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस करते हैं तो आप कल्पना करते हैं कि अगली बार जब आप कुछ करना और समाप्त करना चाहेंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। बेशक कोई सह संबंध नहीं है, लेकिन लोग नियमित रूप से ये देखने में फेल हो जाते हैं कि इन भावनाओं के बीच कोई ठोस संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, जब लोग भूखे नहीं होते हैं तो वे जंक फूड की निंदा करते हैं बिना ये जाने कि भूख लगने पर वे उन स्वादिष्ट कुकीज़ को कितना चाहते हैं। जब आप अपने आहार की योजना बनाते हैं तो आप संभवतः शांत होते हैं और बड़े बदलाव करने के मूड में होते हैं। आप प्रक्षेपण पूर्वाग्रह को अति उत्साह के रूप में भी देख सकते हैं कि आपकी वर्तमान भावनाएं वही हैं जो आप किसी चीज़ के बारे में हमेशा के लिए महसूस करेंगे। बिंदु जा रहा है। अपनी आगे बढ़ने की क्षमता पर तनाव के प्रभाव को कम मत समझिए। इस चैप्टर का कंक्लूजन, अनुसरण करना 100% मानसिक है, जिसका अर्थ है कि जिन मानसिकताओं को आप मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं उनके बारे में बात करना संभवतः एक अच्छा विचार है। मानसिकता 1, ये सब सार्थक है। अगर आपको लगता है कि आपकी कड़ी मेहनत आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी तो आप भी उतने ही अच्छे हैं जितना कि कोई और है। मानसिकता 2, असुविधा के साथ सहज बने। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें असुविधा के तत्व होंगे, जब तक कि आप केवल पूरे दिन अकेले टेलीविज़न देखना ना चाहें। इस प्रकार इस भावना के अभ्यस्त होने से आप बिना किसी डर के जो चाहते हैं उससे निपट सकते हैं। मानसिकता 3, अनुसरण किए बिना कोई सीख नहीं मिलती। जब आप कुछ पूरा कर लेते हैं तभी आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं। जानकारी इकट्ठी करने की मानसिकता अपनाएं। मानसिकता 4, तनाव और चिंता की हानिकारक शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। यहाँ तक कि खराब मूड में रहना भी आपकी प्रोडक्टिविटी और फॉलो थ्रू के लिए खतरनाक है। जागरूक रहें और अपने तनाव के स्तर को कंट्रोल करने के लिए सक्रिय उपाय करें। चैप्टर 5, विलंब को नष्ट करने का विज्ञान। आगे बढ़ने में टालमटोल एक बड़ी समस्या है। आप इसे प्रभावी ढंग से कैसे अपना सकते हैं? मैडेलिन के पास जल्द ही एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। उसकी समय सीमा 1 हफ्ते में है। वो जानती है कि इस समय सीमा को पूरा करने के लिए उसे डेली 15 पेजेस का कोड पूरा करना होगा, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो वो काम नहीं कर पाती, इसलिए वो इसे टाल देती है। खोई हुई प्रगति की भरपाई के लिए अगले दिन 30 पेजेस लिखने की योजना बना रही है। फिर वो 30 पेजेस नहीं लिख सकती, इसलिए उसने इसे टाल दिया और अब उसे 45 पेजेस लिखने हैं। वो अब अपनी समय सीमा पर है और लगभग कोई भी कोड नहीं लिखा गया है। वो एक ऑल नाइटर खींचती है और एक कोड भेजती है जो एरर से भरा होता है। इस कोड के साथ उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्हें हल करने के लिए उसके पास समय नहीं था, क्योंकि वो काम में बहुत पीछे थी। ग्राहक
कोड को रिजेक्ट कर देता है और खुश नहीं है। मैडेलिन को बस खराब रिव्यू मिले और कोई ग्राहक दोबारा नहीं मिला। मिशेल एक ही तरह के प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैडेलिन के विपरीत मिशेल समझती है कि उसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं। वो काम को छोटे प्रबंधनीय भागों में विभाजित करती है और हर दिन वो लिखती है जो वो कर सकती है और प्रत्येक अनुभाग को पूरा करने के लिए खुद को रिवॉर्ड देती है। आमतौर पर वो अपने लिए निर्धारित 15 पेजेस के न्यूनतम कोटा को पूरा करने या उससे अधिक करने में सक्षम होती है। हफ्ते के अंत में वो बिना किसी एरर के कोड संकलित करती है और अपने ग्राहक को भेजती है। वो एक कामकाजी कोड पाकर बहुत खुश है जो अच्छी तरह से चलता है और वो उसे अच्छा भुगतान करता है। वो 5 स्टार रिव्यू अर्जित करती है और ग्राहक उसे भविष्य की परियोजनाओं के लिए फिर से काम पर रखने के लिए एक्साइटेड है। इन दोनों कोडर के बीच अंतर ये है कि मिशेल अपने प्रोजेक्ट में देरी न करके सफल रही। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो काम में देरी ना करे, उसने प्रलोभन बंडलिंग नामक एक प्रणाली का उपयोग किया। इससे उसे न केवल कोड लिखने बल्कि बग ढूंढने और उन्हें ठीक करने के लिए भी काफ़ी समय मिला। मैडेलिन ने इस दूरदर्शिता का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसने खराब गुणवत्ता वाला काम तैयार किया। आप देख सकते हैं कि कैसे विलंब करने से तीव्र तनाव, हताशा और काम में लापरवाही होती है। हम सभी जानते हैं कि विलंब क्या है, लेकिन समय सीमा को पूरा करने और क्वालिटी काम करवाने की कोशिश करने वाले लोगों में इतनी आम समस्या क्यों है? बिहेवियर साइकोलॉजी में इसके बारे में कुछ उत्तर शामिल हैं। इस आत्मपराजित आदत में मुख्य घटक को समय की असंगति कहा जाता है। यहीं पर मनुष्य दीर्घकालिक पुरस्कारों की तुलना में तत्काल संतुष्टि को महत्व देते हैं। कल्पना करें कि आपके 2 स्वयं हैं, एक वर्तमान स्वयं और एक भविष्य स्वयं। इस उदाहरण में वे अलग अलग इच्छाओं वाले पूरी तरह से अलग लोग हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं। जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे होते हैं। आपके भविष्य के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इसकी योजना बनाना आसान है। आप देख सकते हैं कि आपको भविष्य में क्या चाहिए और आप वो चाहते हैं, इसलिए आप इसकी योजना बनाते हैं। रिसर्चर्स ने पाया है कि अपने आदर्श भविष्य की वास्तविकता की कल्पना करना काफ़ी आसान है। हालांकि केवल आपका वर्तमान स्व ही वास्तव में कुछ भी कर सकता है। लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए आपके वर्तमान स्व को कार्यवाही करनी होगी। दुख की बात यह है कि आपका वर्तमान स्वयं अब पुरस्कार चाहता है। वो भविष्य में परिणाम देखने के लिए इंतजार नहीं करना चाहता, इसलिए ये दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए काम करने से बचना चाहता है। इसके बजाय उन कार्यों को प्राथमिकता देता है जो आपको अभी पुरस्कृत करते हैं। उदाहरण के लिए, आप पैसा कमाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको वास्तव में एक झपकी की ज़रूरत है। आप काम के स्थान पर झपकी को चुनने जा रहे हैं क्योंकि ये आपके वर्तमान स्व के लिए एक इंस्टेंट रिवॉर्ड है। इस बीच आप काम के बजाय झपकी लेकर अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका भविष्य स्वयं ऐसे लक्ष्य चाहता है जो वर्तमान में किए गए कार्य के बाद किसी भविष्य की तारीख में भुगतान करे। वर्तमान स्वयं पुरस्कार चाहता है जिसका भुगतान अभी हो, तुरंत हो, जो बदले में अक्सर आपके भविष्य के दीर्घकालिक पुरस्कार पाने की आपकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है। समय की असंगति का प्रतिकार करने का सबसे अच्छा तरीका भविष्य के दीर्घकालिक पुरस्कारों को वर्तमान में अधिक प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करना है। इस तरह आपका वर्तमान स्वयं लाभ देखता है और दीर्घकालिक कार्यक्रम से जुड़ा रहना चाहता है। भविष्य के इनाम की प्रतीक्षा करना अक्सर आपके वर्तमान स्व को
प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि आपका वर्तमान स्व वेट नहीं करना चाहता। प्रलोभन बंडलिंग। प्रलोभन बंडलिंग वर्तमान और भविष्य की स्वयं और उनकी परस्पर विरोधी ज़रूरतों को जोड़कर विलंब को खत्म करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये उपरोक्त अवधारणा को लेता है और वर्तमान क्षण में आपके भविष्य की उपेक्षा करने के प्रलोभन को कम करने के साधनों का परिचय देता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में व्यवहारिक कैटी मिल्कमैन द्वारा कल्पना की गई प्रलोभन बंडलिंग भविष्य के पुरस्कारों को और अधिक तत्काल बनाकर भविष्य और वर्तमान दोनों की ज़रूरतों को मिश्रित करने का एक तरीका है। आप अपने आप को वर्तमान में तुरंत संतुष्टि देते हैं और साथ ही उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करते हैं जो दीर्घकालिक रूप से आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये जितना लगता है उससे कहीं अधिक सरल है। मूल रूप से आप लंबे समय से एक सकारात्मक लेकिन कठिन व्यवहार या आदत को वर्तमान क्षण में भी अच्छा महसूस कराते हैं। वर्कआउट करते समय ट्विंकीज खाने के बारे में सोचें, टीवी देखते समय वर्कआउट करें या नमक के स्नान में अपने पैरों को भिगोते हुए काम करें। ये वर्तमान समय में दीर्घकालिक अच्छा महसूस कराने के तरीकों के उदाहरण हैं। अपने भविष्य के लिए कुछ करने के लिए वर्तमान में कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कष्ट होता है तो आप सारी प्रेरणा खो देंगे और काम टाल देंगे। इसलिए अपने प्रलोभनों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़ने के तरीके खोजें। दूसरे शब्दों में अपने दायित्वों को इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के साथ जोड़ें। मिल्कमैन ने पाया कि उसके अध्ययन प्रतिभागियों में से केवल 91% तक प्रलोभन बंडलिंग के साथ एक्सरसाइज करने के इच्छुक थे। ये काम टालने की आदत को ठीक करने का एक प्रभावी साधन है। आपको 2 स्तंभों वाली एक सूची बनानी चाहिए। एक तरफ आपके दोषी सुख या प्रलोभन हो और दूसरी तरफ वे चीज़ें हो जो आपको अपने भविष्य के लिए करने की आवश्यकता है। फिर 2 परस्पर विरोधी स्तंभों को सामंजस्य से जोड़ने के रचनात्मक तरीकों का पता लगाएं। मान लीजिए आपको चॉकलेट, सर्फिंग, सॉकर और दौड़ना पसंद है, लेकिन काम, होमवर्क और पियानो की शिक्षाएं आपके रास्ते के आड़े आती हैं। आप अप्रिय को अधिक सहनीय बनाने के लिए चीज़ों को कैसे जोड़ सकते हैं? छोटी आसान वेतन वृद्धि। विलंब को कम करने का एक और तरीका छोटे आसान वेतन वृद्धि में शुरुआत करना है। वास्तव में आप कार्यों को छोटे सूक्ष्म घटकों में विभाजित करना चाहते हैं। इससे आपका पहला कदम अविश्वसनीय रूप से आसान लगता है और वो पहला कदम उठाना विलंब के साथ सबसे कठिन हिस्सा है। विलंब को एक विशाल दीवार के रूप में सोचें जिस पर आपको चढ़ना है। यदि आप पर्याप्त छोटे कंकड़ और चट्टानें इकट्ठे करते हैं तो आप अंततः अपने लिए इतनी ऊंची सीढ़ी बना सकते हैं कि आप आसानी से दीवार पर चल सकें। आप अपने धड़ के आकार के पत्थर इकट्ठे कर सकते हैं और आपको वही परिणाम मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन रास्ता है। बस ये सुनिश्चित करें कि आरंभ करने में आपकी बाधाएं बहुत कम हो। उदाहरण के लिए आप किसी कार्य का 95% भी पूरा कर सकते हैं और शेष 5% को शुरुआती कार्य के रूप में बाद के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि आप आसानी से चीज़ों में वापस आ सकें। ऐसा करने से जड़ता टूटती है और आप आगे की गति प्राप्त कर पाते हैं। आप काम करके और काम बनाकर गति प्राप्त करते हैं, जिसे आप बाद में प्रोजेक्ट के कठिन हिस्सों से निपटते समय बेहतर बना सकते हैं। छोटी और आसान वेतन वृद्धि में 2 प्रमुख भाग शामिल होते हैं। पहला भाग अपने कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करना है। अपने कार्य को एक विशाल चट्टान के रूप में ना देखें,
जिसे आपको एक ही बार में पूरा करना है, बल्कि इसे बिंदु ए से बिंदु बी तक उठाए जाने वाले कदमों की एक सीरीज के रूप में देखें। आपका मन आपको धन्यवाद देगा। इसके लिए चीजें अचानक आसान और अधिक साध्य लगने लगेंगी। इसका एक उदाहरण ये है कि आपके सामने जो लेखन परियोजना है उसे केवल 100 शब्दों की लंबाई वाले अनुच्छेदों की एक सीरीज के रूप में देखें। हो सकता है कि आपको 100 पेजेस लिखने पड़ें, लेकिन इसे इस तरह से ना देखें। इसे छोटे अनुच्छेदों के साथ शिशु कदम उठाने के रूप में देखें। इतने सारे पैराग्राफ पूरे करने के बाद आपने अपने 100 पेजेस लिख लिए हैं। छोटे छोटे कार्य तेजी से पूरे होते हैं, खासकर तब जब आप काम में देरी नहीं कर रहे हो। इसलिए छोटे छोटे मानसिक रूप से सुखद कदम उठाएं, जिन्हें आप कुछ बड़ा बनाने और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उठा सकते हैं। आखिरकार एक किताब शब्दों से ही तो बनी होती है। दूसरा भाग, सबसे पहले सबसे आसान कार्यों से शुरुआत करना है। ये उल्टा लग सकता है। आप सारी कठिन चीजें बाद के लिए क्यों छोड़ेंगे? याद रखें कि टालमटोल का मतलब पहले कदम को यथासंभव आसान बनाना है। आप अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपने मन को ये साबित कर रहे हैं कि ये कार्य हर आसान कार्य से कहीं अधिक संभव है, जिसे आप अपनी टू डू सूची से हटा देते हैं। जब तक आप कठिन कार्यों तक पहुंचते हैं, तब तक वे आपके दिमाग को अधिक प्राप्य और पार करने योग्य लगने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही बहुत काम कर चुका होता है। जड़ता वो शक्ति है जो तब निर्मित होती है जब आप आराम की स्थिति में होते हैं। दूसरी ओर गति तब तक आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है जब तक आप सब कुछ पूरा नहीं कर लेते। यहाँ आपका काम जड़ता को तोड़ना और गति प्राप्त करना है। छोटी और आसान वृद्धि इसे पूरा करती है, क्योंकि कोई और चीज़ आपको इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती। लेखन उदाहरण पर वापस जाएं। विचार करें कि आप आसान भागों को कैसे कर सकते हैं, जैसे कि रूपरेखा और रिसर्च नोट्स। सबसे पहले उन हिस्सों को लिखें जिनमें सबसे कम मेहनत लगती है। इसका अधिकांश भाग आसान और सरल कार्यों में पूरा करें जो कठिन नहीं है, लेकिन जिनमें बहुत अधिक समय लगता है। जब आपके पास गति हो तो लेखन का सबसे कठिन 5% अंतिम समय के लिए छोड़ दें। आप इतना निराश और अभिभूत महसूस नहीं करेंगे, और इस प्रकार आप इस लेखन कार्य को एक बड़ा बलिदान नहीं मानेंगे जो आपके वर्तमान स्व पर कर लगाता है। आप इसे पूरा करेंगे और कष्ट नहीं उठाएंगे, जो आपके वर्तमान स्वरूप को कुछ आनंद प्रदान करता है। जोखिमों पर विचार करें। अंतिम रणनीति ये विचार करना है कि क्या गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में अत्यधिक सतर्क रहना बिल गेट्स जैसे अत्यधिक सफल और प्रोडक्टिव लोगों द्वारा अपनाई गई एक रणनीति है। जिम कॉलिंस ने अपनी किताब ग्रेट बाय चॉइस में इस रणनीति की खोज की है। इसे उत्पादक व्यामोह के रूप में संदर्भित करते हुए उन्होंने चर्चा की कि कैसे बिल गेट्स जैसे लोग लगातार इस बात को लेकर व्याकुल रहते थे कि क्या गलत हो सकता है। हमेशा सबसे बुरे के लिए योजना बनाकर और सबसे बुरे से बचने की कोशिश करके इन लोगों ने वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत की। सबसे खराब संभावित परिदृश्यों से बचने के लिए वे हमेशा अपनी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। परिणाम स्वरूप डर ने उन्हें प्रेरित किया और उन्हें काम टालने से रोका। व्याकुल हो जाएं और सवाल करना शुरू करें कि क्या गलत हो सकता है। कुछ चुनौतियों या समस्याओं से बचने के लिए आकस्मिक योजना बनाने और काम करने के बारे में सोचें। क्या गलत हो सकता है,
इसके बारे में सोचना आपको चीज़ों को गलत होने से बचाने के लिए काम करने में मदद कर सकता है। परिणाम स्वरूप आप अधिक प्रोडक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि आप इस समय डरे हुए और अत्यधिक सतर्क रहते हैं। अपने आप से ये पूछना सुनिश्चित करें कि यदि आप इस समय कार्रवाई करने में देरी करते हैं तो आपको कैसे नुकसान हो सकता है। ये मौका किसी और अधिक एक्टिव व्यक्ति को मिल सकता है। आपका अवसर यूं ही खत्म भी हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें समय के प्रति संवेदनशील होती हैं। विचार करें कि ये आपकी सफलता के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। खोने का डर आपको प्रेरित करेगा। निश्चित रूप से डर कोई सुखद प्रेरक नहीं है, लेकिन अगर ये काम करता है तो इसका उपयोग क्यों ना करें। ये जानते हुए कि आप किसी प्रकार के खतरे में हैं, आपको अति उत्साह में धकेल देता है। टालमटोल बोरियत, शालीनता और सुरक्षा से आती है, इसलिए उन भावनाओं को दूर करने से आप व्याकुल हो सकते हैं और बुरे परिणामों से बचने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। निसंदेह डर कोई मज़ेदार प्रेरक नहीं है, इसलिए इस युक्ति का उपयोग केवल छोटी सुरक्षित खुराक में ही करें। इसे बहुत अधिक करना वास्तव में आपको थका सकता है और आपको तनावग्रस्त कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तनाव आपकी कामकाजी भावना के लिए हानिकारक है। तनाव से बचें और इस युक्ति का उपयोग केवल तभी करें जब आप काम को टालने की तीव्र इच्छा महसूस करने लगें। मैडेलिन का हमारा शुरुआती उदाहरण संभावित गलतियों का पता लगाने में मदद करने के लिए डर का इस्तेमाल कर सकता था और इस तरह खुद को हर दिन अपना कोड लिखने के लिए मोटिवेट कर सकता था। इस चैप्टर का कंक्लूजन, विलंब से निपटना सिसिफस के पत्थर को धकेलने के समान है। आप इसे कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ये इतना स्वाभाविक है कि आप कभी भी इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकेंगे। समस्या को समय की असंगति द्वारा दर्शाया जाता है, जहां हम दो स्वयं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक दूसरे की समान इच्छाएं नहीं होती। एक भविष्य में संतुष्टि चाहता है और दूसरा इसे अभी चाहता है। प्रलोभन बंडलिंग विलंब से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें आपके अप्रिय कार्यों को किसी आनंददायक चीज़ के साथ जोड़ना शामिल है। ये मुख्य रूप से काम करता है क्योंकि आप समय की असंगतता से जूझ रहे हैं और दोनों स्वयं को वो दे रहे हैं जो वे एक साथ चाहते हैं। आसान और छोटी शुरुआत करें। विलंब से जड़ता पनपती है, इसलिए आपको गति और कार्यवाही का मार्ग यथासंभव आसान बनाने की आवश्यकता है। तब अंततः आप गति प्राप्त कर सकते हैं, जड़ता के विपरीत। कभी कभी टालमटोल पर काबू पाने के लिए केवल पैंट में किक की आवश्यकता होती है। भय और उत्पादक व्यामोह आपके साथ ऐसा कर सकता है। यदि आप अपने सामने आने वाले नकारात्मक परिणामों से इतने भयभीत हैं, तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए मोटिवेट होंगे, लेकिन ये बहुत बार उपयोग करने की विधि नहीं है। चैप्टर 6, व्याकुलता रहित क्षेत्र। ये एक ऐसा अध्याय है जो आपको चौंका देने का वादा करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप कार्रवाई में कूद पड़ें। ये शक्तिशाली तकनीकों से भरपूर है। बिना किसी देरी के आइए इसमें कूद पड़ें। विकर्षणों को कम करना। हम अक्सर सोचते हैं कि जब आत्म अनुशासन की बात आती है तो ध्यान भटकाना हमारा मित्र हो सकता है। यदि इच्छा शक्ति सीमित है तो हम तर्क देते हैं कि ब्रेक लेना, तरोताजा होना और आग्रहों और प्रलोभनों से खुद को विचलित करना बेहतर है। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में मार्केटिंग के प्रोफेसर बाबा शिव ने एक अध्ययन किया जो बताता है कि
कि विकर्षण हमें कैसे प्रभावित करते हैं। शिव ने प्रतिभागियों के एक समूह को फोन नंबर याद रखने के लिए कहकर उनका ध्यान भटका दिया और फिर सभी अध्ययन प्रतिभागियों से चॉकलेट, केक या फल में से किसी एक को चुनने के लिए कहा। जो लोग फोन नंबर याद रखने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने केक को उन लोगों की तुलना में 50% अधिक चुना जो नहीं याद रख रहे थे। यहाँ निष्कर्ष ये है कि फोकस अनुशासित होने का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप लगातार विचलित रहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने का मौका दिए बिना ही प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं। ये आपके दिमाग में नहीं आता है और आप अपने अच्छे इरादों के बावजूद कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं। विकर्षण चुपचाप हमारे आत्म अनुशासन को खत्म कर देते हैं। ये प्रक्रिया पृष्ठभूमि में चल सकती है ताकि हमें ये एहसास भी ना हो कि हमारा अनुशासन खत्म हो रहा है और बहुत देर हो चुकी है और हमारे सभी पिछले प्रयास बर्बाद हो गए हैं। सुपरमार्केट में चेकआउट लेन का डिजाइन विचलित दिमाग और घटती इच्छा शक्ति का फायदा उठाने का एक प्रमुख उदाहरण है। आप किराए की दुकान के माध्यम से हर कदम पर स्वस्थ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप रजिस्टर में कैंडी, चॉकलेट और स्नैक्स की एक अंतिम व्याकुलता के बिना बच नहीं सकते हैं। अनुशासित होने के लिए ये अक्सर सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि आप बाहर निकलने और आगे की सोचने के बहुत करीब होते हैं और आइटम सस्ते होते हैं और तुरंत खरीदने के लिए उपलब्ध होते हैं। आपको इस ज्ञान के साथ क्या करना चाहिए? यदि आप अव्यवस्थित वातावरण में काम करते हैं तो उसे साफ करें। एक साफ डेस्क एक स्पष्ट दिमाग बनाने में मदद कर सकती है और एक साफ दिमाग अनुशासित रहने में अधिक सक्षम होता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन अनुशासन में सुधार के साधन के रूप में दृष्टि से बाहर, दिमाग से बाहर की अवधारणा का समर्थन करने वाले कुछ ठोस सबूत प्रदान करता है और ये आपके डेस्क से कहीं अधिक पर लागू होता है। अध्ययन में भाग लेने वालों को हर्षे के किसिस से भरा एक जार दिया गया जो या तो स्पष्ट या अपारदर्शी था और या तो उनके डेस्क पर या 6 फीट की दूरी पर रखा गया था। औसतन प्रतिभागियों ने अपने डेस्क पर रखे स्पष्ट जार से प्रतिदिन 7.7 किसेस खाई, जबकि उसी स्थान पर रखे अपारदर्शी जार से प्रतिदिन 4.6 किसेस खाई गई। जब जार 6 फीट की दूरी पर रखे गए तो प्रतिभागियों ने स्पष्ट जार से प्रतिदिन 5.6 और अपारदर्शी जार से प्रतिदिन 3.1 किसेस खाई। आश्चर्य की बात यह है कि अध्ययन के विषयों ने लगातार ये महसूस किया कि जब जार 6 फीट दूर रखे गए थे तो उन्होंने अधिक किसेस खाई थी, हालांकि विपरीत सच था। ये विसंगति जानकारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये अनुशासन में सुधार के लिए एक सरल दिशा निर्देश प्रदान करती है। यानी आप अपने कार्यस्थल से विकर्षणों को दूर करके आलस्य का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उन विकर्षणों को पूरी तरह से ना भूलें, लेकिन किसी प्रलोभन के आगे झुकने के लिए आपको जितना अधिक प्रयास करना होगा, आपके ऐसा करने की संभावना उतनी ही कम होगी। इसके अलावा ये कुछ सबसे प्रतिकूल अनुशासन संबंधी चूकों को दूर करता है। ऐसी नासमझी भरी चूकें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। यदि वो जार आसानी से पहुंचने योग्य और दिखने वाला होता तो उसके बारे में सोचे बिना आपके हाथों का कुकी जार तक पहुंचना बहुत आसान है। अनुशासन के लिए
वातावरण तैयार करते समय आप इस प्रकार के परिदृश्यों से बचना चाहते हैं। यदि आप कुकी जार को किसी दूर कैबिनेट में रखते हैं तो आप प्रलोभन को पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे ऐसा बनाते हैं कि प्रलोभन के आगे झुकने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अंततः आप अपने लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जो विकर्षणों और स्पष्ट प्रलोभनों से मुक्त हो। आप अनुशासन में उन विवेकहीन और सहज खामियों को दूर करके अनुशासन को बहुत आसान बना सकते हैं, जो ऐसे वातावरण द्वारा संभव हो जाती है जिसे अनुकूलित नहीं किया गया है। ये आपके डेस्क, आपके कार्य क्षेत्र, आपके कार्यालय, आप अपने डेस्क से क्या देख सकते हैं और यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर भी लागू होता है। जितना संभव हो उन्हें ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखें और आप उनके बारे में भूल जाएंगे। अनुशासन की कमी या बोरियत की स्थिति में आपके पास काम करते रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। सकारात्मक कार्यों और व्यवहारों के लिए डिफॉल्ट। आत्म अनुशासन के लिए अपने वातावरण को अनुकूलित करने से वास्तव में ये समझ में आता है कि आपका अधिकांश निर्णय लेना कितना ऑटोमेटिक है। उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए ऑर्गन डोनर्स पर 11 यूरोपीय देशों में किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों पर विचार करें। डेटा से पता चलता है कि जिन देशों में नागरिकों ने ऑटोमेटिक रूप से ऑर्गन डोनर बनने का विकल्प चुना है, उन्हें बाहर निकलने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। उनकी भागीदारी दर 95% या उससे अधिक थी। हालांकि जब डिफॉल्ट विकल्प ऑर्गन डोनर होना नहीं था, तो 11 देशों में से किसी में भी पाई गई उच्चतम दर मात्र 27% भागीदारी थी। अंततः लोग केवल उस विकल्प के साथ गए जिसके लिए कम से कम प्रयास की आवश्यकता थी। इसमें ऑर्गन डोनर बनने के उनके वास्तविक इरादे या इच्छा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अधिक वांछनीय विकल्प पर डिफॉल्ट करने की यही अवधारणा आपके स्वयं के अनुशासन पर भी लागू की जा सकती है। हम आलसी हैं और जो कुछ भी हमारे सामने होगा उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। आप अपने लिए उन विकल्पों को चुनना आसान बना सकते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो। साथ ही हानिकारक निर्णय लेना जितना संभव हो उतना कठिन बना सकते हैं। डिफॉल्ट विकल्प वो है जिसे निर्णय निर्माता तब चुनता है जब वो कुछ नहीं करता है या न्यूनतम प्रयास करता है। अन्य संदर्भों में डिफॉल्ट विकल्पों में वे भी शामिल होते हैं जो मानक या सुझाए गए होते हैं। अनगिनत प्रयोगों और अवलोकन संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि किसी विकल्प को डिफॉल्ट बनाने से उसके चुने जाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसे डिफॉल्ट प्रभाव के रूप में जाना जाता है। निर्णय लेने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अक्सर ऊर्जा बचाने के लिए डिफॉल्ट विकल्प चुनते हैं और निर्णय लेने से बचते हैं, खासकर जब हम इस बात से परिचित नहीं होते हैं कि हम किस बारे में निर्णय ले रहे हैं। इन डिफॉल्ट निर्णयों को अनुकूलित करने से ही अधिक अनुशासन अनुकूल वातावरण बनाने के आपके अधिकांश प्रयास हो सकते हैं। आप शायद मानते हो कि आप अपनी अधिकांश पसंदों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके बजाय आपके कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया मात्र है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोशल मीडिया से विचलित हैं तो आप ऐप आइकन को अपने फोन के पिछले पेज पर ले जा सकते हैं, ताकि जब भी आप कुछ और करने के लिए अपना फोन खोलें तो आप उन्हें लगातार ना देखें।
इससे भी बेहतर आप प्रत्येक उपयोग के बाद ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं या उन्हें अपने फ़ोन से पूरी तरह से हटा सकते हैं, ताकि आप उनका उपयोग केवल तब ही कर सकें जब आप वास्तव में उन्हें ध्यान भटकाने के लिए करना चाहते हैं। और यदि आपको काम करते समय बिना सोचे समझे अपना फ़ोन उठाने की आदत है, तो आप इसे नीचे की ओर करके इतने दूर रखना शुरू कर सकते हैं कि आपको उस तक पहुंचने के लिए उठना पड़े। यदि आप वॉयलिन का अधिक अभ्यास करना चाहते हैं, तो इसे अपने डेस्क पर संगीत नोट्स खोलकर रखें। यदि आप अपने दांतों को अधिक फ्लॉस करना चाहते हैं, तो फ्लॉस को अपने बैकपैक में रखें, अपने बाथरूम में, अपने नाइट स्टैंड पर और अपने सोफे पर। इस बात के अनगिनत उदाहरण हैं कि कैसे आप इच्छा शक्ति के बहुत कम उपयोग के साथ अधिक अनुशासित बनने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। एक और बात यह है कि आलू के चिप्स और कुकीज़ को रसोई के काउंटर पर छोड़ देने से जब भी आप थोड़ी सी भी भूख महसूस करते हुए रसोई में जाएंगे, तो उन चीज़ों को खाना आपकी डिफ़ॉल्ट पसंद बन जाएगी। उन्हें छिपाना या उन्हें बिल्कुल नहीं खरीदना और जो अनहेल्दी है उन्हें बदल देना। फलों के साथ नाश्ता करने से ये संभावना तुरंत बढ़ जाएगी कि आप फल खाएंगे और आप अनहेल्दी नाश्ते से बचेंगे। क्या आप अधिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं? अपने बाथरूम के दरवाजे पर पुल अप बार लगाएं। यदि आप अपने रेफ्रिजरेटर में मीठा सोडा और जूस रखते हैं, तो जब भी आपको प्यास लगे और फ्रिज खोलें, तो आप उन्हें पीना अपनी डिफ़ॉल्ट पसंद बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो संभावना बढ़ जाती है कि आप पानी पिएंगे या चाय बनाएंगे। अगर आप अधिक विटामिन लेना चाहते हैं, आसान पहुंच के लिए उन्हें अपने टूथब्रश के ठीक बगल में रखें। अगर आप पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और पीठ की समस्या है, तो दिन भर बार बार खड़े होने और चलने से आपको फायदा हो सकता है। आप लगातार पानी पीते हुए इसे अपना डिफ़ॉल्ट विकल्प बना सकते हैं, ताकि आपको बाथरूम जाने के लिए उठना पड़े। या शायद आप अपने फ़ोन पर अलार्म शेड्यूल कर सकते हैं और इसे पहुंच से कहीं बाहर रख सकते हैं, ताकि जब भी अलार्म बजता हो तो आपको उसे बंद करने के लिए खड़ा होना पड़े। इसका पूरा सार ये है कि आप अपने वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन करके अपनी इच्छा शक्ति और अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन के दो सबसे बड़े पहलू अव्यवस्था और विकर्षणों को कम करना और डिफ़ॉल्ट प्रभाव के आधार पर विकल्पों को अनुकूलित करना है। यदि आप अपने वातावरण से ध्यान भटकाना कम कर देते हैं, तो आप अपना दिमाग साफ कर लेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप फोकस, दक्षता और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अपनी अच्छी आदतों को सुदृढ़ करके अपने लाभ के लिए अपने डोपामाइन इनाम प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही छोटी छोटी खुशियों के लिए बिना सोचे समझे किए गए कामों में कटौती भी कर सकते हैं। अंततः आप इसे इस प्रकार बना सकते हैं कि कम से कम प्रयास के साथ रास्ता उन विकल्पों तक पहुंचे जो आप चाहते हैं और जिनसे आपको लाभ हो। ये सभी इसे बनाते हैं ताकि आप वास्तव में अनुशासन का उपयोग कर सकें और इसे अपनी बड़ी दैनिक चुनौतियों के लिए बचा सकें। आखिरकार जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों करें, यदि आप इसके लिए योजना बना सकते हैं। ध्यान अवशेष। कभी कभी काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है और आप खुद को आश्चर्यचकित पाते हैं कि ट्रैक पर बने रहना और चमकदार वस्तुओं को नजरअंदाज करना इतना कठिन क्यों है। सौभाग्य से
इसके लिए एक स्पष्टीकरण है। 2009 में सोफी लेरॉय ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसका उचित शीर्षक था मेरा काम इतना कठिन क्यों है। इसमें उन्होंने एक प्रभाव के बारे में बताया जिसे उन्होंने ध्यान अवशेष कहा। लेरॉय ने कहा कि अन्य शोधकर्ताओं ने प्रदर्शन पर मल्टीटास्किंग के प्रभाव का अध्ययन किया था, लेकिन आधुनिक कार्य वातावरण में एक बार जब आप पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों को क्रमिक रूप से कई परियोजनाओं पर काम करते हुए देखना अधिक आम है। लेरॉय बताते हैं एक बैठक से दूसरी बैठक में जाना, एक परियोजना पर काम शुरू करना और उसके तुरंत बाद दूसरी बैठक में जाना संगठनों में जीवन का हिस्सा है। ये अनिवार्य रूप से मल्टीटास्किंग का आधुनिक संस्करण है। परियोजनाओं पर कम समय में काम करना और उनके बीच स्विच करना। जरूरी नहीं कि उन सभी को एक ही बार में किया जाए। लोग वास्तव में एक ही समय पर कई कार्यों पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच अपेक्षाकृत तेजी से स्विच करना लगभग उतना ही बुरा है। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ये मल्टीटास्किंग है। इस रिसर्च द्वारा पहचानी गई समस्या ये है कि आप बिना किसी देरी के कार्यों के बीच निर्बाध रूप से स्विच नहीं कर सकते हैं। जब आप कार्य ए से कार्य बी पर स्विच करते हैं तो आपका ध्यान तुरंत नहीं जाता है। आपका शेष ध्यान मूल कार्य के बारे में सोचने में अटका रहता है। ये बदतर हो जाता है और अवशेष विशेष रूप से मोटा हो जाता है। यदि स्विच करने से पहले टास्क ए पर आपका काम असीमित और कम तीव्रता का था, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने से पहले टास्क ए पूरा कर लेते तो भी आपका ध्यान कुछ समय के लिए विभाजित रहता है। लेरॉय के परीक्षणों ने लोगों को प्रयोगशाला सेटिंग में विभिन्न कार्यों के बीच स्विच करने के लिए मजबूर किया। इन प्रयोगों में से एक में उन्होंने शब्द पहेलियों के एक सेट पर काम करना शुरू किया। एक परीक्षण में वो उनके काम में बाधा डालती थी और उन्हें एक नए और चुनौतीपूर्ण कार्य पर जाने के लिए मजबूर करती थी। उदाहरण के लिए बायोडेटा पढ़ना और काल्पनिक नियुक्ति निर्णय लेना। अन्य परीक्षणों में उसने विषयों को अगला कार्य देने से पहले पहेलियों को पूरा करने दिया। जब प्रतिभागी पजलिंग और हाइडिंग के बीच स्विच कर रहे थे, लेरॉय एक त्वरित शाब्दिक निर्णय गेम खेलेंगे। ऐसा इसलिए था ताकि वो पहले कार्य से बचे हुए अवशेषों की मात्रा निर्धारित कर सकें। परिणाम स्पष्ट थे। कार्य बदलने के बाद ध्यान अवशेष का अनुभव करने वाले लोगों को उस अगले कार्य पर खराब प्रदर्शन प्रदर्शित करने की संभावना है और अवशेष जितना अधिक तीव्र होगा, प्रदर्शन उतना ही खराब होगा। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत दूर की बात नहीं लगती। हम सभी ने उस उन्मत्त क्षण का अनुभव किया है जब हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और अचानक खुद को कुछ भी करने में असमर्थ पाते हैं। यदि आप दो या दो से अधिक भिन्न चीजों के बीच आगे पीछे स्विच करते रहते हैं तो आप किसी भी कार्य पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। आप संभवतः हर चीज को समझने और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश में अटके रहेंगे ताकि आप उसे समझ सकें। यह आपको केवल आगे बढ़ने के बजाय वहीं पहुंचने की कोशिश में समय बर्बाद करने के लिए मजबूर करेगा जहां आप थे। आप हर बार कोशिश करने पर एक कदम आगे बढ़ेंगे लेकिन 2 कदम पीछे पहुंच जाएंगे। इससे भी बुरी खबर स्टैनफोर्ड के रिसर्चर क्लिफर्ड नाश द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिन्होंने मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों के कार्य पैटर्न की जांच की। रिसर्चर्स ने अपने विषयों को 2 समूहों में विभाजित किया है। वे जो नियमित रूप से बहुत अधिक मीडिया मल्टीटास्किंग करते हैं और वे जो नहीं करते हैं।
एक प्रयोग में समूहों को दो लाल आयतों के सेट अकेले या 2, 4 या 6 नीले आयतों से घिरे हुए दिखाए गए थे। प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन को 2 बार फ्लैश किया गया था और प्रतिभागियों को ये निर्धारित करना था कि क्या दूसरे फ्रेम में 2 लाल आयत पहले से भिन्न हैं। ये काफी सरल लगता है। बस नीले आयतों को अनदेखा करें और देखें कि क्या लाल आयतें बदलती हैं। वास्तव में ये काफी सरल था और जो लोग अक्सर एक साथ काम नहीं करते थे उन्हें इसे करने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उच्च मल्टीटास्कर्स ने बहुत खराब प्रदर्शन किया क्योंकि वे लगातार अप्रासंगिक नीली छवियों से विचलित थे। चूंकि वे छवियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद वे जानकारी संग्रहित करने और व्यवस्थित करने में बेहतर थे। शायद उनकी यादें बेहतर थी। लेकिन दूसरे टेस्ट में ये बात गलत साबित हुई। बाद में वर्णमाला के अक्षरों का क्रम दिखाए जाने के कारण उच्च मल्टीटास्कर्स को ये याद रखने में भी कठिनाई होती है कि कोई अक्षर कब बार बार दिखाई दे रहा है, और फिर कम मल्टीटास्कर्स ने समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन किया। ये बेहद आसान था। ऑफिर ने कहा, कम मल्टीटास्कर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उच्च मल्टीटास्कर जितना आगे बढ़ते गए उनका प्रदर्शन और भी बेकार होता गया क्योंकि उन्हें अधिक अक्षर दिखाई देते थे और उन्हें अपने दिमाग में क्रमबद्ध रखने में कठिनाई होती थी। मल्टीटास्किंग दोनों दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हो सकती है, लेकिन जब आप ऐसी स्थितियों में होते हैं जहां बाहरी दुनिया से आने वाली या स्मृति से उभरने वाली जानकारी के कई स्रोत होते हैं, तो आप अपने वर्तमान लक्ष्य के लिए अप्रासंगिक चीजों को फिल्टर नहीं कर सकते हैं। फिल्टर करने में विफलता का मतलब है कि आप अनरिलेटेड जानकारी से धीमे हो गए हैं और बिना ध्यान भटकाए किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। एक समय में कई काम करने की कोशिश करने और अपने मस्तिष्क पर बहुत अधिक जानकारी डालने की तुलना में ध्यान भटकाए बिना एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है। सिंगल टास्किंग इसका अर्थ क्या है? बाकी सब कुछ अलग रख दें और जिस वर्तमान कार्य पर आप काम कर रहे हैं उसके अलावा किसी अन्य चीज की जांच, निगरानी, ईमेल या यहां तक कि उसे टच भी ना करें। इसके लिए एक चीज पर फोकस और बाकी सभी चीजों से उद्देश्यपूर्ण और जानबूझकर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। अपनी सूचनाएं बंद करें और अपना फोन हटा दें। यदि आपको अपने कंप्यूटर पर होना ही है तो एक समय में केवल एक ब्राउज़र टैब या प्रोग्राम खुला रखें। बहुत सारे एकल कार्य सचेत रूप से उन विकर्षणों से बचने के बारे में हैं जो छोटे और हानि रहित लगते हैं। सबसे बड़े अपराधी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जब संभव हो तो उन्हें नजरअंदाज करें। कार्यस्थल को बेदाग रखें ताकि आपकी नजर किसी ऐसी चीज पर ना पड़े जिसे सफाई या समायोजन की आवश्यकता हो। आदर्श रूप से सिंगल टास्किंग आपके वातावरण को एक खाली कमरे में बदल देती है क्योंकि आपको इसमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आप बाधित हो रहे हों तो कार्यों के बीच सूक्ष्मता से स्विच कर रहे हों तो उस पर ध्यान देने का प्रयास करें। इसे पहली बार में पकड़ना कठिन है और इसके लिए आपको अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध सचेत निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। जिस चीज का विरोध करना बहुत कठिन होगा वो है अपने आप से ये कहना कि आपको किसी चीज पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और अपने कार्य को बाधित करना चाहिए। ये शायद ही सच है। इस आग्रह से निपटने के लिए अन्य कार्यों के संबंध में
अनिवार्य रूप से मन में आने वाले विचारों के लिए नोट्स लेने के लिए एक पोस्ट इट अलग रखें। बस उन्हें जल्दी से लिख लें और अपने प्राथमिक लक्ष्य पर लौट आएं। आपकी एकल कार्य अवधि समाप्त होने के बाद आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं। आपका सिंगल टास्क कंप्लीट होने के बाद आप उन्हें संबोधित कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। ये आपको भविष्य के लिए तैयार करते हुए आपके दिमाग को एक ही काम पर केंद्रित रखेगा। सफलता। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड को कारों के बारे में बहुत सी बातें सही लगी। उस समय उनके कुछ कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन समय के साथ उन नामों के लुप्त हो जाने का मुख्य कारण यह है कि वो फैक्ट्री असेंबली लाइन के निर्माता भी थे। फैक्ट्री असेंबली लाइन पर कर्मचारी एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और एक सिंगल टास्क को, एक परियोजना को शुरू से अंत तक देखने और कई कार्यों के बीच स्विच करने की तुलना में इसे कहीं अधिक कुशल बनाता है। ये श्रमिकों को अपने कार्य में विशेषज्ञता और सुधार करने की अनुमति देता है, जिससे एरर्स कम हो जाती हैं और समस्या निवारण बहुत आसान हो जाता है। कार्यकर्ताओं को हाथ में लिए गए कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी। फोर्ड के लिए इससे उसकी ऑटोमोबाइल उत्पादन दक्षता और आउटपुट आसमान छू गई और उसके बाजार पर हावी हो गई। शॉर्ट में बेंचिंग आपके लिए यही कर सकती है। बेंचिंग तब होती है जब आप सभी को एक साथ पूरा करने के लिए समान कार्यों को एक साथ समूहित करते हैं। फोर्ड की असेंबली लाइन अनिवार्य रूप से 100% बेंचिंग थी, क्योंकि उसके कर्मचारियों ने केवल एक कार्य अविश्वसनीय रूप से कुशलतापूर्वक किया था। आइए एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं। ईमेल चेक करना। यदि आपके पास किसी प्रकार की ऑनलाइन उपस्थिति या नौकरी है तो संभवतः आपके इनबॉक्स में हर घंटे ईमेल का प्रवाह आना जारी रहेगा। लगातार अपना ईमेल चेक करना समय का बेहद अकुशल उपयोग है। जब भी आपको कोई नया ईमेल प्राप्त होता है तो ये अन्य कार्यों में बाधा डालता है और आपका ध्यान भटकाता है। हम में से कई लोग किसी चीज के देखभाल के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसे ईमेल से छोड़ देते हैं। फिर हमें मूल कार्य फिर से शुरू करना होगा क्योंकि हमारा प्रवाह और गति बाधित हो गई है। ईमेल की बैचिंग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार होगा। इसका एक उदाहरण केवल हर 2 घंटे के अंत में अपने ईमेल की जांच करना और जानबूझकर अपने इनबॉक्स सूचनाओं को अनदेखा करना या ब्लॉक करना होगा। पहले तो यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप कितनी बार ईमेल चेक करते हैं, इसे सीमित करने से आप लगातार विचलित हुए बिना और खुद को फिर से अभ्यस्त किए बिना अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सबक सिखाता है कि कुछ कार्यों के लिए ना कहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही कार्यों के लिए हाँ कहना। बेंचिंग उद्देश्यपूर्ण जानबूझकर अज्ञानता की कला सिखाती है ताकि आप अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करना एक बड़ा मानसिक बोझ है, क्योंकि आप अनिवार्य रूप से दिन भर में कई बार रुकते हैं और शून्य से शुरू करते हैं। एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है और जिस कार्य पर आप काम कर रहे थे उसे पुनः प्राप्त करने और उस कार्य की स्थिति का पता लगाने में आमतौर पर कुछ मिनट बर्बाद हो जाते हैं। निसंदेह इस प्रकार की रुकावटें आप जो हासिल कर सकते हैं उसका केवल
एक हिस्सा ही हासिल कर पाती है। टू डू लिस्ट। ईमेल जांचने के उदाहरण में बेंचिंग आपको इसके सभी संभावित कौशलों, कार्यों और ईमेल को पढ़ने और लिखने की मानसिकता में रहने की अनुमति देता है। अनुस्मारक। किसी विज्ञापन अभियान के लिए नया ग्राफिक डिजाइन करने की तुलना में ईमेल एक बिल्कुल अलग मानसिकता और सोचने का तरीका है। एक ही मानसिकता में रहने से भारी लाभ मिलता है। बेंचिंग आपके कार्यों के लिए आपकी मानसिक ऊर्जा बचाने की अनुमति देती है और उसके बीच आगे और पीछे स्विच करने की प्रक्रिया पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती है। आप और क्या बैच कर सकते हैं? आप अपनी सभी बैठकें एक ही दोपहर में स्केड्यूल कर सकते हैं ताकि आपके पास काम करने के लिए एक स्वतंत्र निर्बाध सुबह हो। आप वो सब कुछ करने की योजना बना सकते हैं जिसके लिए सुबह कंप्यूटर एक्सेस की आवश्यकता होती है और यहाँ तक कि कार्यों के कुछ हिस्सों को बैच भी कर सकते हैं, जैसे कि वे हिस्से जिनके लिए आपको फोन कॉल करने की आवश्यकता होती है। आप अपने ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को भी बैच कर सकते हैं। ये आपका ध्यान भटकाने और अधिक कुशलता से मनोरंजन करने के लिए नहीं है। ये सुनिश्चित करना कि आप अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं और अपने केंद्रित समय को बिल्कुल वैसा ही केंद्रित होने दे रहे हैं। आप विकर्षणों को कैसे बैच कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि आप किसी विशेष कार्य से थक गए हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सोशल मीडिया ब्रेक लेना चाहें। हर तरह से इसे ले लो। हालांकि अपने सभी खातों की जांच करने के लिए थोड़ा और समय आवंटित करें। ESPN, रिफाइनरी 29 और जो भी अन्य विकर्षणों में आप व्यस्त रहते हैं। कॉफी का एक नया कप लें। कार्यालय के चारों ओर तेजी से टहलें और अपने पड़ोसी को नमस्ते कहें। ये सब अपने सिस्टम से बाहर निकालें ताकि जब आप काम पर वापस आएं तो आपके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए समय का एक ठोस और निश्चित ब्लॉक हो। आखिरकार, अगर आपके फेसबुक पेज पर कुछ भी नया नहीं है तो आप शायद इसे जांचने के लिए कम मजबूर महसूस करेंगे। एक बार जब आप आवंटित समय के भीतर इन सभी ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों को करने से थक जाते हैं तो आप अपने शेष घंटे के लिए उत्पादक कार्य पर स्विच कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपना ध्यान विभिन्न गतिविधियों में बांटेंगे, आप उतने ही कम प्रोडक्टिव होंगे। हालांकि यदि आप पिछली गतिविधि के समान कुछ करना शुरू करते हैं तो आपको इसे आगे बढ़ाना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही एक निश्चित प्रकार के कार्य को करने के लिए तैयार है। क्या काम ना करें की सूची। हर कोई कार्य सूची के महत्व को जानता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कार्य सूची का उपयोग करने के बारे में कई युक्तियां देखी होंगी, लेकिन हर कोई स्वाभाविक रूप से जानता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसे लिखने का कार्य बस उन्हें याद दिलाने में मदद करता है और ये लोगों को अपने दायित्वों का ध्यान रखने की अधिक संभावना बनाता है। हालांकि हर कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करने से बचना चाहिए। काम टालने के सामान्य तरीके और प्राथमिकताओं के रूप में सामने आने वाले ध्यान भटकाना। अपने कार्यों की सूची के साथ साथ क्या ना करें की सूची बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक दिन हमें ऐसे कार्यों को चुनने का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रभाव पैदा करेंगे और इसमें कई छिपी हुई बाधाएं हैं। फिर हम सभी स्पष्ट बुराइयों को जानते हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी को उन्नत करने का प्रयास करते समय बचना चाहिए। सोशल मीडिया, इंटरनेट पर इधर उधर घूमना, काम करने की कोशिश करते समय द बैचलरेट देखना
और पढ़ते समय बांसुरी बजाना सीखना। वास्तविक कार्यों और बेकार कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है और इसके लिए आपको कुछ गहन विचार की आवश्यकता होगी। आपको अपनी ना करने योग्य सूची को उन कार्यों से भरना होगा जो चुपचाप आपका समय चुराएंगे और आपके लक्ष्यों को कमजोर कर देंगे। ये ऐसे कार्य हैं जो महत्वहीन हैं या आपके समय का खराब उपयोग करते हैं। ऐसे कार्य जो आपकी निचली रेखा में मदद नहीं करते हैं और ऐसे कार्य जिनमें कम रिटर्न का गंभीर मामला है। जितना अधिक आप उन पर काम करते हैं, यदि आप लगातार इन कार्यों पर अपना समय समर्पित करते हैं और बर्बाद करते हैं तो आपकी वास्तविक प्राथमिकताएं और लक्ष्य अछूते रह जाएंगे। यहाँ बताया गया है कि आपको अपनी ना करने वाली सूची में क्या रखना चाहिए। सबसे पहले उन कार्यों को शामिल करें जो प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बाहरी परिस्थितियों के कारण आप वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे कार्य हैं जो एक या कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दूसरों से प्रतिक्रिया या अंतर्निहित कार्यों को पहले पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन्हें अपनी ना करने वाली सूची में रखें, क्योंकि वस्तुतः आप इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके बारे में सोचकर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद ना करें। जब आप उन अन्य लोगों से जवाब सुनेंगे तब भी वे वहीं रहेंगे। बस इस बात पर ध्यान दें कि आप किसी और से जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं और उस तारीख को नोट कर लें जिस दिन आपको जवाब नहीं मिलने पर फॉलो अप करना होगा। फिर इन्हें अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये आपकी नहीं बल्कि किसी और की सूची में है। आप अन्य लोगों को स्पष्ट करके और उनसे प्रश्न पूछकर भी चीजों को अस्थायी रूप से अपनी थाली से दूर कर सकते हैं। इससे कार्रवाई करने के लिए गेंद उनके पाले में आ जाती है और आप अन्य मामलों पर ध्यान देने के लिए वो समय ले सकते हैं। दूसरा, ऐसे कार्यों को शामिल करें जो आपकी परियोजनाओं के संबंध में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। ऐसी कई छोटी चीजें हैं जो आपकी आय में योगदान नहीं करती है और अक्सर ये छोटी चीजें होती हैं। व्यस्त काम, क्या आप इन्हें सौंप सकते हैं, किसी और को सौंप सकते हैं या इन्हें आउटसोर्स भी कर सकते हैं? क्या उन्हें सचमुच आपके समय की आवश्यकता है? दूसरे शब्दों में, क्या वे आपके समय के लायक हैं? और यदि आप ये कार्य किसी और को सौंपते हैं तो क्या आपके अलावा किसी को भी अंतर नजर आएगा? कार्य स्वयं अपने ऊपर लेकर क्या आप पूर्णतावाद के दलदल में फंसते जा रहे हैं? आपको अपना समय बड़े कार्यों पर खर्च करना चाहिए जो पूरी परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं, ना कि अदूरदर्शी तुच्छ कार्यों पर। अक्सर ये महत्वपूर्ण कार्यों की आड़ में बेकार कार्य होते हैं, जैसे कि आप जिस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं उसकी पार्किंग में बाइक शेड के लिए पेंट का रंग चुनना। तीसरा, ऐसे कार्यों को शामिल करें जो वर्तमान में चल रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त कार्य या उन पर दिए गए ध्यान से लाभ नहीं होगा। ये कार्य घटते प्रतिफल से ग्रस्त हैं। ये कार्य केवल ऊर्जा की बर्बादी है, क्योंकि इनमें अभी भी सुधार किया जा सकता है। संभावित सुधार की मात्रा या तो समग्र परिणाम या सफलता में कोई फर्क नहीं डालेगी या कोई महत्वपूर्ण सेंध लगाए बिना असंगत मात्रा में समय और प्रयास लेगी। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए इन कार्यों को पूरा माना जाना चाहिए। उन पर अपना समय बर्बाद ना करें और उन्हें प्राथमिकता मानने के चक्कर में ना पड़ें। एक बार जब आप अपनी प्लेट पर बाकी सब कुछ खत्म कर लेते हैं तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप किस चीज को चमकाने में कितना समय देना चाहते हैं। यदि काम
90% क्वालिटी पर है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो ये देखने का समय है कि इसे 0 से 90% तक लाने के लिए आपको और किस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, एक कार्य को 100% क्वालिटी पर पूरा करने की तुलना में 3 कामों को 80% क्वालिटी पर पूरा करना कहीं अधिक उपयोगी है। जब आप सचेत रूप से अपनी ना करने योग्य सूची की वस्तुओं से बचते हैं, तो आप स्वयं को केंद्रित और सुव्यवस्थित रखते हैं। आप ऊर्जा या समय बर्बाद नहीं करेंगे और अपना दैनिक उत्पादन नाटकीय रूप से बढ़ा देंगे। अनुपलब्ध खाद्य पदार्थों वाला मेन्यू क्यों पढ़ें? यह बेकार है और आपके मानसिक बैंडविड्थ को बर्बाद करता है। आपकी ऊर्जा के स्तर को उन चीजों से नष्ट होने से रोककर जो आपका समय और ध्यान खींचती हैं। एक ना करने वाली सूची आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है जो महत्वपूर्ण है। इसका आपके दिनचर्या पर बहुत नाटकीय और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जितनी कम चीजें आपके दिमाग को परेशान करती हैं, उतना बेहतर है। जिस प्रकार का तनाव और चिंता वे पैदा करते हैं, वो केवल प्रोडक्टिविटी में बाधा डालती हैं या उसे खत्म कर देती हैं। क्या ना करें सूची? क्या ना करें सूची आपके दिमाग को हवा में बहुत सारी चीजें रखने के बोझ से मुक्त कर देगी, क्योंकि ये उनमें से अधिकांश चीजों को खत्म कर देती है। आप उन गेंदों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो अभी भी उड़ान में हैं और प्रत्येक को लगातार आउट कर सकते हैं। 40-70 नियम। हम में से बहुत से लोग सुविधा क्षेत्र के बाहर कार्रवाई करने में अनिच्छुक होते हैं जब तक कि हमारे पास आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी ना हो। लेकिन क्या वास्तव में आपके पास कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत अधिक जानकारी हो सकती है? पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल के पास निर्णय लेने और कार्यवाही के बिंदु पर पहुंचने के बारे में एक सामान्य नियम है। उनका कहना है कि जब भी आप किसी कठिन विकल्प का सामना करें, तो उस निर्णय को लेने के लिए आपके पास आवश्यक जानकारी का 40% से कम और 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास आवश्यक जानकारी का 40% से कम है, तो आप अनिवार्य रूप से जानबूझकर निशाना साध रहे हैं। आप आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं जानते हैं और संभवतः बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप अधिक डेटा का पीछा करते हैं जब तक कि आपको अपनी आवश्यकता का 70% से अधिक नहीं मिल जाता है, तो आप अभिभूत और अनिश्चित हो सकते हैं। हो सकता है कि अवसर आपके हाथ से निकल गया हो और किसी और ने पहले ही शुरुआत करके आपको हरा दिया हो। लेकिन 40% और 70% के बीच उस मधुर स्थान में आपके पास आगे बढ़ने और अपने अंतर्ज्ञान को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। कॉलिन पॉवेल के संदर्भ में ये वो जगह है जहां प्रभावी नेता बनते हैं, वे जिनके पास ऐसी प्रवृत्ति होती है। सही दिशा में बात यह है कि कौन आपके संगठन को सफलता की ओर ले जाएगा। सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के अपने उद्देश्यों के लिए हम सूचना शब्द के अन्य प्रेरकों से बदल सकते हैं। 40-70% अनुभव, 40-70% पढ़ना या सीखना, 40-70% आत्मविश्वास या 40-70% योजना। 40-70% अनुभव, 40-70% पढ़ना या सीखना, 40-70% आत्मविश्वास या 40-70% योजना। जब हम कार्य पूरा कर रहे हैं, तो हम तुरंत विश्लेषण और योजना भी बना रहे होंगे। इसलिए निश्चितता की ये सीमा हमें कार्यवाही की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब आप 70% से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं,
तो आपकी गति की कमी के परिणाम स्वरूप कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ये आपकी गति को भी नष्ट कर सकता है या आपकी रुचि को रोक सकता है, जिसका प्रभावी अर्थ ये है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। इस सीमा को पार करने से और कुछ हासिल नहीं होने की बहुत अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए मान लें कि आप एक कॉकटेल बार खोल रहे हैं जिसमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की शराब खरीदनी शामिल है। जब दरवाजे खुलने के लिए तैयार होंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपकी आवश्यकता की सारी शराब तैयार रहेगी, लेकिन दूसरी ओर ग्राहकों को पर्याप्त विकल्प दिए बिना परिचालन शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आपके पास उपलब्ध इन्वेंट्री का कम से कम 40% ना हो जाए। आपने गति स्थापित कर ली है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आप अपनी आवश्यकता का आधे से अधिक प्राप्त कर सकें तो आप खोलने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। हो सकता है कि आप बारटेंडर की गाइड में बताए गए हर ड्रिंक को पूरी तरह से बनाने में सक्षम ना हो, लेकिन आपके पास कुछ विविधताओं के साथ मुख्य ड्रिंक को कवर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। यदि आपके पास लगभग 50 to 70% इन्वेंट्री है तो आप संभवतः तैयार हैं। जब शेष इन्वेंट्री आती है तो आप पहले से ही कार्यवाही में होंगे और उस नई इन्वेंट्री को अपनी पेशकश में शामिल कर सकते हैं। यदि आपने तब तक इंतजार किया जब तक आपके पास 70% या अधिक इन्वेंट्री नहीं हो गई तो आप अपने आप को अपनी इच्छा से अधिक समय तक तटस्थ स्थिति में फंसा हुआ पा सकते हैं। सोचने का ये तरीका ना की तुलना में अधिक कार्यवाही की ओर ले जाता है। जब तक आपके पास कदम उठाने के लिए आवश्यक 40% राशि ना हो तब तक इंतजार करना आपके आराम क्षेत्र के अंदर एक गतिहीन प्रवास नहीं है। आप सक्रिय रूप से योजना बना रहे हैं कि आपको बाहर निकलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, जो कि ठीक है। इससे पहले कि आप ऐसा करने के लिए 100% या यहाँ तक कि आधे तैयार हो, निष्पादन करना एक तरह का साहसिक कदम है जो आपको जल्दबाजी में आपके आराम क्षेत्र की उदासीनता से बाहर निकाल देता है। कुछ ना करें। बर्नआउट एक बहुत ही वास्तविक जोखिम है, खासकर आज के आधुनिक युग में जहां आगे बढ़ने के लिए ऐसा लगता है कि हर किसी के पास पूर्णकालिक नौकरी के साथ साथ एक अतिरिक्त करियर भी है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना है। हम अपने जीवन से आनंद की आखिरी बूंद निचोड़ने के साधन के रूप में जानबूझकर अपने दिनों को पेशेवर और सामाजिक गतिविधियों से भरा रखना चाहते हैं। विडंबना यह है कि ये जल्दी ही प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ऐसी बैटरी होती है जो इस तरह काम कर सके। जहां तक ये बात है कि आपके मस्तिष्क के लिए इसका क्या मतलब है, तो थोड़ी सी भी थकान आपके विचार की स्पष्टता को प्रभावित करेगी। वो हिस्सा हमारे अपने जीवन से स्पष्ट होना चाहिए। हम 3 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद पर बेहतर काम करते हैं। हालांकि जो कम स्पष्ट है वो ये है कि हर चीज से अलग होना और कुछ भी नहीं करना वास्तव में अधिक रचनात्मक और अंतर्दृष्टि का मार्ग हो सकता है। एक कारण है कि जब हम जिम में या शावर में आराम कर रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास प्रसंगानुपात की अनुपातहीन संख्या है। विचार स्वाभाविक रूप से मन को थका देने वाला होता है और इसकी विशेषता ये है कि मस्तिष्क बीटा तरंगे उत्सर्जित करता है। दूसरी ओर आराम और ध्यान की कमी मस्तिष्क द्वारा अल्फा तरंगों का उत्सर्जन करने की विशेषता है। अल्फा तरंगे इससे संबंधित हैं। अन्य लोगों के अलावा प्रोफेसर फ्लेवियो फ्लोलिच के अध्ययनों से पता चला है कि अल्फा तरंगे बढ़ी हुई स्मृति, रचनात्मक सोच और समग्र रूप से बढ़ी हुई खुशी से जुड़ी है। शायद यही कारण है
कि इन दिनों ध्यान और सचेतन अभ्यास पर इतना जोर दिया जा रहा है। वे जानबूझकर आपको धीमा कर देते हैं और आपको अल्फा तरंगे जारी करने की स्थिति में डाल देते हैं, जिसमें खुशी और जीवन संतुष्टि में वृद्धि होती है। दुनिया के अधिकांश शीर्ष कलाकार जैसे कि CEO हमेशा ध्यान को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हैं। संभवतः यही कारण है। चीजों को व्यवस्थित करने की क्षमता उन्हें महत्वपूर्ण होने पर अपने चरम पर काम करने की अनुमति देती है, जैसे दिन के मध्य में बैटरी रिचार्ज करना। वहां उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए केवल कुछ अल्फा तरंगे उत्पन्न करने के लिए ब्रेक लेना जरूरी नहीं है। इसे विश्राम मत समझो, इसे ठीक होने के रूप में सोचें, ताकि जब आपको वास्तव में रचनात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता हो तो आप तैयार हो सकें। यदि हमारे पास कोई एथलेटिक प्रतियोगिता है तो हम सहज रूप से सोना, खिंचाव और अपने शरीर को गर्म करना जानते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग के लिए ऐसा करने की उपेक्षा करते हैं। जब आप अधिक आराम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो आप अपने दिमाग को भटकने की अनुमति देने की स्थिति में प्रवेश करते हैं और आप तरोताजा होकर वापस आते हैं। अपने आप को दिवास्वप्न देखने की अनुमति दें, क्योंकि पिछली बार कब आपके दिवास्वप्न उबाऊ और नियमित बनाम रचनात्मक और विचित्र थे। यदि आपको अवकाश की आवश्यकता है तो अपना फोन उठाने और अपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की इच्छा को रोकें। बस खाली जगहों को घूरते रहना आपके समय का बेहतर उपयोग हो सकता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन, अपने वातावरण में विकर्षणों को कम करें। ये पता चला है कि दृष्टि से ओझल ध्यान भटकाने के साथ मन से भी ओझल हो जाता है। इसलिए अपने कार्य केंद्र के पास कोई भी उत्तेजक चीज ना रखें, अन्यथा आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जहां भी संभव हो डिफॉल्ट क्रियाएं बनाएं। ये वो जगह है जहां आपके लिए सबसे आसान और सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता वो रास्ता है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। ये उत्पादकता के लिए आपके वातावरण को क्यूरेट करने और डिजाइन करने के माध्यम से भी किया जाता है। सिंगल टास्किंग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि ये निश्चित रूप से मल्टीटास्किंग की खामियों को साबित करती है। जब आप एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करते हैं तो आप ध्यान अवशेष बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक नए कार्य के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है, भले ही आप उससे पहले से परिचित हों। आप इसे सिंगल टास्किंग द्वारा और बैचिंग द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं, जो तब होता है जब आप अपनी मानसिक दक्षता को भुनाने के लिए सभी समान प्रकार के कार्यों को एक साथ करते हैं। क्या ना करने की सूची भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितनी कि करने योग्य सूची, क्योंकि हमें शायद ही कभी बताया जाता है कि क्या अनदेखा करना है। परिणाम स्वरूप ये ध्यान भटकाने वाले या चुपचाप समय बर्बाद करने वाले हमारे स्थान पर आक्रमण कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है। उन कार्यों को शामिल करें जिन पर आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रगति नहीं कर सकते या मदद नहीं कर सकते। 40 to 70 नियम तब होता है जब आप अपनी इच्छित जानकारी की मात्रा के माध्यम से निष्क्रियता को मात देते हैं। यदि आपके पास 40% से कम है तो कार्यवाही ना करें, लेकिन यदि आपके पास 70% है तो आपको कार्य करना होगा। आपके पास कभी भी 100% नहीं होगा और संभावना है 70% पर्याप्त से अधिक है। बाकी आप वैसे भी सीखते हैं। अंततः हो सकता है कि आप समय समय पर कुछ ना करना चाहें। ये आराम और विश्राम है, लेकिन आपको इसे मानसिक सुधार के रूप में सोचना चाहिए।
एक एथलीट दौड़ या मैच के बीच क्या करता है? आप समझ गए, वे ठीक हो जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएं। चैप्टर 7 घातक खतरे। अनुसरण करने के विज्ञान में बड़ी संख्या में गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपकी प्रगति पर असर डाल सकती है। माइकल को लीजिए, माइकल केवल इंसान है। इस प्रकार जब उन्होंने पहली बार अपनी घरेलू कंसल्टेंसी फर्म शुरू की तो उन्होंने फॉलो थ्रू में कुछ गलतियां की। उनका मानना था कि अपना बिजनेस शुरू करने से रातों रात उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने कल्पना की थी कि उन्हें कम से कम काम के लिए ढेर सारा पैसा मिलेगा, अपनी नवजात बेटी के साथ खेलने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और यहाँ तक कि जिम जाने और आर्नोल्ड की तरह एक्साइटेड होने के लिए भी समय मिलेगा। उसने कल्पना की कि कोई बॉस न होने से उसका बहुत सारा समय खाली हो जाएगा। हफ्ते बीतते गए और उसने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। वास्तव में उनकी अपेक्षाएं इतनी अधिक थी कि वे डराने वाली और हतोत्साहित करने वाली थी। इसे झूठी आशा सिंड्रोम कहा जाता है। माइकल ने सोचा कि वो मानवीय रूप से जितना संभव था उससे कहीं अधिक हासिल करेगा। उसकी दूसरी गलती ये थी कि वो खुद को नहीं जान पाया, या ये नहीं जान पाया कि उसने सबसे अच्छा काम कैसे किया। उन्होंने अपने ऊपर एक अवास्तविक स्केड्यूल थोपने की कोशिश की जो उनकी प्राकृतिक लय और कार्य प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं था। झूठी आशा सिंड्रोम तब होता है जब आप सोचते हैं कि आप अपनी टू डू लिस्ट में सब कुछ कर सकते हैं और कम समय में अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। आप स्वयं से या किसी ग्राहक से चांद का वादा करते हैं। जब आप कुछ हासिल नहीं कर पाते तो आप बेहद निराश हो जाते हैं और वास्तव में यही बड़ी उम्मीदें इसका कारण बनती हैं। आपकी कार्य भावना पर नकारात्मक प्रभाव, वे आपको पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे और आपके द्वारा अनुभव की गई विफलता से और अधिक भयभीत हो जाएंगे और आप शुरुआत से भी बदतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। जब माइकल ने अपना बिजनेस शुरू किया तो वो अपने जीवन में बड़े बदलावों की कमी से बेहद निराश था। उसका जीवन रातों रात जादुई रूप से नहीं बदला। उन सभी बदलावों के लिए उनके पास ऊर्जा नहीं थी जो वो करने की योजना बना रहे थे। साथ ही उसे काम करने से नफरत थी क्योंकि वो गलत शेड्यूल का पालन कर रहा था। वो काम में पिछड़ने लगा और जिन कामों से उसे नफरत थी उन्हें टालने लगा। उसने सुबह 3 कप कॉफी पीते हुए काम करने की कोशिश की और पाया कि वो काम नहीं कर पा रहा है। थोड़ी देर के बाद माइकल ने इस बात पर गौर करने का फैसला किया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था और वो कैसे असफल हो रहा था। उन्होंने अपनी जीवन शैली को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए अपने कार्यक्रम को समायोजित किया और अपनी बेटी के साथ देर तक जागने के बाद सुबह जल्दी काम करना बंद कर दिया, जिसने अभी तक सामान्य नींद चक्र हासिल नहीं किया था। उन्होंने पाया कि एक समय में केवल कुछ ही लक्ष्यों पर कैसे काम किया जाए और जब भी संभव हो अपने लक्ष्यों के लिए समय निकाला जाए। अचानक माइकल को बेहतर महसूस हुआ और उसने बेहतर काम किया। जब से वो अधिक आरामदायक और यथार्थवादी खांचे में आया, जीवन बहुत आसान हो गया। वो अब इतना अभिभूत और निराश नहीं था, इसलिए उसने काम को तुच्छ समझना बंद कर दिया और घृणा और भय के कारण काम को टालना बंद कर दिया। माइकल की तरह हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन कौन सी गलतियों से बचना है ये सीखना
आपको अन्य लोगों से आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि आप इन सामान्य गलतियों से बचते हैं तो आप अपने आत्म अनुशासन या अनुसरण की इच्छा शक्ति पर कर नहीं लगाएंगे। झूठी आशा सिंड्रोम। झूठी आशा सिंड्रोम जो माइकल के पास था वो है जहां आप अपने द्वारा किए जा सकने वाले परिवर्तनों को अधिक महत्व देते हैं। आप जो कर सकते हैं और अपने जीवन में जो परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं उनकी गति, संख्या और सहजता के बारे में आप अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। जब आप वांछित परिवर्तनों की अपनी सूची में सब कुछ पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपने ऊंचे लक्ष्यों तक पहुंचने में असफल होने की निराशा एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया के कारण बन सकती है जो आपको उम्मीद छोड़ने पर मजबूर कर देगी। भले ही आपके पास बेहद मजबूत आत्म अनुशासन और बदलाव की इच्छा हो, फिर भी अगर आपकी उम्मीदें बहुत अधिक हैं तो आप असफल ही होंगे। उचित अपेक्षाओं के लिए योजना बनाएं और पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन आशाओं को छोड़ना सीखें जो यथार्थवादी नहीं है और ऐसी अपेक्षाएं स्थापित करना सीखें जिन्हें आप वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं या पूरी कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण ये सोचना हो सकता है कि आप जादुई रूप से अपनी कार्य आदतों को बदलने में सक्षम होंगे, भले ही आपने अतीत में वही काम करने की कोशिश की हो और असफल रहे हो। उदाहरण के लिए आप ध्यान भटकाने और एक साथ कई काम करने की उम्मीद करते हैं, भले ही ये आपके लिए पहले कभी काम ना आया हो। अपना दृष्टिकोण बदलना और ये विश्वास ना करना कि आप बहुत अधिक आत्म परिवर्तन शुरू कर सकते हैं सफल होने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये आपको पुरानी आदतों में पड़ने और खुद को निराश होने से रोकता है। झूठी आशा आपकी अपेक्षाओं को कंट्रोल करने के बारे में है। जब आप यथार्थवादी उम्मीदें रख सकते हैं तो आप वास्तव में हासिल कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास, योग्यता और कौशल पैदा होता है और कुछ भी अपने आप को दिल टूटने और असफलता के लिए तैयार करना है जो उत्पादक नहीं होता है। बस याद रखें कि आपके लक्ष्य आपकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ज्यादा सोचना और गलती है ज्यादा सोचना। ज्यादा सोचना खुशी, आशा और तर्क का मुख्य हत्यारा है। ये आपकी सकारात्मकता और आगे बढ़ने की इच्छा को खत्म कर देता है। ज्यादा सोचने से आप अनिवार्य रूप से नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ढूंढना बहुत आसान होता है और अंततः आपकी संपूर्ण विश्व दृष्टि अंधकारमय हो जाती है। ज्यादा सोचना बहुत लुभावना है क्योंकि ये प्रगति की नकल करता है। आखिरकार आप काम के बारे में सोच रहे हैं और सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप एक्टिव हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादा सोचना चुपचाप आपको परेशान कर रहा है और ये केवल गति बनाम वास्तविक कार्रवाई का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। आप बहुत सारे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और बहुत अधिक रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कार्यकारी निर्णय लेने की आपकी क्षमता सीमित हो जाती है। आप रिसर्च करने और उन चीज़ों के लिए योजनाएं बनाने में समय बर्बाद कर रहे हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती। ज्यादा सोचने से आप निर्णय लेने की अपनी क्षमता को स्थिर कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक बैरी श्वार्ट्ज सुझाव देते हैं कि पसंद का विरोधाभास हानिकारक है, क्योंकि ये विश्लेषण पक्षाघात की ओर ले जाता है। उनके अध्ययन से पता चलता है कि वास्तव में अधिक विकल्प होने से लोगों में चिंता विकसित होती है और वे लंबे समय में कोई विकल्प चुनने से बचते हैं।
कम वर्तमान विकल्प होने से लोगों को इसे कम करने में मदद मिलती है। विचार करें, जब आप वॉलमार्ट जाते हैं और आपको अपने कार्यालय के लिए एक नया प्रिंटर खरीदने का सामना करना पड़ता है। प्रिंटरों की दीवार के सामने खड़े होकर, जिनमें से सभी शानदार विज्ञापन हैं और इतनी सारी विशेषताएं हैं, आप खुद को अभिभूत महसूस करते हैं और एक प्रिंटर पर टिक नहीं पाते। आप घबरा जाते हैं और जो सबसे पहले देखते हैं उसे खरीद लेते हैं, या आप जरूरत पड़ने पर भी बिना खरीदे घर चले जाते हैं। आपने प्रिंटर्स पर विचार विमर्श करने में इतना समय बर्बाद कर दिया और आप अभिभूत होने के कारण प्राप्त जानकारी का उपयोग भी नहीं कर पाए। आप निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि इस प्रक्रिया में आपके मस्तिष्क पर बहुत अधिक जानकारी लोड हो रही है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे अत्यधिक सोचना आपकी अनुसरण करने और कार्यान्वित करने की क्षमता को खत्म कर देता है। इसलिए ज्यादा सोचने के बजाय कार्यवाही पर जोर दें। अधिकांश कार्यवाहियां परिवर्ती हैं। आप आसानी से वॉलमार्ट को एक प्रिंटर वापस कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बिना रुके एक ही स्थान पर रहेंगे तो आपको कोई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आप अपने द्वारा दिए गए विकल्पों और अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड को भी सीमित कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत की मुख्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और सबसे आसान विकल्प ढूंढें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हो। सर्वोत्तम ब्रांड खोजने के लिए गूगल पर जुनूनी रूप से रिसर्च करने या हजारों ब्रांड्स की तुलना करने के चक्कर में ना पड़ें। संभावना है उनमें से 90% बिल्कुल वही करते हैं जो आप थोड़े से बदलाव के साथ चाहते हैं। तो आप वास्तव में किस पर विचार विमर्श कर रहे हैं? यदि आपको एक नया कार्यालय प्रिंटर खरीदने का काम सौंपा गया है, तो अपने कार्यालय के प्रिंटर में ज़रूरी 3 विशेषताओं का निर्धारण करें। फिर वॉलमार्ट पर जाएं और सबसे सस्ता खरीदें जो उन सभी ज़रूरतों को पूरा करता हो। आंखों पर ऐसे पट्टी बांध दो कि किसी और चीज़ का कोई मतलब ही ना रह जाए। ये आपकी जानकारी के सेवन को सीमित करने और जानबूझकर अनभिज्ञ रहने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अत्यधिक सोचना हमारे अंदर आ सकता है क्योंकि हमारे पास महत्वपूर्ण बातों पर स्पष्टता नहीं है। इसलिए जब आप उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं तो अचानक आप स्पष्ट विकल्प देख सकते हैं। चिंता का अत्यधिक सोचने से गहरा संबंध है और ये तीसरी शक्तिशाली गलती है जिसे आप आगे बढ़ते समय कर सकते हैं। चिंता तब होती है जब आप वास्तविक या काल्पनिक समस्याओं पर चिंतन करते हैं। ये आपको वर्तमान से बाहर ले जाता है जिस पर आपका कंट्रोल है, और आपको भविष्य या अतीत में ले जाता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। चिंता आपका कंट्रोल और संयम छीन लेती है, लेकिन कार्रवाई करना और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना आपको अभी काम पूरा करने की अनुमति देकर आपको सशक्त बनाता है। अपनी मानसिकता को समस्याओं और गलतियों के बजाय कार्रवाई और समाधान की ओर बदलने का प्रयास करें। इसके अलावा चिंता आपका उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है जो वास्तविक भी नहीं हो सकती हैं और जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, और आप इन चिंताओं के लिए समय और ऊर्जा समर्पित करते हैं जिसे आप काम पर खर्च कर सकते हैं। किसी को कम चिंता करने के लिए कहना एक कठिन काम है, लेकिन सच तो ये है कि चिंता करने से आपको 2 बार कष्ट झेलना पड़ता है। एक बार चिंता के दौरान और दूसरी बार जब कोई भयावह घटना वास्तव में घटित होती है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको बिना किसी कारण के ही कष्ट उठाना पड़ा है। चिंता
प्रोडक्टिविटी के रूप में भी सामने आ सकती है, लेकिन फिर भी ये व्यर्थ गति है। कहीं ना पहुंचने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तविक हैं और घटित हो चुकी हैं, ना कि काल्पनिक परिणामों या परिदृश्यों पर जो कभी घटित नहीं हो सकते। वो करें जो आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि आप बस इतना ही कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करते समय डर की बजाय कार्रवाई और कंट्रोल की मानसिकता अपनाएं। स्वयं को जानें। बड़ी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है स्वयं को जानने में असफल होना। स्वयं को जानने से आप ये पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि सबसे अच्छा काम कैसे किया जाए और अपने लिए सबसे अधिक लाभकारी वातावरण कैसे बनाया जाए। सभी लोग एक जैसे काम नहीं करते। एक आदमी एक विस्तृत कार्यक्रम पसंद कर सकता है जो उसके दिन के हर हिस्से को बताता है, जबकि दूसरे आदमी को सांस लेने की जगह और सहजता की जरूरत होती है। एक महिला को एक शांत वातावरण की आवश्यकता हो सकती है जहां वो अकेले काम कर सके, जबकि दूसरी महिला को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों और सामाजिक कार्य वातावरण की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि माइकल को पता चला, अपने ऊपर अवास्तविक या अनुपयुक्त कार्यक्रम, आदर्श या वातावरण ना थोपें और सफल होने की उम्मीद ना करें। खोजें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और फिर आगे बढ़ने के लिए उसे लागू करें। आप तभी सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं यदि आप अपने सर्वोत्तम वातावरण में हैं। अपने आप को किसी ऐसी चीज के अनुरूप होने के लिए मजबूर करने के बजाय ये पता लगाएं कि वो वातावरण कैसा है जो आपको सूट नहीं करता है और इसके बजाय आपको दुखी बनाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी में बाधा डालता है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं और शक्तियों का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं तो आपके अनुसरण करने की अधिक संभावना होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को अपने सर्वश्रेष्ठ, अपने चरम पर काम करने की अनुमति दे रहे हैं। आप स्वयं से नहीं लड़ रहे हैं और इसके बजाय अपने प्रवाह के भीतर काम कर रहे हैं और अपनी शक्तियों तक पहुंच बना रहे हैं। आप किसी और के सक्सेस फॉर्मूले का पालन करके खुद को दुखी नहीं कर रहे हैं। अलग होने के लिए खुद को और दूसरों को आंकना बंद करें। हम बिल्कुल अलग हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत नाजुक है और इसे फलने फूलने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि आप इसका पालन करना चाहते हैं तो अपने आप से वही व्यवहार करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। पता लगाएं कि आप दिन में किस समय सबसे अच्छा काम करते हैं, फिर उस दौरान काम करें। दूसरों को सुबह 8 बजे से पहले कार्यशील ना होने या देर रात तक काम करने के लिए आपको आंकने ना दें। अपने सर्वोत्तम समय पर काम करने से आप अधिक प्रोडक्टिव बन सकेंगे और अधिक आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग तब कर रहे हैं जब आपके पास इसका सबसे अधिक उपयोग हो। यदि आप सुबह उठने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो सुबह जल्दी काम करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे आपको केवल असफलता ही मिलेगी। स्वयं को जानने का एक और घटक है, आप क्यों असफल हो रहे हैं, इसका निदान करना और अंतर्निहित समस्या को ठीक करना। ये आपके फॉलो थ्रू की कमी के कारण और स्रोत का निदान कर रहा है ताकि आप इसका समाधान कर सकें। केवल जब आप अपने खराब फॉलो थ्रू का कारण निर्धारित कर लेते हैं तभी आप वास्तव में इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। विफलता के लिए गलत कारण को जिम्मेदार ठहराने की सामान्य गलती ना करें।
अन्यथा आप कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। यदि आपको फॉलो थ्रू में परेशानी हो रही है तो शेरलॉक होम्स बने। कटौती की शक्ति का उपयोग करके ये पता लगाएं कि क्या गलत है और आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि आप एक और टाइम मैनेजमेंट बुक पढ़ रहे हों, जबकि आपको एक कैलेंडर रखना चाहिए और किताबों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप हर चीज़ को व्यवस्थित और लेबल करने का प्रयास कर रहे हों, जबकि वास्तव में आपके पास बहुत अधिक सामान है और आपको उनमें से कुछ से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप हतोत्साहित हों, इसलिए आप काम टालते रहते हैं और असफल होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आपकी निराशा क्यों बढ़ रही है। वास्तव में इस बात पर विचार करें कि जब आप अनुसरण नहीं करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। किसी परियोजना के आरंभ चरण के दौरान अपनी भावनाओं को देखें और देखें कि क्या आप अभिभूत महसूस करते हैं या चीज़ों को उचित रूप से समाप्त करने के लिए उन्हें बहुत लंबे समय तक टाल देते हैं। आप विशेष रूप से हार क्यों मानते हैं? जब आपको कारण मिल जाए तो आप ये पता लगा सकते हैं कि समस्या को सुधारने के लिए इस किताब में दिए गए नियमों या मानसिकताओं में से किसी एक को कैसे लागू किया जाए। विफलता होती है और ये घटित होने वाली है। ये दुनिया का अंत नहीं है। ये निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी का अंत नहीं है, लेकिन असफलता तभी उपयोगी है जब हम कारण से अवगत हों। जब हम कारण देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए और भविष्य में बार बार होने वाली विफलता से कैसे बचा जाए। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं, जब तक हमें ये एहसास नहीं हो जाता कि वास्तव में क्या हो रहा है। अपनी विफलताओं के कारणों का शीघ्र निदान करके समय बर्बाद करने से बचें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने और उसे पूरा करने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, नाम बताने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन इस अध्याय में कुछ चुनिंदा लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और खतरनाक हैं। झूठी आशा सिंड्रोम तब होता है जब आप उम्मीद करते हैं कि आप वास्तविक हद तक बदलाव या सुधार कर पाएंगे। जब आप अनिवार्य रूप से इस लक्ष्य को पूरा करने में विफल हो जाते हैं तो एक बहुत ही वास्तविक प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शुरू करने से पहले की तुलना में और भी कम प्रेरित और अनुशासित हो जाते हैं। इसे हराने के लिए अपने इतिहास के आधार पर उचित अपेक्षाएं निर्धारित करें और लक्ष्यों और अपेक्षाओं के बीच अंतर को समझें। ज़्यादा सोचना डरपोक है, क्योंकि ये क्रिया जैसा लगता है और यहाँ तक कि प्रोडक्टिव भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अत्यधिक सोचना तब होता है जब आप एकाग्रचित हो जाते हैं और कार्यवाही की दिशा में पहला कदम नहीं उठा पाते हैं। उन विवरणों पर ध्यान ना दें जो मायने रखते हैं। जानबूझकर बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और आप अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे। चिंता तब होती है जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अनिवार्य रूप से नकारात्मक परिदृश्य और नुकसान निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि चिंता तब भी होती है जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जिसे आप वर्तमान में कंट्रोल कर सकते हैं उसे अनदेखा कर देते हैं। इसका समाधान इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप अभी और केवल अभी क्या कर सकते हैं। क्या आपकी अपने बारे में जानकारी है? खैर, उत्पादकता के संदर्भ में और आप कैसे काम करते हैं और सर्वोत्तम उत्पादन करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप दिन का समय, वातावरण, सेटिंग इत्यादि पर विचार कर सकते हैं,
लेकिन आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्वयं को जानना, स्वयं को देखने और ये समझने की क्षमता भी है कि आप असफल क्यों हुए या कम रह गए। ये आत्मनिदान करने और आत्म जागरूक होने की क्षमता है। चैप्टर 8 सफलता के लिए दैनिक प्रणालियाँ। नेड ने अपनी स्वयं की सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। वो अपना खुद का बॉस बनकर बहुत रोमांचित था और उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि उसे ग्राहकों को प्रबंधित करने, ईमेल का जवाब देने, लीड तैयार करने, चालान भेजने, अपना कंसल्टेंसी कार्य करने आदि में कोई परेशानी होगी। सबसे पहले नेट के बिजनेस में सब कुछ बढ़िया था। वो जल्दी उठता था, ईमेल का जवाब देता था और लीड उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र भेजता था। फिर वो अपनी सामान्य नौकरी पर लग जाएगा। जब उसके पास खाली समय होता तो वो ईमेल पर वापस आ जाता। देर रात तक वो काम करता रहता था। अपनी विभिन्न परियोजनाओं पर काम करते हुए खुद को बाजार में लाने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस आगे बढ़ा, अचानक उसके इनबॉक्स में बाढ़ सी आ गई। उसकी परियोजनाओं की सूची लगातार लंबी होती गई। अचानक वो पूरी तरह से अभिभूत हो गया। कम से कम 12 घंटे का समय लगाते हुए उन्हें ईमेल तक पहुंचने, ग्राहकों से संपर्क करने, समय पर चालान भेजने और समय सीमा को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसे ऐसा लगा मानो वो डूब रहा हो। गुस्साए ग्राहक उसे परेशान करते थे, ये जानने की मांग करते हुए कि उनका काम कहाँ तक पहुंचा। उसकी मेज देखकर मार्था स्टीवर्ट रो पड़ी होगी। नेड उन महत्वपूर्ण कागजात या नोट्स की तलाश में 15 मिनट तक का समय बिताता था जो उसने परियोजनाओं पर बनाए थे। उनका गृह कार्यालय अस्त व्यस्त था। जिस कमरे को उन्होंने बहुत खुशी से रंगा और सजाया था वो अब एक जेल था जहां उन्होंने अपना लगभग सारा समय बिताया। नेड स्वयं और भी बदतर दिख रहा था। वो एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता था और कॉफ़ी और फास्ट फूड पर डिपेंड था। उसकी आंखों के नीचे गहरी थैलियां विकसित हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि वो लीड खो रहा था और पैसे खो रहा था। उनकी वेबसाइट और उनकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पर खराब रिव्यूज़ आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी कंसल्टेंसी फर्म फेल हो रही है। नेड ने क्या गलत किया? उन्होंने किसी सिस्टम का उपयोग नहीं किया। उन्होंने हर काम को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा किया और इसे आसान बनाने के लिए अपने काम को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने का कोई तरीका लागू नहीं किया। उसने एक ही बार में बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लिए। उन लक्ष्यों को आसान बनाने के लिए किसी प्रणाली का उपयोग किए बिना हर दिन कई लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की। इच्छा शक्ति एक हद तक महान है। आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन सफल होने के लिए केवल अपनी इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन पर भरोसा करना आपको विफल कर सकता है। यदि आप इस पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को अपनी अधिकतम सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बार जब आप अपनी अधिकतम क्षमता हासिल कर लेते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन अस्थिर होते हैं और जब आप अभिभूत हो जाते हैं तो वे ढह सकते हैं। नेड की कहानी इस बात की एक बेहतरीन झलक है कि क्या होता है जब आप हमेशा अपने आप को उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करते हैं जो आपके जीवन में सफलता के लिए करने की आवश्यकता होती है। अभिभूत होने और अधिक काम करने की भावना पर काबू पाना आसान नहीं है। जब आप निराशा और थकान महसूस कर रहे हों तब भी आपको
अपनी सफलता को लगातार बनाए रखने के लिए एक संगठनात्मक प्रणाली बनानी होगी। विशेष रूप से बिजनेस में ऐसे दिन आएंगे जब जड़ता बहुत अधिक होगी और आपको अपनी कार्य सूची में कार्य करने का मन नहीं होगा। ऐसे कार्य होंगे जिन्हें करने से आप डरते हैं और इसलिए आवश्यक इच्छा शक्ति नहीं जुटा पाएंगे। और ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सफलता में बाधा डालने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि आपके पास हमेशा उनसे लड़ने की ताकत ना हो। यहीं पर दैनिक प्रणालियां चलन में आती हैं। सिस्टम कार्यों का एक समूह है जिसे आप अपनी सफलता को सुव्यवस्थित करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हर दिन लगातार करते हैं। अपने आप से भिन्न अनुशासन और इच्छा शक्ति एक प्रणाली आपको व्यवस्थित करती है और आपको खुद पर दबाव डाले बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करती है। दूसरी ओर इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन आपको केवल खुद को काम करने के लिए मजबूर करने की शक्ति प्रदान करते हैं। वे आपको काम करने का कोई निर्धारित तरीका या पूरा करने के लिए कार्यों की सुव्यवस्थित सूची नहीं देते हैं। एक प्रणाली नियमित हो जाती है ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, बल्कि आप बस उसे करते रहें। एक प्रणाली की कुंजी लक्ष्यों पर काम करने के बजाय अपने जीवन में प्रगति और निरंतरता पर काम करना है। उदाहरण के लिए आइए नेट पर वापस जाएं और विचार करें कि क्या उसने कार्यों को विभाजित करने और प्रत्येक कार्य के लिए समय निकालने के लिए टाइम मैनेजमेंट प्रणाली का उपयोग किया था। उसके पास ऑटोमेटिक चीजें हो सकती थी ताकि वो कम तनाव, अव्यवस्था और भ्रम के साथ अपने सभी कार्य समयबद्ध तरीके से कर सके। यदि नेट ने अपने बिजनेस के दृष्टिकोण में कुछ सरल दैनिक प्रणालियां लागू की होती तो वो अधिक सफल होता। नेट अपने आत्म अनुशासन पर बहुत अधिक निर्भर था। वो अपने आप को अकेले इतना सारा काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। अधिकतम कार्य करते हुए वो थक गया और असफल होने लगा। परिप्रेक्ष्य के लिए एक लक्ष्य एक प्रणाली के विपरीत है, क्योंकि लक्ष्य प्रणालियों में एक भूमिका निभाते हैं। सिस्टम ये सुनिश्चित करने के तरीके हैं कि आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। वे एक समय में एक ही चीज तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि लक्ष्य है। इसके बजाय वे हर उस चीज पर लागू होते हैं जो आपको अपने प्रयास में करना चाहिए। एक बार जब आप एक लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो आप बस अपने सिस्टम का अनुसरण करके आसानी से अगले लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सिस्टम आपको आपके द्वारा निर्धारित प्रत्येक लक्ष्य तक ले जाएगा। सिस्टम आपको असफलता से भी बचाता है, भले ही आप किसी लक्ष्य तक ना पहुंच पाएं। मान लें कि एक दिन के लिए आपका लक्ष्य अनुदान प्रस्ताव के लिए 1000 शब्दों का लेखन पूरा करना है। आप कुछ काम पूरा करने में मदद के लिए एक सिस्टम का उपयोग करते हैं, लेकिन आप 1000 शब्दों के निशान तक नहीं पहुंचते हैं। ये पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि आपने अभी भी कुछ लेखन किया है। एक प्रणाली आपको बेहतर स्थान तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, भले ही आप अपने सटीक लक्ष्य को पूरा ना कर पाएं। उस बेहतर जगह से आगे बढ़ना और बाद में अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करना और भी आसान हो जाता है। जब आपके पास एक अच्छी प्रणाली हो तो हर दिन आपको अंतिम लक्ष्य के और करीब पहुंचने का मौका मिलता है। नेड ने प्रत्येक दिन लक्ष्यों की एक सीरीज को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे नई लीड तैयार करना और परियोजनाओं को पूरा करना। उन्होंने ऐसी किसी भी प्रणाली को लागू नहीं किया जो उन्हें प्रत्येक दिन एक विशिष्ट समय पर अपने लक्ष्यों के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए मजबूर करे। यदि उसने एक प्रणाली लागू की होती
और अपने काम को संरचित किया होता तो वो अराजकता में काम करने और खुद को थका देने के बजाय समय पर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होता। तब उसका बिजनेस फलता फूलता, क्योंकि वो एक साथ नए ग्राहक बनाता और पुराने ग्राहकों को प्रसन्न करता। सिस्टम बनाना एक समग्र लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरू होता है। फिर आप वो मचान बना सकते हैं जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। एक स्कोर बोर्ड रखें। पहले प्रकार की प्रणाली अपने लिए एक विस्तृत स्कोर बोर्ड रखना है। इस प्रणाली का सार ये है कि यदि आपको लगता है कि आपके पास कुछ जीतने की संभावना है तो आप कहीं अधिक प्रेरित होंगे। आपको परियोजनाओं में रुचि बढ़ाने के लिए कुछ प्रकार का लाभ अवश्य देखना चाहिए, इसलिए आप स्कोर रखना चाहते हैं। लोग अपना सर्वश्रेष्ठ तब खेलते हैं जब उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इसलिए ये प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें कि आप कैसे प्रगति कर रहे हैं और जीत रहे हैं। जब लोग स्कोर बनाए रखते हैं तो वे अलग तरह से खेलते हैं। यदि आप स्कोर नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए अपने और दूसरों के लिए ऑटोमेटिक प्रेरणा प्रदान करने के लिए आज ही स्कोर रखना शुरू करें। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप स्कोर बोर्ड बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर बार जब आप कुछ करें तो उसे अपनी सूची से हटा दें। अपने कार्यों को चेक करते हुए देखने से आपको ये एहसास होगा कि आप वास्तव में कुछ पूरा कर रहे हैं। दीवार पर लगे व्हाइट बोर्ड पर एक बड़ी कार्यसूची आपकी सहायता कर सकती है। ये इतना प्रेरक है क्योंकि लोग दृष्टिगत रूप से देख सकते हैं कि वे काम पूरा कर रहे हैं, और ये देखकर कि वे क्या पूरा करते हैं उन्हें एहसास होता है कि लक्षित लक्ष्य अधिक से अधिक संभव है। इस प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जब भी आप कोई जीत देखें तो अपनी और उन लोगों की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। जीत जितनी छोटी होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये खुद को और दूसरों को प्रेरित करने का मौका है। इससे आपको अच्छा महसूस करने और गति का जश्न मनाने के लिए कुल मिलाकर बड़ी संख्या में जीत हासिल करने की अनुमति मिलती है। हर छोटी बड़ी जीत का पता लगाएं, चाहे वो एक नया ग्राहक बनाना हो या आपके सामने आने वाली बाधा से बचने का रास्ता खोजना हो। इस अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा बनाएं, भले ही आपको अपने पिछले प्रदर्शन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़े। अंत में, परियोजना के अंत में हमेशा एक अंतिम पुरस्कार या प्रोत्साहन प्राप्त करें। जब आप अपने द्वारा निर्धारित अंतिम लक्ष्य को पूरा कर लें तो स्वयं को रिवॉर्ड दें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो किसी प्रकार का इनाम स्थापित करने से आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ मिल सकता है, जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जब आप हार मानना चाहते हों। उदाहरण के लिए, जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो अपने आप को एक स्पा दिवस पर ले जाएं या अपनी टीम को रात्रि विश्राम दें। इसी मानसिकता के कारण कंपनियों में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए बोनस अच्छा काम करता है। इस प्रणाली को अपने कामकाजी जीवन में कैसे एकीकृत किया जाए, इसका एक उदाहरण उन चीज़ों की एक सूची बनाना है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। जब आप सूची में किसी आइटम की जांच करते हैं तो एक छोटा उत्सव मनाएं, जैसे कि पूरी टीम के लिए पिज़्ज़ा पार्टी। अंत में बोनस या एक दिन की यात्रा जैसे प्रोत्साहन निर्धारित करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक बिक्री के लिए आप इसे चिन्हित करना और इसका जश्न मनाना चाहते हैं। हर दिन को अपने स्कोरबोर्ड पर अधिक अंक अर्जित करने के अवसर के रूप में देखें। समय प्रबंधन। किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए समय प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है। ये जानने से
कि अपना समय कैसे बांटना है और प्रत्येक कार्य को कितना समय देना है। आपको समय पर लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। समय प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि ये वास्तव में आपको अपनी समय सीमा के भीतर काम पूरा करने में मदद करता है और ये कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। एक बार जब आप अपने हर काम के लिए अनुमानित समय सीमा जान लेते हैं तो आप यथार्थवादी अपेक्षाएं निर्धारित कर सकते हैं। अच्छे समय प्रबंधन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले अपने काम की एक दिनचर्या निर्धारित करें। दिनचर्या एक ऐसी प्रणाली है जो आपको ये जानने में सक्षम बनाती है कि कब क्या करना है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि आपको 9 बजे काम शुरू करना होगा। समय सीमा और अन्य समय लें। अपनी दिनचर्या निर्धारित करते समय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखें। काम, खाने, सोने, नियुक्तियों और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए समय अवश्य निकालें। इसके अलावा अपने आप को नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा आप अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाएंगे और काम को संभालने के लिए बहुत अधिक तनावग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अच्छी नींद लें और सही भोजन करें। किसी प्रोजेक्ट पर हमेशा अपने समय की ज़रूरतों का आकलन करें। अपने आप से पूछें, किसी चीज़ में कितना समय लगेगा। अपने समय की ज़रूरतों का बेहतर अंदाज़ा लगाने के लिए आप कुछ कार्यों के लिए खुद को समय दे सकते हैं ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि चीज़ें आपकी सामान्य आरामदायक गति से कितनी देर तक चलती हैं। आपको एक अच्छी समय प्रबंधन प्रणाली के साथ कभी भी व्यस्त या तनावग्रस्त महसूस नहीं करना चाहिए। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप चीज़ों को उस गति से करने के लिए समय निर्धारित करें जिससे आपको तनाव ना हो और अपने आप को अप्रत्याशित मुद्दों के लिए कुछ जगह दें जिसके कारण आपको अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। दिन की शुरुआत में अपने दैनिक कार्यों को पढ़ें। जब आप काम पर जाते हैं या जब आप उठते हैं तो एक योजनाकार पर नजर डालें और देखें कि आपने दिन के लिए क्या योजना बनाई है। इससे आपको ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आप समय पर लक्ष्य पूरा कर लें। महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए समय का ध्यान रखें। साथ ही अपने व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को करने के लिए आवश्यक समय की मात्रा का भी ध्यान रखें, जैसे ईमेल का जवाब देना, नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेना और रणनीति बैठकें करना। जब भी आप काम कर रहे हों तो विकर्षण कम से कम करें। एक समय में एक ही चीज पर ध्यान दें। एक साथ कई काम करने और ध्यान भटकाने से आपकी प्रोडक्टिविटी में भारी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए ईमेल जांचने के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करें, बजाय इसके कि आप पूरे दिन ईमेल जांचें और अपने इनबॉक्स से आपका ध्यान काम से भटकाएं। मार्केटिंग या नेटवर्किंग पर ध्यान देने के लिए भी एक समय निर्धारित करें। अपनी लेन देन लागत कम करें। लेन देन लागत उस लागत के लिए एक आर्थिक शब्द है जिसे आपको बाजार में लाने के लिए खर्च करना होगा। जब भी आप कुछ करते हैं तो उसके साथ आपकी कोई ना कोई लागत जुड़ी होती है। लागत मौद्रिक हो सकती है, जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए निवेश, या ये भावनात्मक हो सकती है, जैसे कि बिना ये जाने कि आप सफल होंगे या असफल किसी एक व्यावसायिक अवसर को अपनाने की आशंका, या ये शारीरिक भी हो सकती है जिसमें आपकी शारीरिक शक्ति और श्रम की आवश्यकता होती है। ये केवल लागतें या बाधाएं हैं जिन्हें गेम खेलने के लिए आपको दूर करना होगा। अपने लाभ के लिए इन लागतों में हेरफेर करने के लिए एक प्रणाली बनाएं। उन लागतों में कटौती करें जो आप पर कर लगाती हैं और जो लाभ आप चाहते हैं उसे सुविधाजनक और आसान बनाएं। ऐसी आदतें आपके लिए जो लागत पैदा करेंगी
उन्हें बढ़ाकर अनुत्पादक काम करना, जैसे कि टालना, अपने लिए कठिन बना लें। इस बीच उन चीज़ों पर लेन देन लागत कम करें जिन्हें आप लगातार करना चाहते हैं। आप व्यवस्थित कार्य और समय प्रबंधन जैसी अच्छी आदतों को अपने लिए आसान बनाकर प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि उनकी लागत कम हो। इस बीच बाजी पलटें और बुरी आदतें जैसे अव्यवस्थित रहना, खराब समय प्रबंधन और काम को टालना मनोरंजन के लिए बहुत महंगी बना लें। उदाहरण के लिए, अधिक संगठित होने से आपको कम तनाव होता है और कार्यालय में अपनी ज़रूरत की चीज़ों की तलाश में कम समय व्यतीत होता है, जिससे इस व्यवहार का अभ्यास करना आसान हो जाता है। बहुत अधिक पैसा खर्च किए बिना और बहुत अधिक समय लिए बिना अपने कार्यालय को व्यवस्थित करने के लिए सरल साधन खोजें। कागज़ों के लिए एक साधारण रंग कोडिंग प्रणाली का उपयोग करें और कागज़ के डिब्बे बनाने के लिए घर के चारों ओर रखे बक्सों का उपयोग करें, जिन्हें आप शार्पी के साथ स्पष्ट रूप से लेबल करते हैं। इसमें लगभग कुछ भी खर्च नहीं होता है, फिर भी ये आपको काम करते समय होने वाली परेशानी से बचाता है। ध्यान दें कि कम लागत के साथ संगठित होने का व्यवहार कैसे आसान हो जाता है और ये अच्छी आदत आपके लक्ष्य तक पहुंचने को कैसे आसान बना देती है। आप असंगठित होने के कराधान को कम करके बस अपनी लागत में कटौती करते हैं। साथ ही आपने अपने कार्यालय को व्यवस्थित करने में लगभग कोई पैसा या प्रयास खर्च नहीं किया। अवांछित व्यवहार को बहुत अधिक महंगा बना दें। बुरे व्यवहार को ऐसी चीज के रूप में देखने के लिए खुद को ट्रेन करें जो इसमें शामिल होने के लिए बहुत महंगी हैं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान करने या चॉकलेट खाने या अपने फ़ोन को ब्राउज करने के लिए खुद को 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मजबूर करके अनुत्पादक व्यवहार की लागत बढ़ाएं। आइए देखें कि आमतौर पर लेन देन लागत में हेर फेर कैसे किया जाए। इसका पहला भाग ये है कि अच्छी आदतें बनाने में कोई लागत नहीं आती, इनाम बड़ा होना चाहिए। अच्छे व्यवहार की कीमत से ज़्यादा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुद को प्रेरित करने का यही एकमात्र तरीका है। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस के लिए एक संगठनात्मक प्रणाली पर कम पैसा खर्च करके इसे व्यवस्थित करना आसान बना सकते हैं और आप ऑफिस में चीज़ों को ढूंढना इतना आसान बना सकते हैं कि इससे काम पर तनाव कम हो जाए। बुरी आदतें बहुत महंगी पड़ती हैं। यदि लागत लाभ से अधिक हो तो आप किसी बुरी आदत में शामिल नहीं होना चाहेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि आप जो समय काम में खर्च करते हैं उसे अपना पैसा बर्बाद ना करके अनुत्पादकता को कम करें। विचार करें कि नेड अपनी लेन देन लागत को कैसे कम कर सकता था। उसने अपने बिजनेस में जितना काम किया वो उसके लिए अकेले संभालने के लिए बहुत अधिक हो गया और उसने जल्द ही अपना अधिकतम स्तर हासिल कर लिया, जहां वो अब और काम नहीं कर सका। काम को आसान बनाकर और अव्यवस्थित होकर वो अपने जीवन और काम को और अधिक कुशल बना सकता था। उसे अपनी बुरी आदतें 12 घंटे काम करना इतनी महंगी बनानी चाहिए थी कि वो उसे वहन नहीं कर सकता था और उसकी अच्छी आदतें व्यवहारिक रूप से सहज नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले सारी जानकारी इकट्ठा करें। ये प्रणाली आपके द्वारा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही किसी प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सभी चीज़ें इकट्ठी करने के बारे में है। वो जानकारी ढूंढें जो परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है और अपनी रिसर्च को एक ही बार में पूरा करने का प्रयास करें। ये प्रणाली आपको अपने प्रोजेक्ट में डूबे रहने के दौरान संसाधन इकट्ठा करने का समय बचाती है। आप संसाधन और जानकारी इकट्ठा करने के बजाय प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये गति को रोकने वाली बाधाओं को दूर करता है। आप आगे बढ़ने के लिए
गति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट को निष्पादित करना आसान हो जाएगा क्योंकि आप इसके बीच में हैं। जानकारी प्राप्त करने या आपूर्ति खोजने के लिए अपना काम रोकना गति को बाधित कर सकता है। गति तब होती है जब आप बिना रुके काम करते हैं, प्रत्येक पूर्ण किए गए लक्ष्य को एक दूसरे के ऊपर बनने देते हैं ताकि अगले लक्ष्य को पूरा करना आसान हो जाए। उदाहरण के लिए, किसी बड़े कार्य प्रोजेक्ट से पहले आपको कुछ कौशल वाले लोगों की एक टीम या एक ही साथी की आवश्यकता हो सकती है। आपको कुछ बुनियादी आपूर्ति या एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ तक कि उन कार्यालय आपूर्तियों पर भी विचार करें जिनकी आपको आवश्यकता होगी, जैसे पेन और पेपर, और उन्हें हाथ में रखें। काम शुरू करने से पहले ही अपनी ज़रूरत के सभी संसाधन इकट्ठा कर लें और उन्हें तैयार कर लें। इसके अलावा काम करने से पहले आपको जिन सभी सूचनाओं की आवश्यकता होगी उन्हें सूचीबद्ध करें, जैसे अन्य श्रमिकों के लिए संपर्क जानकारी और समय सीमा, ताकि जब आप व्यस्त हों तो आपको इस जानकारी की खोज ना करनी पड़े। इसे एक यात्रा में अपनी कार से सारा किराने का सामान बाहर ले जाने जैसा समझें। कैरी पैटरसन की किताब क्रूशियल कन्वर्सेशन में वो कुछ ऐसी जानकारी का सुझाव देते हैं जो आपको किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले इकट्ठी या मूल्यांकन करना चाहिए। जिम्मेदारी सौंपें। पूछें कौन किसके लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक कार्य को एक नाम निर्दिष्ट करें जिसे पूरा किया जाना चाहिए। स्पष्टता पैदा करने के लिए ये आवश्यक है। आप एक नेता, एक बजट बनाने का प्रभारी व्यक्ति, एक मार्केटिंग का प्रभारी व्यक्ति, एक ह्यूमन रिसोर्स का प्रभारी व्यक्ति इत्यादि चाहते हैं। अपने प्रोजेक्ट के हर पहलू के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो इसे संभाल सके। यदि आप कुछ अकेले ही संभाल रहे हैं क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं, तो अपने कार्यों को अलग अलग भूमिकाओं में विभाजित करके खुद को जिम्मेदारी सौंपें और फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उन्हें पूरा कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक भूमिका को अलग अलग समय पर अलग अलग निभाएं। आपका वांछित परिणाम और अपेक्षाएं निर्दिष्ट करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप क्या करने की उम्मीद करते हैं, इसके बारे में बहुत स्पष्ट रहें। लक्षित परिणाम होने से आपको ये स्पष्ट करके सफलता मिल सकती है कि आपको कौन से कार्य पूरे करने हैं और आपको कैसे काम करना है। निर्दिष्ट करें कि आप कितना काम करवाना चाहते हैं, आप कितनी इकाइयां बेचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और आप अपने लक्ष्यों को कब तक पूरा करना चाहते हैं। आगे बढ़ें और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जो पहुंच योग्य और प्रेरणादायक दोनों हो। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप पिछली बिक्री को देखना चाहें और कहें, ठीक है, हमने पिछले महीने 1000 यूनिट्स बेची, आइए इस महीने 1200 यूनिट बेचें। समय सीमा निर्धारित करें। संभवतः आपके बॉस या ग्राहक ने कोई समय सीमा तय कर दी है। यदि आप नहीं करते हैं तो स्वयं एक सेट करें। कोई भी चीज़ आपको किसी विशिष्ट तारीख से अधिक प्रेरित नहीं करेगी जब तक आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। समय सीमा आपको एक स्पष्ट दिशा निर्देश दे सकती है कि अपना समय कैसे व्यवस्थित करें और कब मील के पत्थर पूरे करें। एक यथार्थवादी समय सीमा तय करना सुनिश्चित करें। किसी से चांद का वादा ना करें और फिर उसे पूरा करने में सक्षम ना हो। आप एक समय सीमा निर्धारित करना चाहते हैं जो संभावित असफलताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ पूरा करने के लिए पर्याप्त जगह दे, जिससे आपका समय बर्बाद हो। एक अनुवर्ती योजना बनाएं। आप अपने वर्तमान लक्ष्य को अंतिम रेखा के रूप में नहीं सोचना चाहते, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी जीवन चलता रहता है। प्रोजेक्ट के बाद क्या होता है, आप आगे क्या करेंगे,
इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद क्या कदम उठाने हैं और किन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना है, इसकी एक योजना बनाएं। ये आपको प्रेरित कर सकता है क्योंकि आपके पास आगे देखने के लिए और भी चीजें हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। भौतिक संसाधन जुटाएं। कुछ करने के लिए आपको अलग अलग चीजों की आवश्यकता होगी। पैसा, लोग, सॉफ्टवेयर, ऑफिस आपूर्ति, सामग्री। पता लगाएं कि आपको क्या चाहिए और वो सब प्राप्त करें। बाधाओं को पहचानें। बाधाओं को पहले से जानने से आपको ये निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि उन्हें कैसे कम किया जाए। जब लोग विचारों पर विचार मंथन करेंगे तो उनमें अत्यधिक उत्साह होगा। वे केवल धूप देखते हैं और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि जब अप्रत्याशित बाधाएं आती हैं तो उनका उत्साह खत्म हो जाता है और जड़ता आ जाती है। हर कोई जानता है कि क्या उम्मीद करनी है और इन बाधाओं को एक टीम के रूप में दूर करने वाली बाधाओं के रूप में सोचता है तो मनोबल पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपको अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं दिखती है तो आपको संभावित नुकसानों पर अधिक विचार मंथन करने की आवश्यकता है। गरीब नेड के हमारे उदाहरण पर वापस जाएं। कल्पना कीजिए कि अगर उसने अपने संसाधनों को व्यवस्थित किया होता और पहले जानकारी इकट्ठी की होती तो चीजें उसके लिए कितनी आसान होती। सबसे पहले उसे अपने ऑफिस को व्यवस्थित करना चाहिए था। नोट्स ऐसे रखने चाहिए थे जहां जरूरत पड़ने पर उन्हें ढूंढना आसान हो। इसके बाद उसे ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ढूंढने चाहिए थे जो उसे ईमेल, समाचार पत्र, उद्धरण और चालान को ऑटोमेटिक करने देते, जिससे उसके द्वारा उठाए गए कार्यभार को कम किया जा सकता था। अंततः उसे आने वाले काम की मात्रा का अनुमान लगाना चाहिए था ताकि वो अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सके और अपने कार्यभार को अधिक कुशलता से संभाल सके। उन्हें समय सीमा तय करनी चाहिए थी और उन्हें पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए था। यदि उसने अनुमान लगाया होता कि उसे कितना काम मिलने वाला है तो वो अपनी कुछ जिम्मेदारियां लेने के लिए किसी और को अपॉइंट करने पर विचार कर सकता था। इसके अलावा उसे चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए थी और उनके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, जैसे बहुत अधिक काम का बोझ होना। तब वो थोड़ी दूरदर्शिता से इन चुनौतियों को कम कर सकते थे। इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना अपना बिजनेस शुरू करने के बाद नेट पहले ही इतना काम बचा सकता था। दैनिक प्रणालियां काम को सुव्यवस्थित करती हैं और जीवन में आपके लिए आवश्यक इच्छा शक्ति की मात्रा में कटौती करती है। वे कार्यों को व्यवस्थित बनाते हैं और इसलिए वे प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। आप दक्षता को लागू करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम का उपयोग करके अपने जीवन में विफलता से बच सकते हैं। नेड मत बनो। स्वयं को सफलता की ओर ले जाने के लिए दैनिक प्रणालियों का उपयोग करें। कंक्लूजन, निष्कर्ष। सिस्टम दैनिक व्यवहारों का समूह है। इसे इससे अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम लक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि लक्ष्य एक बार की उपलब्धियां हैं, जबकि सिस्टम स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता पर जोर देते हैं। हर बड़ी और छोटी चीज के लिए एक स्कोरबोर्ड रखें। ये आपको विकास और प्रगति के लिए प्रेरित और प्रयासरत रखता है। ये समझकर कि चीजें वास्तविकता में कितनी देर तक चलेंगी और अपनी विचित्रताओं और अक्षमताओं का हिसाब लगाकर अपना समय बेहतर ढंग से प्रबंधित करें। वांछनीय व्यवहारों को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए अवांछनीय व्यवहारों को असुविधाजनक और बोझिल बनाकर अपनी लेन देन लागत कम करें। आरंभ करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी और सामग्रियां एक बार में इकट्ठी कर लें। इससे आप बिना रुकावट काम कर सकेंगे और स्पीड पकड़ सकेंगे। इस पुस्तक का सारांश।
चैप्टर 1 सोचना बंद करो, बस अमल करो। अनुसरण करने की कला एक ऐसी चीज है जो आपको उस जीवन का निर्माण करने की अनुमति देती है जो आप वास्तव में चाहते हैं, बजाय उस जीवन के लिए समझौता करने के जो आपके पास वर्तमान में है। इसे 4 भागों से बना कहा जा सकता है: फोकस, आत्म अनुशासन, कार्रवाई और दृढ़ता। सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये उतना आसान नहीं है जितना ये जानना कि आपको ये करना है और इस प्रकार इसे करना है। कई बार हम जो शुरू करते हैं और पूरा करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाने के शक्तिशाली कारण होते हैं। इन कारणों को आमतौर पर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: अवरोधक रणनीति और मनोवैज्ञानिक बाधाएं। अवरोधक युक्तियां वे तरीके हैं जिनसे हम स्वयं के विरुद्ध योजना बनाते हैं बिना इसका एहसास किए। उनमें शामिल है: 1. बुरे लक्ष्य निर्धारित करना, 2. विलंब करना, 3. प्रलोभनों और ध्यान भटकाना, और 4. खराब टाइम मैनेजमेंट। मनोवैज्ञानिक बाधाएं वे रास्ते हैं जिनका हम अनुसरण नहीं करते क्योंकि हम अनजाने में अपनी रक्षा कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं: 1. आलस्य और अनुशासन की कमी, 2. निर्णय अस्वीकृति और विफलता का डर, 3. असुरक्षा के कारण पूर्णतावाद, और 4. आत्म जागरूकता की कमी। चैप्टर 2 भूखे रहना। हम भूखे और प्रेरित कैसे रहें? गहराई में जाकर और वास्तव में ये पूछकर कि आपके पास कौन से आंतरिक और बाहरी प्रेरक हैं, एक ऐसा कार्य जो शायद ही कभी किया जाता है। बाहरी प्रेरक तब होते हैं जब हम हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए अन्य लोगों, स्थानों और चीज़ों का लाभ उठाते हैं। अधिकांश भाग के लिए ये तब होता है जब हम अन्य लोगों, स्थानों और चीज़ों से जुड़े नकारात्मक परिणामों से बचना चाहते हैं। इन तरीकों में जवाबदेही, भागीदार और समूह, एडवांस धन लगाना और स्वयं रिश्वतखोरी शामिल है। आंतरिक प्रेरक तब होते हैं जब हम ये देखते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे लाभान्वित और बेहतर बनाने के लिए खड़े हैं। ये सार्वभौमिक आवश्यकताएं, प्रेरणाएं और इच्छाएं हैं जिनका ध्यान भटकाना आसान है। इन्हें खोजने का आसान तरीका प्रश्नों के एक समूह का उत्तर देना है जो सीधे तौर पर यह पूछता है कि इससे मुझे क्या लाभ होगा और इससे मेरा जीवन कैसे बेहतर होगा। इन सवालों के जवाब देने से ही आपको एहसास होता है कि आप किस चीज़ की उपेक्षा कर रहे हैं। हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हमें त्याग करना ही होगा, भले ही हम सोफे पर लेटने और टीवी देखने की अपनी क्षमता का त्याग कर रहे हों। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अनुपात के साथ खेलकर इस मानसिक बाधा से निपट सकते हैं ताकि लागत कम से कम या लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। यह दिखाया गया है कि प्रेरणा तब सबसे अच्छा काम करती है जब हमें इसकी याद दिलाई जाती है, अन्यथा दृष्टि से बाहर, दिमाग से बाहर। इस प्रकार आपके पास आपके चारों ओर आपकी प्रेरणाएं होने के संकेत होने चाहिए, लेकिन उन्हें विशिष्ट और यादगार बनाए रखना सुनिश्चित करें। सभी 5 इंद्रियों और यहाँ तक कि स्वाद का भी उपयोग करें और समय समय पर उन्हें बदलना सुनिश्चित करें ताकि उनकी आदत बढ़ने से बचा जा सके और उन्हें भूला जा सके। चैप्टर 3 एक घोषणा पत्र बनाएं। एक घोषणा पत्र हर दिन पालन किए जाने वाले नियमों के एक सेट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम नियमों से नफरत कर सकते हैं, लेकिन नियम हमारे दिनों की अटकलों को खत्म कर देते हैं और हमें पालन करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। मामला काला कर देते हैं और सफ़ेद, जो अनुसरण करने में सहायक हो, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
नियम 1, क्या आप आलस्य के कारण कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो क्या ये वो चरित्र चित्रण है जो आप अपने बारे में चाहते हैं? नियम 2, एक दिन में अधिकतम 3 प्रमुख कार्य, महत्वपूर्ण कार्यों, अत्यावश्यक कार्यों और साधारण व्यर्थ गति के बीच अंतर करें। नियम 3, अपने लिए दैनिक सीमाएं और आवश्यकताएं बनाएं। ये आपको उस सीमा के भीतर रखते हैं जो आप जानते हैं कि आपको करने की ज़रूरत है। ये अच्छी आदतों के निर्माण खंड भी हैं। नियम 4, कभी कभी हम जो हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार मैं चाहता हूँ, मैं करूँगा और मैं नहीं करूँगा कथन कहकर अपने इरादों की पुष्टि करें। नियम 5, एक बार में 10 मिनट, घंटे और दिनों के आधार पर भविष्य को देखने का प्रयास करें। जब आप अनुसरण ना करने पर विचार करते हैं तो क्या आप जो देखते हैं वो आपको पसंद आता है? क्या भविष्य की कीमत पर वर्तमान स्वयं को लाभ पहुंचाना उचित है? शायद नहीं। नियम 6, ये सिर्फ 10 मिनट है ना? इसलिए यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो ये सिर्फ 10 मिनट है, और यदि आपको वेट करने की आवश्यकता है तो ये केवल 10 मिनट है। चैप्टर 4, अनुवर्ती मानसिकता। अनुसरण करना 100% मानसिक है, जिसका अर्थ है कि जिन मानसिकताओं को आप मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं उनके बारे में बात करना संभवतः एक अच्छा विचार है। मानसिकता 1, ये सब सार्थक है। यदि आपको लगता है कि आपकी कड़ी मेहनत आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी, आप अन्य लोगों की तरह ही अच्छे हैं और आप अपने समग्र लक्ष्यों पर प्रभाव महसूस करते हैं, तो निष्पादन पर टिके रहना आसान है। मानसिकता 2, असुविधा के साथ सहज बने। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें असुविधा के तत्व होंगे, जब तक कि आप केवल पूरे दिन अकेले टीवी देखना ना चाहें। इस प्रकार इस भावना के अभ्यस्त होने से आप बिना किसी डर के जो चाहते हैं उससे निपट सकते हैं। मानसिकता 3, अनुसरण किए बिना कोई सीख नहीं मिलती। जब आप कुछ पूरा कर लेते हैं तभी आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जानकारी इकट्ठा करने की मानसिकता अपनाएं। मानसिकता 4, तनाव और चिंता की हानिकारक शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। खराब मूड में रहना भी आपके लिए हानिकारक है। जागरूक रहें और अपने तनाव के स्तर को कंट्रोल करने के लिए सक्रिय उपाय करें। चैप्टर 5, टालमटोल को खत्म करने का विज्ञान। टालमटोल से निपटना सिसिफस के पत्थर को धकेलने के समान है। आप इसे कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ये इतना स्वाभाविक है कि आप कभी भी इससे पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकेंगे। समस्या को समय की असंगति द्वारा दर्शाया जाता है, जहां हम 2 स्वयं से मिलकर बने होते हैं जिनमें एक दूसरे के समान इच्छाएं नहीं होती। एक भविष्य में संतुष्टि चाहता है और दूसरा इसे अभी चाहता है। प्रलोभन बंडलिंग विलंब से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें आपके अप्रिय कार्यों को किसी आनंददायक चीज के साथ जोड़ना शामिल है। ये मुख्य रूप से काम करता है क्योंकि आप समय की असंगतता से जूझ रहे हैं और दोनों स्वयं को वो दे रहे हैं जो वो एक साथ चाहते हैं। आसान और छोटी शुरुआत करें। विलंब से जड़ता पनपती है, इसलिए आपको गति और कार्यवाही का मार्ग यथासंभव आसान बनाने की आवश्यकता है। तब अंततः आप गति प्राप्त कर सकते हैं, जड़ता के विपरीत। कभी कभी टालमटोल पर काबू पाने के लिए केवल पैंट में किक की आवश्यकता होती है। भय और उत्पादक व्यामोह आपके साथ ऐसा कर सकता है। यदि आप अपने सामने आने वाले नकारात्मक परिणामों से इतने भयभीत हैं तो आप निश्चित रूप से
कार्यवाही के लिए प्रेरित होंगे, लेकिन ये बहुत बार उपयोग करने की विधि नहीं है। चैप्टर 6, कोई व्याकुलता क्षेत्र नहीं है। अपने वातावरण में विकर्षणों को कम करें। ये पता चला है कि दृष्टि से ओझल ध्यान भटकाने के साथ मन से भी ओझल हो जाता है। इसलिए अपने कार्य केंद्र के पास कोई भी उत्तेजक चीज ना रखें, अन्यथा आपकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जहां भी संभव हो डिफॉल्ट क्रियाएं बनाएं। ये वो जगह है जहां आपके लिए सबसे आसान और सबसे कम प्रतिरोध वाला रास्ता है जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। ये उत्पादकता के लिए आपके वातावरण को क्यूरेट करने और डिज़ाइन करने के माध्यम से भी किया जाता है। सिंगल टास्किंग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि ये निश्चित रूप से मल्टीटास्किंग की खामियों को साबित करती है। जब आप एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करते हैं तो आप ध्यान अवशेष बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक नए कार्य के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है। भले ही आप उससे पहले से परिचित हों, आप इसे सिंगल टास्किंग द्वारा और बेंचिंग द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं, जो तब होता है जब आप अपनी मानसिक दक्षता को भुनाने के लिए सभी समान प्रकार के कार्यों को एक साथ करते हैं। क्या ना करें सूची भी उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है जितनी कि करने योग्य सूची, क्योंकि हमें शायद ही कभी बताया जाता है कि क्या अनदेखा करना है। परिणाम स्वरूप ये ध्यान भटकाने वाले या चुपचाप समय बर्बाद करने वाले हमारे स्थान पर आक्रमण कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है। उन कार्यों को शामिल करें जिन पर आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रगति नहीं कर सकते या मदद नहीं कर सकते। 40 to 70 नियम तब होता है जब आप अपनी इच्छित जानकारी की मात्रा के माध्यम से निष्क्रियता को मात दे देते हैं। यदि आपके पास 40% से कम है तो कार्यवाही ना करें, लेकिन यदि आपके पास 70% है तो आपको कार्य करना होगा। आपके पास कभी भी 100% नहीं होगा और संभावना है 70% पर्याप्त से अधिक है। बाकी आप वैसे भी सीखते हैं। अंततः हो सकता है कि आप समय समय पर कुछ ना करना चाहें। ये आराम और विश्राम है, लेकिन आपको इसे मानसिक सुधार के रूप में सोचना चाहिए। एक एथलीट दौड़ या मैच के बीच क्या करता है? आप समझ गए, वे ठीक हो जाते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएं। चैप्टर 7, घातक खतरे। आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने और उसे पूरा करने में क्या कठिनाइयां आती हैं। नाम बताने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन इस अध्याय में कुछ चुनिंदा लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और खतरनाक हैं। झूठी आशा सिंड्रोम तब होता है जब आप उम्मीद करते हैं कि आप अवास्तविक हद तक बदलाव या सुधार कर पाएंगे। जब आप अनिवार्य रूप से इस लक्ष्य को पूरा करने में विफल हो जाते हैं तो एक बहुत ही वास्तविक प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शुरू करने से पहले की तुलना में और भी कम प्रेरित और अनुशासित हो जाते हैं। इसे हराने के लिए अपने इतिहास के आधार पर उचित अपेक्षाएं निर्धारित करें और लक्ष्यों और अपेक्षाओं के बीच अंतर को समझें। ज्यादा सोचना डरपोक है क्योंकि यह क्रिया जैसा लगता है और यहाँ तक कि प्रोडक्टिव भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अत्यधिक सोचना तब होता है जब आप एकाग्रचित्त हो जाते हैं और कार्यवाही की दिशा में पहला कदम नहीं उठा पाते हैं। चिंता तब होती है जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अनिवार्य रूप से नकारात्मक परिदृश्य और नुकसान निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि चिंता तब भी होती है जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और जिसे आप वर्तमान में कंट्रोल कर सकते हैं उसे अनदेखा कर देते हैं। इसका समाधान इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप अभी और केवल अभी क्या कर सकते हैं। क्या आपकी अपने बारे में जानकारी है?
खैर, उत्पादकता के संदर्भ में और आप कैसे काम करते हैं और सर्वोत्तम उत्पादन करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप दिन का समय, वातावरण, सेटिंग इत्यादि पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्वयं को जानना, स्वयं को देखने और ये समझने की क्षमता भी है कि आप असफल क्यों हुए या कम रह गए। ये आत्मनिदान करने और आत्म जागरूक होने की क्षमता है। चैप्टर 8, सफलता के लिए दैनिक प्रणालियां। सिस्टम दैनिक व्यवहारों का समूह है। इससे अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम लक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि लक्ष्य एक बार की उपलब्धियां हैं, जबकि सिस्टम स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता पर जोर देते हैं। हर बड़ी और छोटी चीज के लिए एक स्कोर बोर्ड रखें। ये आपको विकास और प्रगति के लिए प्रेरित और प्रयासरत रखता है। ये समझकर कि चीजें वास्तविकता में कितनी देर तक चलेंगी और अपनी विचित्रताओं और अक्षमताओं का हिसाब लगाकर अपना समय बेहतर ढंग से प्रबंधित करें। वांछनीय व्यवहारों को सुविधाजनक और आसान बनाते हुए अवांछनीय व्यवहारों को असुविधाजनक और बोझिल बनाकर अपनी लेन देन लागत कम करें। आरंभ करने से पहले सभी आवश्यक जानकारी और सामग्रियां एक बार में इकट्ठी कर लें। ये आपको बिना किसी रुकावट के काम करने और समय इकट्ठा करने की अनुमति देता है। इस किताब को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। इसमें लिखी गई बातों को न केवल सुनने से बल्कि उन्हें अपनाने से असली फायदा होगा। आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ये आपके अपने हाथ में है। ये किताब सुनने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।